161 3 युआन सीलिंग लाइट प्रतिबंध। अध्याय 161 3 तत्व प्रकाश को अवरुद्ध करते हैं। बेसिन को पार करने और दोबारा नर्म जमीन पर कदम रखने के बाद येबुके अचानक रुक गया और उसके पीछे दत्यान और अन्य लोग भी स्वाभाविक रूप से रुक गए। यहाँ बहुत शांति है, अजीब सी शांति है। येबुके ने चारों ओर नजर डाली और धीमी आवाज में बोला, उसकी सतर्कता चरम पर थी। दत्यान और अन्य लोगों ने तुरंत पाया कि जैसा कि येबुके ने कहा था, चारों ओर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, न ही राक्षसी जानवरों की कोई दहाड़ या चीख सुनाई दे रही थी। बादलों में छिपी हुई प्रतीत होने वाली छोटी पर्वत चोटी और उस पर खड़े 1000 साल पुराने किंग युआन वृक्ष को देखते हुए येबुके ने एक हल्की सांस छोड़ी और कहा, सभी लोग सावधान रहें। बस उनके चारों ओर पवित्र युद्ध की आभा फैली हुई थी और दत्यान और अन्य लोग भी युआन शक्ति से दमक रहे थे। बेसिन के अंदर के वातावरण से भी कहीं अधिक तनावपूर्ण माहौल बाहर फैल गया था। जब वे बेसिन से गुजर रहे थे तो हमलावर राक्षस एक प्रत्यक्ष खतरा थे, लेकिन उनके चारों ओर की अजीब खामोशी एक अदृश्य खतरे को दर्शाती हुई प्रतीत हो रही थी। हमसे पहले 5 टीमें 1000 साल पुराने हरे मूल वृक्ष तक पहुंच चुकी थीं। जमीन पर बने पद चिन्ह सीधे उस छोटी पहाड़ी चोटी की ओर जाते हैं और बहुत स्पष्ट हैं। शायद कोई खतरा नहीं है, अन्यथा वे 5 टीमें जवाबी कार्रवाई करती, इलाके में हलचल मची होती। दत्यानरु की बर्फीली आंखों में विचारशील भाव झलक उठा जब उसने अपनी अक्लें व्यक्त की। मोहंगलियन की खूबसूरत आंखों में चमक आ गई और उसने आगे कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, सावधानी बरतना ही बेहतर है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमने इतनी मेहनत की है, अगर हम नाली में डूब गए तो ये बहुत बड़ी बर्बादी होगी। अंत में मोहंगलियन की बातों से सभी सहमत थे और येबुके ने भी हल्के से सिर हिलाया। 9 लोगों का समूह अब वहीं नहीं रुका, बल्कि जमीन पर बने स्पष्ट पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उस छोटी पहाड़ी चोटी की ओर चल पड़ा जहां दूर 1000 साल पुराना किंग युआन वृक्ष खड़ा था। संप्रदाय के गुप्त क्षेत्र के जंगली और राक्षसी जंगल से परे विशाल मैदान के किनारे एक ऊंचे चबूतरे पर जहां 100 नए शिष्य एकत्रित हुए थे, काले और सफेद संत स्वामी अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़े थे। शून्य के ऊपर विशाल प्रकाश स्क्रीन को निहार रहे थे। उनकी थोड़ी झुर्रीदार आंखों में रुचि की एक झलक दिखाई दे रही थी। आकाश के ऊपर लगे विशाल प्रकाश के पर्दे पर जंगली दानव वन के विभिन्न दृश्य प्रदर्शित हो रहे थे। इस समय दृश्य कुंड पर केंद्रित था। प्रकाश के पर्दे के बावजूद लड़ाई और दहाड़ की कान फाड़ देने वाली आवाजें, उड़ते हुए मांस और खून की क्रूरता और उमड़ती हुई हत्या की भावना स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। यहाँ तक कि पुराने शिष्यों को भी इस नरसंहार में एक तरह की सुंदरता का आभास हो रहा था। एक अच्छा आरोप। विशाल प्रकाश के पर्दे को निहारते हुए काले और सफेद संत स्वामी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, घाटी में अभी भी एक झुलसी हुई गर्म खाली सड़क बची है। यह एक छोर से दूसरे छोर तक सीधी जाती है। अनगिनत राक्षसी जानवर भी इसे रोक नहीं सके। ऐसा लगता है मानो किसी ने जबरदस्ती क्रूरतापूर्वक और प्रभुत्व से सड़क को खोल दिया हो। काले और सफेद संत स्वामी के पीछे खड़े एल द होली लाइट के चेहरे पर मुस्कान थी। वे जानते थे कि काले और सफेद संत स्वामी पूर्वी शिखर के 9 शिष्यों की प्रशंसा कर रहे हैं। स्वर्ग के पवित्र मार्ग पर उन्हें लाने वाले के रूप में 9 शिष्य जितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे, एल द होली लाइट का चेहरा उतना ही अधिक चमक उठेगा। स्वर्ग के पवित्र मार्ग में भी इस बच्चे की प्रतिभा को कोई फीका नहीं कर सकता। एल द होली लाइट ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। वह समझ गया था कि डोंगफेंग के 9 लोग इतनी कुशलता से पूरे बेसिन को तीर की तरह भेदने में इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ और समर्पित सहयोग किया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण येबुके था जो उनका नेतृत्व कर रहा था। उसके बिना डोंगफेंग की टीम भी अन्य टीमों की तरह बेसिन के राक्षसी हमले में फंस सकती थी। ये कहा जा सकता है कि येबुके डोंगफेंग टीम की आत्मा बन गए हैं। उनके साथ होने से चाहे कितनी भी कठिनाइयां और बाधाएं क्यों न हो, डोंगफेंग टीम को हर चीज पर विजय पाने का अटूट विश्वास रहेगा। हालांकि असली परीक्षा तो अभी शुरू हुई है। मुझे उम्मीद है कि आप 100 शहरों की लड़ाई में किए गए अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रख सकेंगे। एल द होली लाइट समझ गए थे कि बीस टाइप बेसिन को पार करने से उन्हें केवल मिलेनियम ग्रीन युआन फल के लिए प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता मिली है। वास्तव में मिलेनियम ग्रीन युआन फल प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा। ईस्ट पीक टीम सहित 5 टीमों के सामने एक और भी भयानक परीक्षा आने वाली थी, ठीक वैसे ही जैसे ईस्ट पीक टीम अभी सामना कर रही है। पुकारें। ईस्ट पीक टीम के 9 सदस्य हरे भरे जंगल से गुजरे। ऐसा लग रहा था मानो वे जंगली जंगल के अंत तक पहुंच गए हों। हालांकि उनके आसपास के सदियों पुराने पेड़ अभी भी ऊंचे और घने थे, लेकिन उनकी सघनता पिछले जंगल की तुलना में बहुत कम थी। फिर भी हर पेड़ पहले से ज्यादा हरा भरा और जीवंत लग रहा था और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, यह अंतर और भी स्पष्ट होता गया। 1000 साल पुराने किंग युआन वृक्ष में अतुलनीय रूप से मजबूत जीवन शक्ति समाहित है, जो इसके पास आने वाले वृक्षों को प्रभावित करती है, जिससे वे और भी अधिक हरे भरे और ऊंचे हो जाते हैं। चलते चलते येबुके को यह भी पता चल गया कि आसपास के पेड़ इतने ऊंचे, घने और हरे भरे क्यों हो गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि 1000 साल पुराने किंग युआन वृक्ष द्वारा उत्पादित 1000 साल पुराने किंग युआन फल में संभवतः प्रबल जीवन शक्ति होती है, जो इसे अत्यंत दुर्लभ बनाती है। दत्यान ने आसपास के विशाल पेड़ों की वृद्धि पर भी ध्यान दिया और अनुमान लगाया कि 1000 साल पुराना हरा युआन फल एक दुर्लभ वस्तु थी। अत्यधिक सतर्कता बरतते हुए ईस्ट पीक की टीम लगभग 15 मिनट तक बिना किसी दुर्घटना या राक्षस के रास्ते में बाधा बने आगे बढ़ती रही। सब कुछ शांत और निर्मल प्रतीत हो रहा था। हालांकि येबुके का चेहरा धीरे धीरे कुछ गंभीर हो गया। जब वह अपने सामने एक सदी पुराने पेड़ के ऊपर से छलांग लगा रहा था तो येबुके अचानक रुक गया। जब वह रुका तो उसके पीछे के लोग भी स्वाभाविक रूप से रुक गए, लेकिन इस बार दत्यान ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी बर्फीली निगाहें चारों ओर घूमी और उसने स्पष्ट रूप से कुछ असामान्य देखा था। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि हम चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाएं, हम हमेशा एक ही जगह पर गोल गोल घूमते रहते हैं? मोहंगलियन ने अपनी खूबसूरत आंखों से अपने आसपास का जायजा लिया। उसके लाल होंठ हल्के से खुले हुए थे और उसके बगल में बैठी नालन्यान भी थोड़े गंभीर भाव से चारों ओर देख रही थी। मोहंगलियन के शब्दों ने तुरंत ही सभी के चेहरे के भाव थमा दिए और उन्हें एहसास हुआ कि जैसा कि उसने कहा था, उन्हें भी यह अजीब सी अनुभूति हो रही थी। मोहंगलियन की बातें सुनकर येबुके के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं दिखी, क्योंकि उसने पहले ही ये देख लिया था। दूर दिख रही छोटी पहाड़ी चोटी और 1000 साल पुराने किंग युआन वृक्ष को अपनी चमकती आंखों से देखते हुए उसने कहा, हम 15 मिनट का सफर तय कर चुके हैं, लेकिन 1000 साल पुराने किंग युआन वृक्ष वाली छोटी पहाड़ी चोटी से अभी भी बहुत दूर हैं। लगता है इस इलाके में कोई प्रतिबंध है। येबुके के शब्दों ने जब उस विचित्र अनुभूति के स्रोत की ओर इशारा किया तो सभी की निगाहें 1000 साल पुराने किंग युआन वृक्ष के स्थान पर टिक गईं और अंततः उन्हें उस विचित्र अनुभूति का स्रोत मिल गया। इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये तो काफी परेशानी वाली बात है। क्या हमें से किसी को प्रतिबंध लगाने की कला समझ आती है? जब प्रतिबंधों का विषय सामने आया तो दत्यान का लहजा गंभीर हो गया, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह प्रतिबंध लगाने की कला में निपुण नहीं था। परिणाम स्वरूप सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी प्रतिबंधों की कला का अध्ययन नहीं किया था। हालांकि मोहंगलियन की निगाह समूह के आगे खड़े येबुके पर पड़ी। हो सकता है कि अन्य लोग प्रतिबंधों की कला को न समझते हों, लेकिन उन्हें याद था कि जब पूर्वी भूमि का 100 नगर युद्ध 100 युआन क्षेत्र में प्रवेश किया था, तब येबुके ने पुष्प सुगंध गुफा के मार्ग में लगे प्रतिबंधों को तोड़ दिया था, जिससे उन्हें पुष्प नृत्य प्राप्त करने और शुद्ध आत्मा शीत अग्नि को आत्मसात करने का अवसर मिला था। अब वही पाबंदियां फिर से राह में रुकावट बन रही हैं। क्या चमत्कारों से भरा ये लड़का हालात को पलटने में कामयाब हो पाएगा? अन्य लोग मोहंगलियन के विचारों से अनजान थे और इसके बजाय वे अदृश्य और अमूर्त प्रतिबंध के बारे में चिंतित थे। हालांकि वे प्रतिबंधों की कला को नहीं समझते थे, लेकिन वे जानते थे कि यह गहन और अथाह है, जिसमें अथाह शक्ति समाहित है। प्राचीन काल में 2 प्रकार के साधक थे जो न केवल अन्य साधकों में भारी भय पैदा करते थे, बल्कि संप्रदायों और परिवारों द्वारा भी उनसे परहेज किया जाता था, जो उन्हें आसानी से नाराज करने का साहस नहीं करते थे। उस समय ये 2 प्रकार के कृषक एक युग पर हावी थे। व्यवहारिक रूप से दुनिया में किसी के लिए भी अछूत थे और वे जहां भी जाते थे पूर्ण शक्ति के प्रतीक थे। युद्ध संरचना के उस्ताद और निषिद्ध मार्ग के उस्ताद। ये 2 प्रकार के साधक हैं जिन्होंने एक समय में पूरे प्राचीन युग को हिलाकर रख दिया था। दोनों के पास नदियों और समुद्रों को उलट देने और तारों और नक्षत्रों को स्थानांतरित करने की क्षमता थी। जैसा कि उनके नामों से पता चलता है, बैटल एरे मास्टर्स और फॉरबिडन डाउ मास्टर्स क्रमशः बैटल एरे और रिस्ट्रिक्शन में विशेषज्ञता रखते हैं। बैटल एरे मास्टर्स आक्रमण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक बार बैटल एरे स्थापित हो जाने पर ये 10,000 लोगों की शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित कर सकता है और अविश्वसनीय रूप से भयानक शक्ति का विस्फोट कर सकता है। इनमें से वे बैटल एरे मास्टर्स जो अकेले ही सुपर बैटल एरे स्थापित कर सकते हैं, सबसे अधिक भयानक होते हैं।
फॉरबिडन दाव मास्टर्स रक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक बार रिस्ट्रिक्शन लागू हो जाने पर वे अदृश्य और अगोचर होते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब रिस्ट्रिक्शन की चपेट में आ गए और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपकी मृत्यु कैसे हुई। आक्रमणकारी और रक्षात्मक दोनों ही रूपों में अद्वितीय रहस्य समाहित हैं जिनका सामना साधारण साधक नहीं कर सकते। ये कहा जा सकता है कि युद्ध संरचना के उस्तादों और निश्चित मार्ग के उस्तादों के उस प्राचीन युग में उनकी महिमा अपने चरम पर थी। दुर्भाग्यवश बैटल एरे मास्टर्स और फॉरबिडन दाव मास्टर्स बनने के लिए योग्यता की आवश्यकताएं बहुत कठिन है। 10,000 साधकों में से एक भी बैटल एरे मास्टर या फॉरबिडन दाव मास्टर नहीं बन पाता। इसलिए यद्यपि प्राचीन काल में उनका एक गौरवशाली युग था, उत्तराधिकारियों की कमी के कारण वे अंततः लुप्त हो गए और उनका पतन हो गया। उनकी वंश परंपरा भी अधूरी रह गई है। आज भी संभवतः दुनिया में मुट्ठी भर ही सच्चे बैटल एरे मास्टर्स और फॉरबिडन दाव मास्टर्स बचे हैं। बस पवित्र युद्ध की आभा उमड़ पड़ी, चारों दिशाओं में बहने लगी, मानो ये बुक्यू किसी चीज की तलाश कर रहा हो। ये बुक्यू की अचानक की गई हरकत को देखकर सभी ने उसका अनुसरण किया। उनके शरीर युवान ऊर्जा से चमक रहे थे और वे आसपास के अंतरिक्ष में कुछ असामान्य खोजने की उम्मीद कर रहे थे। हल्के सुनहरे रंग की पवित्र युद्ध आभा दर्जनों फीट तक फैली हुई थी, लेकिन ये बुक्यू को कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। उसके पास कोम से दोबारा मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुझे बस इतना ही महसूस हो रहा है कि इस जगह पर कोई प्रतिबंध है, लेकिन मुझे कोई सुराग क्यों नहीं मिल रहा है। ये बुके की आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी। आपका अनुमान सही है, यहाँ वाकई एक प्रतिबंध लगा हुआ है। आपकी पवित्र दाव युद्ध शक्ति इसे इसलिए नहीं पहचान पा रही है क्योंकि यह प्रतिबंध युवान शक्ति से नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति से लगाया गया है। कोम ने जैसे ही अपना मुंह खोला, उसने मुख्य बिंदु का खुलासा कर दिया। आत्मा की शक्ति, बस आत्मा का क्षेत्र तुरंत कांप उठा। ये बुक्यू की निगाहें तेज हो गईं और उसके सिर के पीछे एक सफेद दिव्य प्रभामंडल जैसी कोमल रोशनी चमक उठी। इसके तुरंत बाद एक घनी और सघन आत्मिक शक्ति चारों दिशाओं में फैल गई और आसपास के कई फीट के क्षेत्र में व्याप्त होने लगी। क्या यही आत्मा की शक्ति है? इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति को देखकर दोतियान और अन्य लोगों को तुरंत एहसास हो गया कि ये बुक्यू ने कुछ भांप लिया है, अन्यथा वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग नहीं करता। बस जैसे ही उसकी दिव्य आत्मा शक्ति फैली, ये बुक्यू ने तुरंत महसूस किया कि उसके सामने का खालीपन दिव्य आत्मा शक्ति के उतार चढ़ाव से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था, मानो एक दर्पण हो। जो व्यक्ति इस प्रतिबंध को स्थापित कर सकता है, उसने प्रतिबंध लगाने की कला में कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वह युवान शक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा की शक्ति का उपयोग करके प्रतिबंध स्थापित कर सकता है। इस प्रतिबंध को त्रियुवान सीलिंग लाइट प्रतिबंध कहा जाता है। इसमें महान विनाशकारी शक्ति नहीं है, लेकिन ये लोगों की आंखों को भ्रमित कर सकता है और उनका मार्ग अवरुद्ध कर सकता है। इसे एक प्रकार का मायाजाल जैसा प्रतिबंध माना जा सकता है। कोम ने शांत भाव से इस प्रतिबंध के मूल कारण का खुलासा किया। तो फिर हम इसे कैसे तोड़ेंगे? इस तृतीय प्रकाश अवरोध को तोड़ने के 3 तरीके हैं। सबसे सरल तरीका है इसे सीधे दिव्य चेतना से नष्ट करना, लेकिन आप अपनी वर्तमान दिव्य आत्मिक शक्ति से ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा तरीका है एक स्थानिक खजाना प्राप्त करना, जो आपको इस अवरोध में कुछ कमियां ढूंढने और इससे बाहर निकलने में मदद कर सकता है, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। तीसरा तरीका सबसे तेज है लेकिन सबसे कठिन भी है, लेकिन यह अभी आपके लिए सबसे उपयुक्त है। ये सुनकर ये बुक्यू का मन तरोताजा हो गया। वह पहले ही कोम की सर्वज्ञता का अनुभव कर चुका था और अब जब समय बहुत महत्वपूर्ण था तो वह और समय बर्बाद नहीं कर सकता था। सब लोग ध्यान दें, अब से सबको मेरे बताए रास्ते पर चलना होगा। एक भी गलत कदम न उठाना। इस प्रतिबंध को तृतीय प्रकाश अवरोध कहा जाता है। इसमें कोई घातक शक्ति नहीं है, यह एक भ्रम मात्र है जो हमारी आंखों को धोखा देने के लिए बनाया गया है। ये बुके की बातों से दोतियान और बाकी सब भी बेहद चौंक गए। मोहोंगलियन को छोड़कर बाकी सब ये बुके की पीठ को हैरानी भरी निगाहों से देख रहे थे। काले वस्त्र पहने ये युवक रहस्यों से भरे एक अंतहीन कोहरे जैसा प्रतीत हो रहा था और ऐसा लग रहा था मानो उसे सबसे रहस्यमय और अप्रत्याशित प्रतिबंधों का भी कुछ ज्ञान हो। इससे पहले कि वे आश्चर्य करना जारी रख पाते, ये बुक्यू ने एक कदम आगे बढ़ा दिया था। उसके पीछे खड़े लोगों ने तुरंत अपना ध्यान केंद्रित किया, जरा भी विचलित होने की हिम्मत न करते हुए, और एक एक करके ये बुक्यू के कदमों के साथ आगे बढ़ने लगे। 3 कदम बाईं ओर, 1 कदम आगे, दाईं ओर मुड़े। ये बुक्यू के मन में शून्यता की आवाज गूंजी, जो उसे 3 तत्वों द्वारा निर्धारित प्रकाश प्रतिबंध से बाहर निकलने का तरीका बता रही थी। 5 कदम आगे बढ़ें, फिर 4 कदम बाईं ओर मुड़ें। 1 कदम बढ़ाओ, दाईं मुड़ो और 3 और कदम बढ़ाओ। दाहिनी ओर 3 कदम चलें, फिर सीधे 5 कदम चलें। ये बुके कोम के निर्देशों का पालन करते हुए एक बेहद विचित्र तरीके से उसी स्थान पर चलता रहा। उसके पीछे दतियान और अन्य 8 लोग भी ये बुके के ठीक पीछे चल रहे थे, बिल्कुल उसी तरह की हरकतें करते हुए, जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इस प्रकार ई स्पीक टीम के 9 सदस्य एक ऐसे तरीके से आगे बढ़े जो हास्यास्पद और विचित्र दोनों लग रहा था। एक ऐसा दृश्य जिसे ब्लैक एंड व्हाइट होली लॉर्ड और वाइल्ड डेमन फॉरेस्ट के बाहर एक ऊंचे मंच पर खड़े 5 बुजुर्गों ने देखा। यदि ई स्पीक स्क्वाड द्वारा किया गया पिछला हमला ब्लैक एंड व्हाइट सेंट मास्टर को मनोरंजक लगा था, तो ये तथ्य कि ये बुके 3 तत्वों की सीलिंग लाइट रिस्ट्रिक्शन के माध्यम से उनका नेतृत्व कर रहा था, इस अतुलनीय रूप से महान वाइस सेंट मास्टर को आश्चर्यचकित कर दिया था। ब्लैक एंड व्हाइट सेंट लॉर्ड किस प्रकार का अस्तित्व है? विशाल प्रकाश के घेरे में ये बुक्यू और उसके 9 साथियों के आसपास का क्षेत्र उसकी दृष्टि में खाली नहीं था, बल्कि दर्पण जैसे प्रकाश स्रोतों से भरा हुआ था। इन्हीं प्रकाश स्रोतों ने ई स्पीक टीम की दृष्टि को बाधित किया था, जो कि 3 तत्वों द्वारा प्रकाश को सील करने का प्रतिबंध था। ये बुके और उनके 9 साथियों का समूह जिस रास्ते से जा रहा था, वह ठीक 3 तत्वों के प्रकाश अवरोध के बीच का एकमात्र छोटा सा अंतराल था। इस रास्ते से होते हुए ई स्पीक टीम अधिकतम 15 मिनट में 3 तत्वों के प्रकाश अवरोध से बाहर निकल सकती थी। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई छोटा बच्चा एल्दतियानजिन द्वारा व्यक्तिगत रूप से लगाए गए प्रतिबंधों से इस तरह बच निकलेगा। दिलचस्प। हे भगवान, क्या ये बच्चा पूर्वी देशों से है? इसका नाम क्या है? काले और सफेद संत स्वामी ने अपने पीछे खड़े पवित्र प्रकाश के बुजुर्ग से पूछा। उनके स्वर में आश्चर्य का भाव झलक रहा था। इस लड़के का नाम ये बुक्यू है। ये 15 वर्ष का है और पूर्वी देशों से आया है। इस बार मैंने पूर्वी देशों से जितने भी प्रतिभाशाली लोगों को चुना है, उनमें ये सबसे प्रतिभाशाली है। सिर्फ एक वाक्य में एल्डर शेंगुआन ने अपने दिल में ये बुक्यू के महत्व का वर्णन किया, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वे ये बुक्यू को बहुत महत्व देते थे। ये बुक्यू, हे, अगर आपके पास समय हो तो आप एल्दतियानजिन को बता सकते हैं। शायद वह संयम की कला में एक होनहार प्रतिभा है। ब्लैक एंड व्हाइट सेंट लॉर्ड ने ये बुक्यू का नाम जोर से पढ़ा और मुस्कुराए, जिससे होली लाइट एल्डर को छोड़कर बाकी तीनों एल्डर्स ने हल्की राहत की सांस ली। वे जानते थे कि ये बुक्यू नाम के इस बच्चे का भाग्य उज्जवल होगा। ब्लैक एंड व्हाइट सेंट लॉर्ड द्वारा याद किया जाना इस बात का संकेत था कि वह स्वर्ग के पवित्र मार्ग में सचमुच प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। हालांकि एल्डर होली लाइट, ब्लैक एंड व्हाइट होली लॉर्ड द्वारा वर्णित एल्डर हेवनली फॉरबिडन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। एल्डर हेवनली फॉरबिडन स्वर्ग के पवित्र पथ में एकमात्र ऐसे एल्डर थे जिन्होंने प्रतिबंध कला में महारत हासिल की थी। उनकी साधना का स्तर अत्यंत उच्च था और उनके रहस्यमय प्रतिबंधों में भी अद्वितीय शक्ति समाहित थी। उन्हें और एक अन्य एल्डर हेवनली बैटल को स्वर्ग के पवित्र पथ में युद्ध और प्रतिबंधों के 2 अद्वितीय उस्तादों के रूप में जाना जाता था। दोनों ही अतुलनीय रूप से शक्तिशाली प्राणी थे। ये बुक्यू को ब्लैक एंड व्हाइट सेंट लॉर्ड द्वारा एल्दतियानजिन के पास भेजे जाने से यह संकेत मिलता है कि ये बुक्यू में प्रतिबंध तकनीकों की कला में एक दुर्लभ प्रतिभा हो सकती है। यह एक अविश्वसनीय अवसर है। बाईं ओर 8 कदम चलें, फिर 3 कदम पीछे आएं, 5 कदम आगे बढ़ें, फिर 4 कदम बाईं ओर चलें। कोम के मार्गदर्शन में ये बुक्यू ने प्रत्येक कदम सावधानीपूर्वक उठाया। उसकी दिव्य आत्मा शक्ति सभी दिशाओं में फैल रही थी ताकि शून्य के ऊपर मौजूद प्रकाश स्रोतों को महसूस कर सके जो नग्न आंखों से अदृश्य थे। समय धीरे-धीरे बीत रहा था और ये बुके और उसके 9 साथी एक ही जगह पर करवटें बदलते रहे। अगर कोई और यहाँ होता तो उसे जरूर पता चलता कि 9 लोग चलते फिरते तो दिख रहे थे, लेकिन असल में ज्यादा दूर नहीं गए थे और बस गोल-गोल घूम रहे थे। चलने का यह अजीबोगरीब तरीका दोतियान और बाकी 8 लोगों में जरा भी बेचैनी पैदा नहीं कर पाया। हालांकि उन्हें कुछ संदेह थे, फिर भी वे ये बुके पर पूरी तरह भरोसा करते थे, जो उनकी एक अचेतन आदत बन चुकी थी। बाईं ओर 3 कदम चलें, फिर बाईं ओर 10 कदम चलें। इस बार कोम के बोलने के बाद वह चुप हो गया और मानो शांत हो गया। ये बुके को आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि खुशी हुई। उसका चेहरा खिल उठा और उसने हल्के कदमों से एक कदम बढ़ाया। आखिरी कदम उठाते ही अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। बस ये कुछ ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति जो हमेशा दर्पण के बगल में रहता आया हो, अचानक सारे दर्पण तोड़कर बाहर चला जाए। उसके सामने की चीजें जीवंत और वास्तविक हो जाती हैं। अब वे अपरिवर्तनीय निर्जीव वस्तुएं नहीं रह जाती।
आसपास के सदियों पुराने हरे भरे और घने पेड़ पहले से कई गुना अधिक जीवंतता बिखेर रहे थे और दूर स्थित 1000 साल पुराने किंगयुआन वृक्ष वाली छोटी पहाड़ी चोटी अब उतनी धुंधली और स्पष्ट नहीं दिख रही थी मानो वह वास्तव में मौजूद हो। ये है येबुक्यू के कदमों का अनुसरण करने के बाद दोतियान और उसके पीछे चल रहे अन्य लोगों के भावों में भी काफी बदलाव आया। येबुक्यू के मार्गदर्शन में प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकल आने पर वे तुरंत खुशी से झूम उठे। यह असली चीज है, ठीक है, इस बार हमें 1000 साल पुराने हरे मूल वृक्ष की छोटी पहाड़ी चोटी पर जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। प्रतिबंध तकनीक के चमत्कार पर एक बार फिर आश्चर्यचकित होते हुए येबुक्यू ने अपनी पवित्र दाव युद्ध ऊर्जा को प्रवाहित किया और तेजी से 1000 साल पुराने हरे मूल वृक्ष की छोटी चोटी की ओर बढ़ गया, जिसके पीछे पीछे दोतियान और अन्य लोग भी चल रहे थे। इस बार चाय का एक कप पीने में लगने वाले समय में ही ईस्पी की टीम उस छोटे पहाड़ की तलहटी में पहुंच गई जहां 1000 साल पुराना किंगयुआन वृक्ष खड़ा था और पहले वाली अजीब सी भावना गायब हो गई थी। 1000 वर्ष पुराने किंगयुआन वृक्ष का बारीकी से निरीक्षण करने पर येबुक्यू ने उसकी विशाल छतरी से निकलने वाली जीवन शक्ति को महसूस किया। इसके परिणाम स्वरूप उसके शरीर में पवित्र दाव युद्ध ऊर्जा का संचार अधिक तेजी से होने लगा, जिससे उसे ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ। हालांकि जब येबुक्यू ने अपनी नजर 1000 साल पुराने किंगयुआन वृक्ष के नीचे स्थित छोटे पहाड़ पर डाली तो उसकी चमकदार आंखें अचानक से खुल गईं। अध्याय 162 3 दिग्गज। येबुक्यू की दृष्टि के अंत में उस छोटे से पर्वत शिखर के नीचे जहां 1000 साल पुराना किंगयुआन वृक्ष खड़ा था, एक विशाल पत्थर का चबूतरा था। ये चबूतरा सीधे शिखर तक जाता था और शिखर पर स्थित 1000 साल पुराने किंगयुआन वृक्ष पर लगे हरे फल, जिनमें से प्रत्येक मुट्ठी के आधे आकार का था, स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। 1000 साल पुराने किंगयुआन वृक्ष पर जड़ और पत्तों से रहित प्रत्येक हरा फल तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिससे हल्की हरी चमक निकल रही थी, जीवन का प्रतीक, जीवंतता से भरपूर प्रकाश। इतनी दूरी से भी येबुक्यू प्रत्येक हरे फल में समाहित अपार शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, बस उनके व्यवस्थित होने का तरीका कुछ विचित्र था। तो ये है 1000 साल पुराना हरा युआन फल, कितना समृद्ध जीवन बल है। आंखों में चमक लिए येबुक्यू ने शिखर पर स्थित 1000 साल पुराने किंगयुआन वृक्ष पर उग रहे 1000 साल पुराने किंगयुआन फल को देखा और उसके दिल में एक तीव्र जुनून उमड़ रहा था। चलो शिखर पर चलते हैं, येबुक्यू ने कुछ बुदबुदाया और उसके पीछे खड़े दोतियान और अन्य लोगों के चेहरे पर भी तीव्र भाव उभर आए। वे तुरंत आगे बढ़े और येबुक्यू के पीछे पीछे चोटी पर चढ़ गए। शिखर के निचले भाग और शीर्ष के बीच की दूरी मात्र लगभग 100 फीट है। येबुक्यू और उनके साथियों ने पूरी ताकत लगाकर प्रयास किया और कुछ ही सांसों में वे लगभग शिखर पर पहुंच गए और अंततः उन्हें 1000 साल पुराने किंगयुआन वृक्ष का पूरा दृश्य दिखाई देने लगा। जैसे ही येबुक्यू ने शिखर पर कदम रखा, उसकी आंखें अचानक से खुल गईं, क्योंकि उसने देखा कि 20 टाइप बेसिन और 3 एलिमेंट सीलिंग लाइट रिस्ट्रिक्शन को पार करने वाली 5 टीमें उसके सामने कुछ ही फीट की दूरी पर खड़ी थीं। ये पांचों टीमें बेहद मजबूत हैं, हमें सावधान रहने की जरूरत है। येबुक्यू के पीछे से दोतियान की धीमी आवाज आई, उसके लहजे में गंभीरता झलक रही थी। बाकी लोग भी सतर्क हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि एक भयंकर और अराजक लड़ाई छिड़ने वाली है। ये पांचों टीमें इस पीक स्क्वाड से पहले एक के बाद एक 20 टाइप बेसिन और 3 एलिमेंट सीलिंग लाइट रिस्ट्रिक्शन को पार करने में सफल रहीं। येबुक्यू को अच्छी तरह पता था कि इन्हें कम नहीं आंका जा सकता। हर टीम बेहद शक्तिशाली थी और उनसे सावधानी से निपटना जरूरी था। हालांकि येबुक्यू ने तुरंत पांचों टीमों की मौजूदा स्थिति पर ध्यान दिया। स्थिति टकराव की थी, या यूं कहें कि प्रत्येक व्यक्ति एक अलग क्षेत्र पर कब्जा किए हुए था, क्योंकि पांचों टीमों के सामने 1000 साल पुराने हरे मूल वृक्ष के ठीक नीचे 3 विशाल आकृतियां, जिनमें से प्रत्येक कई दसियों फीट ऊंची थी, वर्तमान में दोनों ओर स्थित थीं। वे 3 शक्तिशाली और दबंग राक्षसी जीव थे, उनमें से प्रत्येक 20 टाइप बेसिन के राक्षसों से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। डोंगफेंग टीम की उपस्थिति ने पांचों टीमों का ध्यान आकर्षित किया और प्रत्येक टीम के नेता ने अलग अलग भाव दिखाए। यंग वांचाओ और मानजुन पहले तो अचंभित रह गए, फिर दोनों ने उपहास किया, मानो डोंगफेंग टीम के सौभाग्य का उपहास कर रहे हों कि वे वास्तव में इतनी दूर तक पहुंच गए थे। सफेद रंग की सुशोभित पोशाक पहने युजियाओ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसका खूबसूरत चेहरा पीला पड़ गया। फिर उसने येबुक्यू की ओर हल्का सा सिर हिलाया, पर येबुक्यू समझ गया कि वह उसे नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़ी मोहंगलिन और नालनयांग को इशारा कर रही है। येबुक्यू तभी अचानक असीम अपमान और क्रोध से भरी एक आवाज सुनाई दी। अचानक जोंगफेंग के 3 राजाओं में से एक कुई शेंग्याओ, जो अब तक मौन और भावहीन उदास चेहरे के साथ बैठा था, बोल पड़ा। उसके शब्द निर्मल आकाश से गरजने वाली बिजली के समान थे। जोंगफेंग के तीनों राजाओं ने एक एक दल का नेतृत्व किया और एक साथ खड़े हुए, जिनके नेतृत्व में स्वर्गीय राजा बाई जोंगटियन थे। हालांकि बाई जोंगटियन को भी स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं थी कि उनके पीछे खड़ा कुई शेंग्याओ ऐसा कदम उठाएगा। कुई शेंग्याओ के लहजे में व्याप्त नाराजगी और अनिच्छा वहां मौजूद लोगों की नजरों से नहीं बच सकी, जिससे वे और भी आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि येबुक्यू और कुई शेंग्याओ के बीच कुछ जरूर हुआ होगा। येबुक्यू ने कुई शेंग्याओ के ताने बाने को अनसुना करते हुए बस एक नजर डाली और उसी समय उसने कुई शेंग्याओ के पीछे खड़े समूह में यिन जियांग को देखा। जैसे ही यिन जियांग की नजर येबुक्यू से मिली, उसके चेहरे पर भय के भाव भर आए और उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया, दोबारा येबुक्यू की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। जब कुई शेंग्याओ ने देखा कि येबुक्यू ने उसकी ओर बस एक नजर डाली और फिर नजरें फेर लीं, तो इस घोर उपेक्षा ने उसे पागल कर दिया। पिछले कुछ दिनों से उसके दिल में पनप रहा आक्रोश और असंतोष एक ज्वार की तरह उमड़ पड़ा और वह चाहता था कि वह आसमान की ओर दहाड़ मारे। क्या वो वही है? उसने तुम्हें महज 3 चालों में हरा दिया। कुई शेंग्याओ, तुम्हारा पतन निश्चित है। अगर मैंने सबको ये बात न फैलाने का आदेश न दिया होता, तो तुम जोंगफेंग को पूरी तरह से बदनाम कर देते। अचानक एक गहरी, गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। बोलने वाला एक लंबा चौड़ा हट्टा-कट्टा आदमी था, जिससे जानलेवा आभा निकल रही थी। उसकी आंखों में तीखी चमक थी और वह येबुक्यू को घूर रहा था। वह बेहद खतरनाक लग रहा था। जोंगफेंग के 3 राजाओं में से केवल 2 अन्य सदस्य ही कुई शेंग्याओ को इस तरह से फटकार लगाने में सक्षम थे और बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि मिंग का राजा शी रेंजी था। शी रेंजी की निर्मम फटकार सुनकर कुई शेंग्याओ का उदास चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और जवाब में एक शब्द भी नहीं बोला। बाकी लोग केवल जोंगफेंग के 3 राजाओं के नाम जानते हैं, जो लगभग समान शक्ति वाले युवा स्वामी हैं। हालांकि जोंगफेंग के केवल कुछ ही शिष्य जानते हैं कि याओ वान कुई शेंग्याओ तीनों राजाओं में सबसे कमजोर है। कम से कम रेन वान शी रेंजी तो कुई शेंग्याओ को आसानी से हरा सकता है। जहां तक तियान वान बाई जोंगतियान की बात है, वह शी रेंजी से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। मैं उस समय बस लापरवाह था, अगर मुझे दूसरा मौका मिलता। पर्याप्त। कुई शेंग्याओ अंततः खुद को रोक नहीं पाया और पलटवार करने के लिए बोलना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, शी रेंजी ने उसे सीधे बीच में ही रोक दिया। लंबे और हटे-कट्टे शी रेंजी ने पीछे मुड़कर कुई शेंग्याओ को घूरा, उनकी तीखी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। बेकार, हार तो हार होती है, फिर भी बहस करने की हिम्मत कर रहे हो। लगता है अब तुम जोंगफेंग के 3 राजाओं में हमारे साथ गिने जाने के लायक नहीं रहे। शी रेंजी के मुख से निकले भयावह शब्दों ने कुई शेंग्याओ को, जो अभी कुछ हद तक आश्वस्त नहीं थी, तुरंत कांपने और पीला पड़ने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो शी रेंजी के शब्द किसी धर्मनिरपेक्ष राजवंश के शाही फरमान जितने ही भयानक हों। हालांकि जब यंग वांचाओ और मानजुन ने यह दृश्य देखा, तो यह उनके दिलों पर बिजली गिरने जैसा था, जिससे उनका दिमाग चकरा गया और वे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास करने में लगभग असमर्थ हो गए। क्या उन्होंने कुई शेंग्याओ को 3 चालों में हरा दिया? क्या येबुक्यू पूरब से आया है? वही व्यक्ति जो आत्मालोक के प्रारंभिक चरण के शिखर पर ही है। ये कैसे संभव हो सकता है? बिल्कुल नहीं। यंग वांचाओ और मानजुन के लिए यह बात बिल्कुल अविश्वसनीय थी। उन्होंने 5 क्षेत्रों की नवागंतुक प्रतियोगिता में भाग लिया था, एक तो अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे कुई शेंग्याओ से बदला लेना चाहते थे। जब कुई शेंग्याओ अन्य 4 चोटियों को उकसाने के लिए निकला, तो वह सबसे पहले दक्षिणी चोटी पर गया, फिर पश्चिमी चोटी पर और अंत में पूर्वी चोटी पर। वह उत्तरी चोटी पर नहीं गया और इसका कारण अज्ञात है। दक्षिण शिखर पर बर्बर सरदार और कुई शेंग्याओ के बीच संघर्ष हुआ। बर्बर सरदार की स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली शारीरिक क्षमता के कारण ही वह कुई शेंग्याओ की असंख्य अभिव्यक्तियों वाली उंगली का पूरी ताकत से सामना कर पा रहा था। ऐसे में वह केवल 3 उंगलियों का ही सामना कर पाता। चौथी उंगली का सामना करने की उसे कोई उम्मीद नहीं थी और उसके पास हार स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। यंग वांचाओ मानजुन से थोड़ा कमजोर था, हालांकि उसने भी कुई शेंग्याओ की 3 उंगलियों की किरणों को सहन कर लिया, लेकिन तीनों किरणों के बाद उसकी दाहिनी भुजा में छेद हो गया, जिससे वह लड़ने में असमर्थ हो गया। वह केवल कुई शेंग्याओ को विजयी होकर जाते हुए देख सकता था। यह कहा जा सकता है कि यंग वांचाओ और मानजुन कुई शेंग्याओ को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे।
इसलिए उन्होंने कड़ी मेहनत से साधना की, इस उम्मीद में कि पंचक्षेत्रीय नवागंतुक प्रतियोगिता में उन्हें कुई शेंग्याओ फिर से मिल जाए और वे अपनी पिछली हार का बदला ले सकें। इसलिए पंचक्षेत्रीय नवागंतुक प्रतियोगिता की शुरुआत से ही यांग वांचाओ और मानजुन ने मध्य शिखर के शिष्यों के दबाव का संयुक्त रूप से मुकाबला करने के लिए गठबंधन बना लिया। जंगली दानव वन से गुजरते हुए उन्होंने कुई शेंग्याओ की टीम पर भी कड़ी नजर रखी ताकि बदला लेने का अवसर मिल सके। दुर्भाग्यवश बीस्ट टाइप बेसिन और थरी युआन सी लाइट रिस्ट्रिक्शन से गुजरने सहित पूरे रास्ते में उन दोनों को कोई उपयुक्त अवसर नहीं मिला। यदि यंग वांचाओ के पास स्थानिक शक्ति से युक्त निम्न श्रेणी का खजाना न होता तो वह और बर्बर स्वामी थरी युआन सी लाइट रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकलने के योग्य भी नहीं होते। हालांकि उन्हें कुई शेंग्याओ पर हमला करने का कभी मौका नहीं मिला था, लेकिन यंग वांचाओ और मानजुन ने उनके पीछे पीछे चलते हुए कुई शेंग्याओ की शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। उनके मन में बेचैनी थी क्योंकि वे जानते थे कि इस बार वे बदला नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कुई शेंग्याओ की ताकत इतनी अधिक थी कि वे कम समय में उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए दूसरे विकल्प के रूप में यंग वांचाओ और मानजुन ने बदला लेने की अपनी इच्छा को दबा दिया और इस पंचक्षेत्रीय नवागंतुक प्रतियोगिता में शीर्ष 10 में शामिल होने के लिए 2 मिलेनियम ग्रीन युआन फल प्राप्त करने पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। इस तरह वे अपने संप्रदायों से पुरस्कार प्राप्त कर सकते थे, अपनी साधना के स्तर को बढ़ाने का मौका पा सकते थे और एक दिन कुई शेंग्याओ से अपना हिसाब चुकता कर सकते थे। हालांकि जब पांचों टीमें अंततः 1000 साल पुराने हरे मूल वृक्ष की तलहटी तक पहुंची तो उन्होंने पाया कि 1000 साल पुराने हरे मूल फल को प्राप्त करना इतना आसान नहीं था, बल्कि यह काफी मुश्किल था। क्योंकि काले और सफेद संत स्वामी द्वारा उल्लिखित 10,000 वर्ष पुराने युआन फलों में से 9 फल 3 शक्तिशाली और दुर्जय राक्षसी जानवरों द्वारा अधिग्रहित थे और उन 3 राक्षसी जानवरों की ताकत एक अकेली टीम के बस से कहीं अधिक थी और पांचों टीमें एक दूसरे से सावधान थी। इसलिए जब पूर्वी शिखर की टीम पहुंची तो स्थिति अंततः एक अजीब गतिरोध और टकराव में बदल गई। अप्रत्याशित रूप से डोंगफेंग टीम के प्रकट होने के बाद यंग वांचाओ और मानजुन द्वारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माने जाने वाले कुई शेंग्याओ ने क्रोध में आकर बोलना शुरू किया। शी रेंजी ने मुख्य बिंदु की ओर इशारा किया। कुई शेंग्याओ को येबुके ने 3 चालों में हरा दिया था। येबुके और डोंगफेंग को कभी गंभीरता से न लेने वाले यंग वांचाओ और मानजुन इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? लेकिन उनके सामने मौजूद वास्तविकता ने यंग वांचाओ और मानजुन के लिए खंडन या अविश्वास करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। कठोर वास्तविकता उनके दिलों में छुरा घोंपने वाली लोहे की छुरी की तरह थी, जिससे वे शर्म और क्रोध से भर गए। पता चला कि वे हमेशा से ही पूर्व से आए येबुके को नीचा समझते थे, लेकिन वह उनसे बहुत आगे निकल चुका था, इतना आगे कि वे येबुके की पीठ भी नहीं देख सकते थे। उन्होंने चोई सुंग्याओ को सिर्फ 3 चालों में हरा दिया। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगर येबुके उन दोनों से निपटना चाहे तो यंग वांचाओ और मानजुन येबुके के एक भी वार का सामना नहीं कर पाएंगे? पल भर में उत्साह से भरे यंग वांचाओ और मानजुन को अपने शरीर में एक सिहरन महसूस हुई। उनकी त्वचा ठंडी पड़ गई और उनकी आंखें धुंधली हो गईं। स्वर्ग के पवित्र मार्ग पर प्रवेश करते समय उनके मन में जो उच्च महत्वाकांक्षाएं थीं, वे अब नहीं रहीं। विशेष रूप से यंग वांचाओ दूसरी ओर उत्कृष्ट युजियाओक्स्यू को देखकर अपने दिल में तीव्र आक्रोश महसूस कर रहा था, मानो चींटियां उसे कुतर रही हों। न केवल येबुके बल्कि युजियाओक्स्यू भी, जो मूल रूप से उसके साथ ही शुरुआती पंक्ति में थी, इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि वह उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। अन्य लोग यंग वांचाओ और मानजुन की मानसिकता में आए आमूलचूल परिवर्तन से अनभिज्ञ थे। उदाहरण के लिए येबुके का ध्यान 1000 साल पुराने युआन वृक्ष के नीचे स्थित 3 सिर वाले दानव पर केंद्रित था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब येबुके शिखर के तल पर थे तो उन्होंने 1000 साल पुराने हरे युआन फलों की व्यवस्था में कुछ अजीब देखा। वे 1000 साल पुराने हरे युआन वृक्ष पर बेतरतीब ढंग से बिखरे नहीं थे, बल्कि 3 फल 3 अलग-अलग स्थानों पर लटके हुए थे, जिनमें से प्रत्येक की रक्षा एक दानव जानवर कर रहा था। इसके अलावा काले और सफेद संत स्वामी ने पहले उल्लेख किया था कि कुल 10,000 साल पुराने हरे युआन फल हैं, लेकिन येबुके को इस समय केवल 9 ही दिखाई दे रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि शेष एक फल कहां गया। तीनों राक्षसी जीव जो अपने अपने क्षेत्र पर शासन करते थे, स्थिर खड़े रहे। यदि उनके विशालकाय शरीर लगातार ऊपर नीचे न होते तो वे सचमुच 3 मूर्तियों की तरह दिखते। लेकिन येबुके जानता था कि ये तीनों राक्षसी जीव साधारण नहीं थे। हर एक इतना शक्तिशाली था कि येबुके अकेले उनका सामना नहीं कर सकता था। उसी समय येबुके के पीछे से मोहंगलियन की गंभीर आवाज सुनाई दी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तीनों राक्षसी जीव गेल डेमन वुल्फ, घोस्ट डेमन लेपर्ड और क्रिम्सन ब्लड टाइगर हैं। ये सभी चौथे दर्जे के मध्य स्तर तक पहुंच चुके हैं और अत्यंत दुर्लभ रूप से परिवर्तित राक्षसी जीव हैं। एक मध्य स्तरीय चौथे क्रम का उत्परिवर्तित राक्षस। मोहंगलियन के शब्दों ने तुरंत येबुके की आंखों को तेज कर दिया, क्योंकि वह समझ गया था कि इस श्रेणी का दानव पशु क्या दर्शाता है। चौथे दर्जे का दानव प्राणी शक्ति स्तर तक पहुंच चुके साधक के समान होता है। मध्य दर्जे का चौथे दर्जे का दानव प्राणी शक्ति स्तर के मध्य चरण के साधक के समान होता है। इसके अलावा ये तीनों दानव प्राणी अत्यंत दुर्लभ उत्परिवर्तित दानव प्राणी हैं। इनकी रक्त शक्ति पुनर्जीवित हो चुकी है। युद्ध के दौरान ये शक्ति स्तर के अंतिम चरण के सामान्य विशेषज्ञों का भी पुनः मुकाबला कर सकते हैं। जब ये राक्षस प्रकट हुए तब इनकी संख्या 3 थी और प्रत्येक राक्षस 3 मिलेनियम ग्रीन युआन फलों में से एक की रक्षा कर रहा था। दूसरे शब्दों में वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को जो मिलेनियम ग्रीन युआन फल प्राप्त करना चाहता था, उसे इन 3 मध्यम स्तर के चौथे दर्जे के राक्षसों को हराना ही था, अन्यथा वह शीर्ष 10 में शामिल होने की अपनी योग्यता खो देता। ये वाकई काफी पेचीदा है। 5 डोमेन्स न्यूकमर प्रतियोगिता मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा कठिन है। तेज नजरों से येबुके समझ गया कि मौजूदा स्थिति आशाजनक नहीं है, क्योंकि एक अकेली टीम मध्य स्तर के चौथे दर्जे के उत्परिवर्तित दानव राक्षस से निपट नहीं सकती। यह एक गुणात्मक अंतर था जिसकी भरपाई संख्या से नहीं की जा सकती थी। येबुके समझ गया था कि पांचों टीमें उनसे पहले पहुंचने के बावजूद गतिरोध और गतिरोध की स्थिति में क्यों बनी रहीं। कोई भी पहल नहीं करना चाहता था। ऐसा करने से उनकी कमजोरियां उजागर हो जाती, जिससे उन्हें राक्षसों से लड़ने के साथ साथ अन्य टीमों से बचाव भी करना पड़ता ताकि कोई और इसका फायदा न उठा सके। झोंगफेंग के 3 राजाओं के नेता बाई झोंगटियन अचानक बोले। उनकी आवाज में एक हल्की सी आकर्षण शक्ति थी, लेकिन उनके लहजे में एक निर्विवाद भाव था। महोदय, ये गतिरोध हमेशा के लिए नहीं चल सकता। क्यों न हमारी 6 टीमें मिलकर इन 3 राक्षसी जीवों को परास्त करें। फिर हम अपनी अपनी क्षमताओं के आधार पर मिलेनियम ग्रीन युआन फल को बांटने का निर्णय ले सकते हैं। जब बाई झोंगटियन बोल रहे थे, उनकी निगाहें वहां मौजूद सभी लोगों पर घूम रही थीं, लेकिन अंत में उनकी निगाहें यू जियाओक्सू पर टिक गईं, जिससे सक्रिय आत्मीयता का संकेत मिला, मानो उनके शब्द केवल यू जियाओक्सू के लिए ही निर्देशित थे। शी रेंजी और कुई शेंग्याओ ने स्वाभाविक रूप से बाई झोंगटियान का अनुसरण किया, जबकि बाई झोंगटियान ने यंग वांचाओ और मानजुन द्वारा बनाए गए गठबंधन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। येबुके की इस टीम की बात करें तो बाई झोंगटियान ने उस पर बस थोड़ा सा ध्यान दिया। वास्तव में उसे केवल यू जियाओक्सू की ही चिंता थी, क्योंकि इस अद्वितीय लड़की का साधना स्तर न केवल शक्ति आत्मा क्षेत्र के मध्य स्तर तक पहुंच चुका था, बल्कि उसे निकलने वाली आभा से बाई झोंगटियान को खतरे का आभास भी होता था। बाई झोंगटियान की बातों पर येबुके की आंखों में चमक आ गई, लेकिन वह मन ही मन जल्दी से सोच रहा था। उसने कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि उसे याद था कि नवागंतुक प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही मोहंगलियन और नालन्यान उत्तरी शिखर पर यू जियाओक्सू के साथ गठबंधन करने के लिए जा चुके थे, जिसका संकेत पूर्वी शिखर की टीम के आने पर यू जियाओक्सू के व्यवहार से मिला था। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर मध्य शिखर की तीनों टीमें 3 सिर वाले दानव से निपटने के बाद कुछ करना भी चाहें तो पूर्वी शिखर और उत्तरी शिखर अस्थायी रूप से मिलकर उनका मुकाबला कर सकते हैं। इसके अलावा येबुके को यू जियाओक्सू को लेकर थोड़ी शर्मिंदगी तो थी, लेकिन उसने इसे अच्छी तरह छिपा लिया था और अभी ऐसी बातों की चिंता करने का समय नहीं था। यू जियाओक्सू ने बाई झोंगटियान की बातों पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन उनकी बातों में मौजूद आत्मीयता ने उन्हें थोड़ा झुंझला दिया, जिससे साफ पता चलता था कि वे खुश नहीं थीं। हालांकि इस दृश्य ने येबुके को थोड़ा खुश कर दिया, भले ही उन्हें खुद इसका एहसास नहीं हुआ। हाँ, ठीक है, चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं। पहल करने वाला होने के नाते मैं पहली पहल करूंगा। बस बाई झोंगटियन के शरीर से अचानक लाल युआन ऊर्जा का विस्फोट हुआ और उसकी त्वचा पर लाल चमक दिखाई दी। उसकी मध्य स्तरीय शक्ति साधना में उतार चढ़ाव फैल गया और उसने तुरंत अपनी टीम को 3 राक्षसी जीवों में से लाल रक्त बाघ की ओर आक्रमण करने का नेतृत्व किया। बाई झोंगटियन को हरकत करते देख बाकी टीमों की निगाहें भी चमक उठी। शी रेंजी और कुई शेंग्याओ ने भी शक्तिशाली ऊर्जा तरंगें छोड़ी और दोनों टीमें मिलकर गेल वुल्फ की ओर दौड़ पड़ी। यंग वांचाओ और मानजुन ने एक दूसरे को देखा और अंततः क्रिम्सन ब्लड टाइगर की ओर दौड़कर बाई झोंगटियन की टीम में शामिल होने का फैसला किया। वे जानते थे कि बाई झोंगटियन वहां मौजूद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था और उसके साथ मिलकर काम करने से उन्हें कम मेहनत करनी पड़ेगी और आपात स्थिति में उनके पास कुछ अतिरिक्त संसाधन भी होंगे। इस प्रकार शिखर पर केवल पूर्वी शिखर और उत्तरी शिखर की टीमें ही बची थीं।
इस समय यू जियाओक्सू ने मोहोंगलियन और नालनयान को हल्का सा सिर हिलाकर इशारा किया और घोस्ट लेपर्ड की ओर दौड़ पड़ी। ये देखकर येबुके समझ गया कि वे भूत तेंदुए को मारने के लिए यू जियाओक्सू की टीम के साथ अस्थायी रूप से हाथ मिलाने वाले हैं, इसलिए उसने जरा भी देर नहीं की और वे 9 के 9 लोग भूत तेंदुए की ओर दौड़ पड़े। गरज, आओ, गरज। जैसे ही 6 टीमों ने हमला शुरू किया, असीम क्रोध से भरी 3 दहाड़ें गूंज उठीं। मध्य स्तर के चौथे दर्जे के 3 परिवर्तित राक्षस जो अब तक गतिहीन पड़े थे, तुरंत खड़े हो गए। उनके विशाल शरीर से असीम हत्या का इरादा झलक रहा था और उनकी खून की प्यासी और हिंसक आंखों के 3 जोड़े हमलावर टीमों को घूर रहे थे। एक भयंकर युद्ध छिड़ने वाला है। ब्लड जेड चकनाचूर गोल्ड हैंड। एक धीमी ठंडी चीख सुनाई दी। बाई जोंगटियन का मार्शल वस्त्र फड़फड़ाया और उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। लाल युआन शक्ति उमड़ पड़ी और बहने लगी और खून से बना एक विशाल हाथ का निशान अचानक प्रकट हुआ और सीधे लाल रक्त बाग की ओर बढ़ गया। स्टार अरोरा ब्लेड, ग्रेट सैवेज फिस्ट। बाई जोंगटियन के ठीक पीछे यंग वांचाओ और मानजुन ने भी एक साथ अपनी चाल चली। पलक झपकते ही एक चमकदार तारा तलवार और एक विशाल मुट्ठी का निशान आकाश में उभरा और उसने क्रिम्सन ब्लड टाइगर पर हमला कर दिया। इसी बीच उन तीनों के पीछे मौजूद टीम के अन्य सदस्यों ने भी एकजुट होकर हमला किया और अपनी अपनी युद्ध कला का भरपूर इस्तेमाल किया। गर्जन, एक साथ कई युद्ध तकनीकों के हमले का सामना करते हुए क्रिम्सन ब्लड टाइगर क्रोधित होकर दहाड़ा। उसकी आंखों में घातक इरादा झलक रहा था। उसका बाग जैसा सिर चौड़ा खुल गया और उसकी राक्षसी ऊर्जा उबल पड़ी, जो एक विशाल बाग की छाया में परिवर्तित हो गई और शून्य में प्रकट होकर हमलावर युद्ध तकनीकों की ओर झपटी। लाल रक्त बाग से उत्पन्न होने वाले उतार चढ़ाव ने बाई जोंगटियन, यंग वांचाओ और मानजुन के चेहरों को भी गंभीर बना दिया। दूसरी ओर शी रेंजी और कुई शेंगयाओ ने पागल पवन दानव भेड़िए से लड़ने के लिए हाथ मिलाया। अपनी अपनी टीमों के साथ उन्होंने पागल पवन दानव भेड़िए से तब तक लड़ाई की जब तक कि वह गतिरोध में नहीं आ गया। तीसरी दिशा में मौजूद पेटवाद तेंदुआ अब हरे रंग की रोशनी की लकीरों से घिर गया था। यू जियाओक्सू का हमला बिजली की तरह शक्तिशाली था, जिसमें कोई दया नहीं थी। तेज धूप के राजा, बाहर आओ। येबुक्यू ने प्रचंड दानव तेंदुए को दबाने के लिए प्रज्वलित सूर्य राजा को बुलाया और यू जियाओक्सू के साथ मिलकर उनकी युवान शक्ति आकाश में फैल गई और सभी दिशाओं में फैल गई। अंततः पूरा शिखर सम्मेलन एक भीषण युद्ध की चपेट में आ गया, जिसकी लहरें हर दिशा में फैल गईं। ये वास्तव में आश्चर्यजनक था। अध्याय 163 एकजुट होना। जेड फ्रंटियर वॉर गॉड आर्म। एक हाथ पहाड़ों और नदियों को हिला सकता है। असीम शीतलता से भरी एक स्पष्ट चीख गूंजी। यू जियाओ की सुंदर कलाइयों और भुजाओं पर दुनिया के सबसे उत्तम सफेद जेड से तराशी गई प्रतीत होने वाली 2 विशाल जेड भुजाएं चमक रही थीं, जो चमकीले जेड रंग का प्रकाश बिखेर रही थीं। बस शून्य में हरे रंग का प्रकाश तेजी से चमक रहा था, मानो किसी अज्ञात अंतरिक्ष से कोई महान शक्ति उमड़ रही हो, जिससे अद्वितीय शक्ति से भरपूर हरे रंग का घातक प्रकाश उत्पन्न हो रहा हो, जिसने सीधे पेटवादित दानव तेंदुए पर प्रहार किया। ऐसा लग रहा था मानो इस हमले से पहाड़ और नदियां भी बह जाएंगी और उनका प्रवाह रुक जाएगा। गर्जन, एक दहाड़ जो बाघ की दहाड़ से भी गहरी और कहीं अधिक भेदक थी, चारों दिशाओं में गूंज उठी। भूतिया तेंदुआ जो अब तक सुस्ती से जमीन पर लेटा हुआ था, अब अपने अंगों को मजबूती से जमीन पर जमाकर खड़ा हो गया। उसका शरीर जो मानो काले परिष्कृत लोहे से बना हुआ प्रतीत होता था, थोड़ा कांप रहा था। एक शक्तिशाली सुगठित सुंदरता बिखेर रहा था, जिसके नीचे एक भयानक शक्ति छिपी थी जो लोगों को थरथरा देती थी। पुकारें, भूत तेंदुए के बिना कोई हरकत किए उसका घोर काला शरीर अचानक एक धुंधलेपन में बदल गया और काले बिजली के बोल्ट की तरह शून्य में तेजी से आगे बढ़ा। कुछ ही पलों में उसने 10 फीट से अधिक की दूरी तय कर ली और आसानी से यू जियाओक्सू के हमले से बच गया। गर्जन, यू जियाओक्सू के हमले से बच निकलने के बाद भूत तेंदुए ने अपनी गति कम करने के बजाय बढ़ा दी और तुरंत उस व्यक्ति पर हमला कर दिया जिसे उसने सबसे कमजोर समझा। ये हमेशा सबसे कमजोर को ही चुनता है और यह बात राक्षसी जीवों पर भी लागू होती है। इसलिए भूत तेंदुए के हमले का निशाना स्वाभाविक रूप से येबुके था, जो वहां मौजूद लोगों में सबसे कमजोर प्रतीत होता था। दम धधकते सूरज का राजा, येबुके भूतिया तेंदुए के हमले से अविचलित रहे। अपने दाहिने हाथ के इशारे से धधकते सूर्य सम्राट उनके पीछे से प्रकट हुए, जिनके चारों ओर 9 ड्रैगन लिपटे हुए थे। उनके धधकते वस्त्र अनंत लपटों से जल रहे थे और आसपास का तापमान तुरंत लगभग 10 डिग्री बढ़ गया, मानो वे एक धधकते सूर्य में परिवर्तित हो गए हों और उस क्षेत्र पर अपना दबाव डाल रहे हों। धमाका, धड़ाम, यांग में रूपांतरित हो चुके सूर्य राजा की भूतिया तेंदुए से जोरदार टक्कर हुई। पल भर में एक जबरदस्त प्रतिक्षेप बल फैल गया और अगले ही पल कई दर्जन फीट लंबा सूर्य राजा का शरीर तेजी से घूमने लगा। उसका मूल रूप से दोषरहित अग्नि में शरीर थोड़ा धुंधला हो गया और यहां तक कि उसका आकार भी कुछ स्पष्ट हो गया। इसके विपरीत भूत तेंदुआ पूरी तरह से सुरक्षित था, लेकिन उसकी काली आंखों में भावनात्मक क्रोध उमड़ रहा था। हालांकि सूर्य राजा की शक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकी, फिर भी चारों ओर व्याप्त अत्यधिक तापमान ने भूत तेंदुए को, जो हमेशा ठंडक पसंद करता था, बहुत असहज कर दिया। उसकी त्वचा भी भीषण गर्मी से सिकुड़ गई, मानो वह किसी ज्वालामुखी पर खड़ा हो। गर्जन, एक जोरदार दहाड़ के साथ भूतिया तेंदुए ने अपने अंगों को हिलाया और उसका रूप एक बार फिर काली बिजली की तरह चमक उठा। इस बार वह अपने साथ रात के तूफान जैसी भयानक आभा लिए हुए सीधे येबुके की ओर बढ़ रहा था। बर्फ की चारों चरम सीमाओं को तोड़ो। बैंगनी ज्वाला तलवार का इरादा, अतुलनीय शक्ति। लाल कमल चंद्रमा को गले लगाता है, स्वर्गीय फीनिक्स का पुनर्जन्म। फ्लोटिंग नेदर क्रॉस स्लैश, फ्लोटिंग नेदर डेथ स्लैश, गैलन स्ट्राइक। यू जियाओक्सू और येबुके के आगे बढ़ने का फायदा उठाते हुए डोतियान और अन्य शिष्यों ने तुरंत एक साथ हमला कर दिया। वहीं यू जियाओक्सू के पीछे मौजूद उत्तरी शिखर के अन्य शिष्यों ने भी एक साथ आक्रमण किया। उनकी सारी युद्ध कलाएं पलक झपकते ही पेटवादित तेंदुआ पर बरस पड़ी। भिन्न धड़कन, पलक झपकते ही ये स्थान आदिम ऊर्जा के विभिन्न रंगों से भर गया और शक्तिशाली उतार चढ़ाव बाहर की ओर फैल गए, जो लगभग 100 फीट के दायरे में फैल गए। गर्जन, जैसे ही सभी चरम युद्ध तकनीकों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, सबसे तीव्र कंपन के केंद्र से एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंजी। अचानक घोर काली राक्षसी ऊर्जा से ढकी एक फुर्तीली आकृति अपने सामने ऊर्जा अवरोध को चीरती हुई निकली और उससे कई दर्जन फीट लंबा एक प्राणी बाहर कूद पड़ा। उसके दोनों अगले पंजे शून्य में कदम रखते ही घोर काले निशान छोड़ गए। ऊपर के शून्य से एक तीव्र आभा निकली, मानो उस पेटवादित राक्षसी पैंथर के 2 अग्रभागों की भयानक शक्ति सब कुछ चीर फाड़ सकती हो। लेकिन इस बार इसका निशाना केवल येबुके तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें सभी लोग शामिल थे। भूत तेंदुए के चारों ओर मौजूद सभी लोगों द्वारा देखे गए इस दृश्य ने उन्हें तुरंत चौंका दिया और उनके चेहरे गंभीर हो गए। पीछे हटना, डोतियान चिल्लाया और तुरंत पीछे हट गया। उसके कहने पर बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चले गए, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि भूत तेंदुए के आगे के 2 पंजों में समाहित राक्षसी ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि वे उसका सामना नहीं कर सकते थे। हालांकि जैसे ही सभी लोग पीछे हट रहे थे, 2 आकृतियां पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ीं और भूत तेंदुए की ओर दौड़ पड़ीं। जेड फ्रंटियर वॉर गॉड आर्म, एक भुजा आकाश और पृथ्वी को हिला सकती है। सूर्य और चंद्रमा का युद्ध मंत्र, समुद्र के ऊपर एक चमकीला चंद्रमा उगता है। लगभग एक साथ 2 धीमी चीखें सुनाई दी और भूतिया तेंदुए की ओर दौड़ते हुए 2 लोग येबुके और यू जियाओक्सू के अलावा और कोई नहीं थे। बस यू जियाओक्सू की विशाल सफेद जेड की भुजाओं से तीव्र जेड रंग की चमक निकल रही थी और उनके चारों ओर जेड रंग की ज्वालाएं घूम रही थीं। वह भूत दानव तेंदुए से 5 झांक की दूरी तक पहुंच गई और फिर दोनों भुजाओं ने एक साथ प्रहार किया। अगले ही पल एक जबरदस्त शक्ति आकाश में फैल गई। सफेद जेड पत्थर की बनी 2 विशाल भुजाएं सीधे बाहर निकलीं और पेटवादित दानव तेंदुए के सिर पर जा लगीं। यू जियाओक्सू के इस प्रहार से मानो पूरी दुनिया कांप उठी। उसकी भुजाओं ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। ये प्रहार अपने नाम के अनुरूप था, अत्यंत भयानक। यदि किसी ने यू जियाओक्सू के कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से न देखा हो, तो ये कल्पना करना कठिन होगा कि इतनी सुंदर अलौकिक लड़की इतनी हिंसक रूप से लड़ सकती है, यहाँ तक कि आमने सामने की लड़ाई का विकल्प भी चुन सकती है। उसका कोमल शरीर जगमगा रहा था, मानो जेड की तरह चमक रहा हो। उसके गोरे हाथ मुट्ठी में जकड़े हुए थे, उसकी बाहें और आंखें स्याही की तरह गहरी थी और उसकी गोरी त्वचा कांच की तरह सफेद प्रकाश से दमक रही थी। उसकी बर्फीली लेकिन निर्मल आंखें रत्नों जैसी थी। उसके काले बाल खुले हुए थे और उसकी सफेद पोशाक चमक रही थी, जिससे वह किसी परी की तरह लग रही थी जो राक्षसों का नाश करने के लिए धरती पर उतरी हो और अद्वितीय सुंदरता का प्रदर्शन कर रही हो। यू जियाओक्सू के भयंकर हमले का सामना करते हुए भूत तेंदुए की काली आंखों में उग्रता की एक झलक दिखाई दी। उसने तुरंत अपने दोनों अगले पंजे ऊपर उठाए और फिर पलक झपकते ही जोरदार वार किया। बस अचानक कहीं से भी 6 गहरे काले नुकीले पंजे के निशान प्रकट हुए। प्रत्येक निशान 10 फीट से अधिक लंबा था और शून्य को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। इतनी दूरी से भी डोतियान और बाकी लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और वे भय से भर गए।
छह पंजे के निशान एक दूसरे को काट रहे थे, मानो शून्य में छह स्थानिक दरारें खींच रहे हों। एक भयानक चीख निकल रही थी और यू जियाओक्सू की बाहों से भयंकर रूप से टकरा रहे थे जो नीचे की ओर आ गिरी। बस सिजल, अजीबोगरीब, दांत किटकिटाने वाली आवाजों की एक श्रृंखला गूंजी, जिसके बाद शून्य में एक जोरदार विस्फोट हुआ। यू जियाओक्सू के ठंडे चेहरे पर गंभीरता के भाव आ गए और उसका कोमल शरीर कई दर्जन फीट पीछे हट गया। उसकी दो विशाल सफेद ज़ेड भुजाओं पर जलती हुई ज़ेड रंग की ज्वालाएं कुछ हद तक अव्यवस्थित थीं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती थीं कि पिछले हमले में वह नुकसान में थी। छह गहरे काले पंजों के निशानों में से केवल 3 ही इस्तेमाल हुए थे। शेष 3 निशान शून्य को भेदते हुए यू जियाओक्सू का पीछा करते रहे। लेकिन ठीक उसी क्षण मानो किसी विशाल सागर से उदय हुआ एक चांदी का चंद्रमा अचानक शून्य में चमक उठा और अपनी अतुलनीय शीतलता और घातक शक्ति से उन तीनों गहरे काले पंजों के निशानों को रोक दिया। धड़ाम धड़ाम, ऊर्जा धार उठी और ऊर्जा उमड़ पड़ी। चांदी जैसा चांद साफ और चमकीला था, लेकिन उसमें एक छिपा हुआ घातक इरादा भी था, ठीक वैसे ही जैसे अंधेरी रात की तीखी धार जो चारों दिशाओं में फैल गई और शेष 3 गहरे काले पंजों के निशानों के साथ मिलकर शून्य में विलीन हो गई। पुकारें, येबुके भी कई दर्जन फीट पीछे हट गया और अंततः यू जियाओक्सू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया और दोनों मिलकर प्रेतवादित दानव तेंदुए का सामना करने लगे। 1000 साल पुराने किंगजुआन वृक्ष के नीचे एक लड़का और एक लड़की कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। लड़का लंबा और पतला था, उसका शरीर राजसी था, जबकि लड़की का शरीर कोमल और सुंदर था, मानो जैद के समान खूबसूरत। येबुके के चारों ओर एक हल्के सुनहरे रंग की पवित्र युद्ध आभा घूम रही थी। उसके काले बाल लहरा रहे थे, उसका सुंदर चेहरा एक कोमल चमक बिखेर रहा था, उसका काला युद्ध वस्त्र हवा में लहरा रहा था, उसकी आंखें एक युवा सर्वोच्च प्राणी की तरह चमक रही थी, उसके पैर जमीन पर मजबूती से टिके हुए थे, उसके कंधों पर सूर्य और चंद्रमा का भार था। उसका निर्मल शरीर एक तेजस्वी आभा से घिरा हुआ था, उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका सुंदर चेहरा निर्मल था, फिर भी उसमें एक अनूठी सुंदरता थी, मानो वह नश्वर संसार में कोई दिव्य प्राणी हो। उसकी सफेद पोशाक हवा में लहरा रही थी और वहां खड़ी होकर वह लोगों को एक स्वप्न आभा दे रही थी कि वह किसी भी क्षण उड़ जाएगी। मुझे लगता है कि वे एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं। मोहनलिन, जो कुछ फीट पीछे हट गई थी, ने अपने लाल होठों को थोड़ा सा खोलकर अपने सामने अगल-बगल खड़े दो लोगों को अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ देखा, मानो उसने कुछ बेहद दिलचस्प खोज लिया हो। चित्र की तरह सुंदर, मानो दो दिव्य प्राणी हो। किनारे खड़ी नालन यान ने भी बोलना शुरू किया, उसकी निगाहें येबुके और यू जियाओक्सू पर टिकी हुई थीं। किसी कारणवश इस वीर और असाधारण रूप से सुंदर महिला के दिल में थोड़ी सी निराशा झलक उठी। गर्जन, हालांकि भूत तेंदुए की दहाड़ ने उस शांत दृश्य को भंग कर दिया। यू जियाओक्सू और येबुके के दो हमलों ने उन दोनों से एक अजीब तरह के खतरे का आभास करा दिया था। राक्षसों की इंद्रियां सबसे अधिक संवेदनशील होती हैं क्योंकि यह एक सहज क्षमता है। इसके अलावा भूत तेंदुआ एक मध्य स्तरीय चौथे दर्जे का उत्परिवर्तित राक्षस है, इसलिए इसकी इंद्रियां स्वाभाविक रूप से सामान्य राक्षसों की तुलना में कहीं अधिक उन्नत होती हैं। बस अचानक एक गहरे काले रंग की राक्षसी ऊर्जा तेजी से चमक उठी, जो कई दर्जन फीट लंबे प्रेतवादित दानव तेंदुए के शरीर के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। उसकी काली आंखों में एक गहरा भयानक प्रकाश टिमटिमा रहा था और उसके शरीर के भीतर से लगातार गरज जैसी दबी हुई आवाजें गूंज रही थीं। अचानक हुई आवाज से येबुके की आंखें सिकुड़ गईं और यू जियाओक्सू के ठंडे चेहरे पर भी गंभीरता के भाव आ गए। रूपांतरित राक्षसों के भीतर की वंशानुगत शक्ति कुछ हद तक पुनर्जीवित हो गई है। ऐसा लगता है कि इस प्रेतवादित दानव तेंदुए ने अपनी वंशानुगत शक्ति को सक्रिय कर लिया है। सावधान रहें, ये पहले से अधिक शक्तिशाली होगा। येबुके ने बात की, ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद से बात कर रहा हो, लेकिन साथ ही साथ यू जियाओक्सू को संबोधित कर रहा हो। यू जियाओक्सू ने ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उस प्रेतवादित दानव तेंदुए को घूरती रही, उसकी निर्मल आंखें झपकती रहीं, मानो वह कुछ सोच रही हो। येबुके वास्तव में यू जियाओक्सू से बात कर रहा था, लेकिन वह उतना शांत नहीं था जितना वह दिख रहा था। आखिरकार वह घटना पहले भी तारा में सागर में घटी थी और इस बार भाग्य के एक अजीब मोड़ के कारण वह यू जियाओक्सू के साथ लड़ रहा था। वह केवल स्वाभाविक दिखने की पूरी कोशिश कर सकता था। अन्यथा यदि यू जियाओक्सू ने उसे तारा में सागर में कपड़े उतारने वाले व्यक्ति के रूप में पहचान लिया, तो येबुके कल्पना कर सकता था कि यू जियाओक्सू मौके पर ही उसे जानलेवा लड़ाई करेगी। इसके अलावा येबुके को इस बात की भी चिंता थी कि भूत तेंदुए की रक्त शक्ति सक्रिय होने पर उसकी ताकत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। अगर वह उसे दोबारा लड़ना चाहता था या उसे हराना चाहता था, तो उसे तारा में असीमित शरीर को सक्रिय करना होगा। हालांकि तारा में असीमित शरीर को सक्रिय करने के बाद येबुके इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि यू जियाओक्सू उसे पहचान नहीं पाएगी। अगर उसने पहचान लिया तो मामला पेचीदा हो जाएगा। गर्जन, भूत तेंदुए के मुख से एक जोरदार दहाड़ निकली और एक अत्यंत तीव्र राक्षसी ऊर्जा प्रज्वलित हुई। अपनी वंशानुगत शक्ति को सक्रिय करते ही भूत तेंदुए का रूप भी थोड़ा बदल गया। उसके मूल रूप से काले शरीर पर अब पूंछ से लेकर सिर तक खून का धब्बा फैला हुआ था। खून का धब्बा बेहद लाल था, मानो उसे खून से रंगा गया हो, जिससे रक्तपात और हिंसा का एक भयावह दृश्य प्रभाव उत्पन्न हो रहा था। भूत तेंदुआ के अंग अधिक शक्तिशाली और मजबूत हो गए, उसका शरीर विशाल हो गया और उसकी काली आंखें खून से लाल नसों से भर गईं, मानो वह किसी को भी निगलने के लिए तैयार हो। उसके पूरे शरीर से निकलने वाली आभा भी पहले से कहीं अधिक हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करने लगी। यदि भूतिया तेंदुआ अभी तक केवल मध्य स्तरीय शक्ति क्षेत्र का साधक था, तो अब अपनी रक्तरेखा शक्ति को सक्रिय कर लेने के बाद वह अंतिम स्तरीय शक्ति क्षेत्र के विशेषज्ञ के तुल्य है। गर्जन, एक जोरदार दहाड़ के साथ हवा में दुर्गंध फैल गई। अपनी गति के लिए पहले से ही प्रसिद्ध भूत तेंदुआ 3 गुना तेज हो गया था। उसकी पीठ पर खून के धब्बे के कारण धुंधला सा दिखने वाला भूत तेंदुआ लाल बिजली की लकीर जैसा लग रहा था। वे आ गए हैं, सावधान रहो। एक और चेतावनी मिलने के बाद येबुके सबसे पहले बाहर भागा। सूर्य और चंद्रमा के वीर सम्राट, बस शून्य की गहराइयों से एक गर्जना गूंजी और एक पवित्र और उदात्त आभा छा गई। सूर्य और चंद्रमा के मार्शल सम्राट शून्यता से प्रकट हुए, उनकी सूर्य और चंद्रमा जैसी आंखें असीम चमक बिखेर रही थीं। बूम! सूर्य और चंद्रमा के मार्शल सम्राट ने एक कदम आगे बढ़ाया, पल भर में येबुके की दूरी कम कर ली और फिर सीधे येबुके के शरीर में प्रवेश कर गए। अवतार अपने वास्तविक स्वरूप में विलीन हो जाता है। स्टारलाइट लिमिटलेस बॉडी को सक्रिय किए बिना अवतार को वास्तविक शरीर में विलीन करना वर्तमान में येबुके की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है। बस पवित्र दाव युद्ध ऊर्जा यांगेजी नदी की तरह उमड़ रही थी और सुनहरी लाल ऊर्जा और रक्त का भंवर उठ रहा था। येबुके के बालों का हर एक रेशा सुनहरी दिव्य रोशनी में नहाया हुआ प्रतीत हो रहा था, जैसे एक दिव्य चमक निकल रही थी। उसकी तलवार जैसी काली भौहें चांदी जैसी रोशनी से जगमगा रही थीं और उसकी चकाचौंध भरी आंखों में सूर्य और चंद्रमा की आभाएं प्रकट हो रही थीं। सूर्य और चंद्रमा मार्शल सम्राट के साथ विलय होने के बाद येबुके एक देवता के समान प्रतीत हो रहा था। इस दृश्य को देखकर यू जियाओक्सू के भावहीन बर्फीले चेहरे पर हैरानी का एक अंश झलक उठा। स्पष्ट रूप से उसने येबुके के अपने वास्तविक रूप में परिवर्तन में कुछ असामान्य महसूस किया, कुछ ऐसा जो केवल मूलात्मा क्षेत्र के साधकों को ही अनुभव करने का अधिकार था। धड़ाम! अपनी युद्ध शक्ति में वृद्धि के साथ येबुके ने अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया और आकाश में उड़ान भरी। उसका पूरा शरीर अनंत चमक बिखेर रहा था, मानो वह एक विशाल सूर्य को धारण किए हुए हो जो सभी दिशाओं में चमक रहा हो। आकाश के ऊपर से चकाचौंध कर देने वाली धूप पड़ रही थी और प्रेतवादित तेंदुए को तुरंत चारों ओर से फैलती हुई तीव्र गर्मी का एहसास हुआ। इस एहसास ने उसे बेहद असहज कर दिया, इसलिए वह दहाड़ा और सीधे येबुके की ओर दौड़ पड़ा। आकाश में तेज धूप चमक रही है। एक जोरदार चीख गूंजी और येबुके की आंखों में एक धधकते सूरज का आभास प्रकट हुआ। उसकी पवित्र दाव युद्ध शक्ति उमड़ पड़ी और क्षण भर में शून्य में एक सुनहरा सूरज प्रकट हुआ, जो कई दर्जन फीट बड़ा था और भूतिया दानव तेंदुए पर दबाव डाल रहा था। सुनहरे सूरज के भीतर येबुके गर्व से खड़ा था, मानो स्वयं को सूर्य में रूपांतरित कर रहा हो। आसपास का तापमान तेजी से बढ़ रहा था, मानो सचमुच सूर्य पृथ्वी पर आ गिरा हो और एक शाश्वत अविनाशी तारा अचानक टूटकर पृथ्वी की ओर गिर पड़ा हो। बूम! बस गर्जन! उस प्रेतवादित तेंदुए ने, जिसके शरीर से राक्षसी ऊर्जा निकल रही थी, इस हमले की भयावह शक्ति को भी महसूस किया, लेकिन इससे वह जरा भी भयभीत नहीं हुआ, बल्कि इसने उस प्रेतवादित तेंदुए के हत्या करने के इरादे को और भी बढ़ा दिया। बस भयानक राक्षसी तेंदुआ, जो लाल बिजली के बोल्ट में बदल गया था, आकाश की ओर दहाड़ा। उसकी प्रचंड राक्षसी ऊर्जा चरम सीमा पर थी। उसके अंग गहरे प्रकाश से घिरे हुए थे और उसका लगभग 20 फुट लंबा शरीर एक भयानक शक्ति से भरा हुआ था। वह सीधे उस सुनहरे सूर्य की ओर बढ़ा जिसमें येबुके का रूप बदल गया था। धड़ाम! धड़ाम! आकाश के ऊपर सुनहरा सूरज और लाल बिजली जोरदार तरीके से टकराए और जबरदस्त झटके चारों दिशाओं में फैल गए। युवान ऊर्जा तेजी से चमकी और गरज जैसी धीमी आवाजें लगातार गूंजती रहीं।
दूसरी ओर यू जियाओक्सु का ठंडा चेहरा अब गंभीर हो गया था। उसकी निर्मल कांच जैसी आंखों में हरे रंग का प्रभामंडल चमक उठा। फिर उसकी बाहों को ढकने वाली सफेद हरे रंग की विशाल भुजा गायब हो गई और उसके शरीर से हरे रंग की रोशनी की धाराएं बहने लगीं। प्राचीन जैद सीमांत धर्म ग्रंथ, युद्ध के देवता प्रकट होते हैं। किसी कारणवश यू जियाओक्सु की आवाज में उदासी का एक संकेत था, मानो वह बुदबुदा रही हो, लेकिन अगले ही पल वह अविश्वसनीय रूप से दृढ़ हो गई। बस आकाश के ऊपर हरे रंग की चमक एक अतुलनीय सुंदर तारा नदी में परिवर्तित हो गई, जिसमें हरे रंग का जल बह रहा था। यू जियाओक्सु तारा नदी के सामने खड़ी थी, उसकी नीली पंखुड़ियां लहराती और फैलती हुई हरे रंग की चमक से लिपट रही थी, जिससे अद्वितीय पवित्रता का आभास हो रहा था। बूम! जैसे ही हरे रंग की आकाशगंगा अपनी चरम सीमा पर पहुंची, अचानक आकाश से एक धुंधला सा प्रेत नीचे उतर आया। यह मायावी आकृति वास्तविक नहीं थी, बल्कि कुछ हद तक अवास्तविक थी, लेकिन प्रकट होते ही इसने प्रभुत्व का ऐसा आभास दिया जो आठों बंजर भूमि और चारों दिशाओं में व्याप्त प्रतीत होता था। यह एक स्त्री की आकृति थी। महिला ने ज़ेड रंग का कवच पहन रखा था, जो देखने में दुनिया के सबसे खूबसूरत सफेद ज़ेड पत्थर से बना प्रतीत होता था। यह कवच प्रकाश से जगमगा रहा था और हेलमेट, बाजूबंद, सीने की ढाल और युद्ध वस्त्र सहित हर एक विवरण को बारीकी से उकेरा गया था, जिससे यथार्थता और दृश्य प्रभाव का एहसास होता था। ऐसा लगता था मानो ज़ेड रंग का कवच कोई भ्रम नहीं, बल्कि एक वास्तविक अस्तित्व हो। बस हृदय की रक्षा करने वाले दर्पण के स्थान पर एक चमकदार ज़ेड रंग की शक्ति झिलमिला उठी, जिससे अविश्वसनीय रूप से तीव्र तारा शक्ति उत्सर्जित हुई। हालांकि भले ही ज़ेड रंग का कवच बेहद भव्य और चमकदार था, फिर भी वह महिला की धुंधली आकृति को छिपा नहीं सका। ऐसा लग रहा था मानो ज़ेड रंग का कवच केवल इसलिए इतना पवित्र और प्रभावशाली दिख रहा था क्योंकि उसे उस महिला ने पहना हुआ था। बूम! धुंधली आकृति धीरे-धीरे पीछे से यू जियाओक्सु की ओर बढ़ी। इस दौरान एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। एक भुजा आकाश को भेदती है। यू जियाओक्सु की आवाज एक बार फिर गूंजी, लेकिन इस बार यह एक रहस्यमय और अज्ञात आभा से भरी हुई थी और उसके द्वारा इस्तेमाल की गई युद्ध तकनीक की शक्ति कम से कम कई गुना बढ़ गई थी। बूम! एक ही जोरदार प्रहार से पूरा शून्य क्षण भर के लिए शांत हो गया, फिर असीम हरे रंग की चमक से फूट पड़ा, जिसने पूरी दुनिया को घेर लिया, आकाश और पृथ्वी को भेद दिया। उसी समय येबुक्यू अपने सुनहरे धधकते सूरज के रूप में प्रेतवादित दानव तेंदुए के साथ अपना संघर्ष समाप्त कर चुका था और तेजी से पीछे हट रहा था। यह कहा जा सकता है कि यू जियाओक्सु ने अपनी चाल चलने के लिए बिल्कुल सही समय चुना, जब भूत तेंदुए की पुरानी शक्ति समाप्त हो चुकी थी और उसकी नई शक्ति अभी उभरी नहीं थी। आकाश में फैली हरे रंग की रोशनी को निहारते हुए सुनहरे बालों और चांदी जैसी बाहों वाले येबुक्यू के चेहरे पर भी विस्मय का भाव झलक रहा था। यू जियाओक्सु साधना और युद्ध शक्ति दोनों में ही अत्यंत शक्तिशाली थी और उसने अपनी मध्यस्तरीय शक्ति साधना को चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। फिर भी येबुक्यू को पता था कि भूत तेंदुए से निपटना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अगर उसने अपनी जबरदस्त शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल न किया होता तो अब तक वह खून थूकते हुए पीछे की ओर उड़ गया होता। सौभाग्य से भूत तेंदुए को भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। प्रेतवादित तेंदुआ, जो अब अपने वंश की शक्ति से परिपूर्ण है, शक्ति जगत के एक उन्नत विशेषज्ञ के समान है, जिससे यह अत्यंत परेशानी भरा और इससे निपटना मुश्किल हो जाता है। केवल एक निर्णायक प्रहार ही इस स्थिति का समाधान कर सकता है। इसलिए येबुक्यू रुका नहीं। उसकी पवित्र दाव युद्ध शक्ति फिर से सक्रिय हो गई। उसने अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया और दूसरी दिशा से प्रेतवादित दानव तेंदुए की ओर धावा बोल दिया। इस समय यू जियाओक्सु की फैली हुई भुजा सीधे भूत तेंदुए के संपर्क में आ चुकी थी। धड़ाम धड़ाम, यह हमला पहले वाले हमले से कहीं अधिक शक्तिशाली था और इसके कारण उत्पन्न बल ने भूत तेंदुए को लगातार गुर्राने पर मजबूर कर दिया। ऊपर आकाश में गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज रही थीं। कुछ समय के लिए यू जियाओक्सु भूत तेंदुए के बराबर की टक्कर दे रही थी। हालांकि वह जानती थी कि यह केवल अस्थायी है। भूत तेंदुए को हराने के लिए उसे एक और शक्तिशाली शक्ति के सहयोग की आवश्यकता होगी। उसे बस यह नहीं पता था कि उसके साथ काम कर रहा येबुक्यू इस क्षणिक अवसर का लाभ उठा पाएगा या नहीं। हालांकि अगले ही पल अचानक धीमी आवाज ने यू जियाओक्सु की आंखों में हल्की सी चमक ला दी। सूर्य और चंद्रमा युद्ध शास्त्र। नीला ड्रैगन सूर्य और चंद्रमा को वश में करता है। बस आओ। असीम विशालता से ओतप्रोत एक अजगर की दहाड़ अचानक उस प्रेतवादित दानव तेंदुए के पीछे से गूंजी और चारों दिशाओं में प्रतिध्वनित हो उठी। अध्याय 164 मेरी स्त्री बनो, मेरी युद्ध दासी बनो। बस घोस्ट पैंथर के ऊपर एक नीला अजगर, जो मानो प्राचीन जंगल से अपना रास्ता बनाते हुए आ रहा था, अचानक प्रकट हुआ। नीले रंग के ड्रैगन का शरीर 10 झांग से भी अधिक लंबा था, जो शून्य में टेढ़ा मेढ़ा होकर घूम रहा था और उसके शरीर के नीचे से एक अद्भुत दृश्य उभर आया। अगले पंजों के नीचे शून्य में एक सुनहरा सूर्य स्पंदित होता है, जबकि पिछले पंजों के नीचे शून्य में एक चांदी का चंद्रमा निरंतर चमकता रहता है। ड्रैगन, सूर्य और चंद्रमा पूरी तरह से एकीकृत हैं, मानो वे अनंत समय के अंत से सर्पिलाकार रूप में प्रकट हुए हों और इस नई दुनिया में अपनी विशाल शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हों। गर्जन, पीछे से एक शक्तिशाली और विशाल बल उमड़ पड़ा और यू जियाओक्सु के साथ गतिरोध में फंसा हुआ प्रेतवादित दानव तेंदुआ इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर गया। उसने तुरंत एक दहाड़ मारी, जिसमें गंभीरता का एक ऐसा भाव था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अब अपनी पीठ उस प्रचंड शक्ति की ओर किए हुए, जो उसकी ओर आ रही थी, वह केवल उसे महसूस कर सकता था, देख नहीं सकता था। यदि यह कोई साधारण हमला होता तो भूत तेंदुआ मुड़कर भी नहीं देखता, उसका शक्तिशाली राक्षसी शरीर सीधे ही इसका सामना कर सकता था। हालांकि भूत तेंदुए को अचानक एहसास हुआ कि वह इस हमले का सीधे सामना नहीं कर सकता, क्योंकि यह शक्ति उसे खतरे का एहसास कराने के लिए काफी थी। एक दहाड़ के साथ भूत तेंदुआ यू जियाओक्सु के साथ अपने गतिरोध से मुक्त होने ही वाला था और पीछे से हो रहे जोरदार हमले से बचने ही वाला था। हालांकि येबुक्यू के सहयोग के लिए भूत तेंदुए को इस विकट परिस्थिति में डालने में सफल होने के बाद यू जियाओक्सु उसे एक और मौका देने को तैयार नहीं थी। उसकी ठंडी धीमी चीख गूंजी, एक हाथ से आकाश और पृथ्वी को हिलाया जा सकता है। बूम! बस एक और भी तीव्र हरे रंग की चमक अचानक आकाश में फैल गई। यदि आकाश को चीर देने वाली पिछली भुजा 9वें आकाश तक सीधी जाती हुई हरे रंग की घातक रोशनी थी, तो ये भुजा एक ऐसी भयानक शक्ति के समान थी जो पूरे ब्रह्मांड को उलट सकती थी। यू जियाओक्सु का प्रत्येक हमला पिछले हमले से दोगुना शक्तिशाली था और उसके पीछे धुंधली सी दिख रही स्त्री आकृति तेज चमक रही थी। उसका ज़ेड रंग का कवच चकाचौंध भरा, पवित्र और सुंदर था, जो हर किसी में श्रद्धा का भाव जगा रहा था। भयानक हरे रंग की चमक ने एक बार फिर भूत तेंदुए को घेर लिया। यू जियाओक्सु द्वारा समय रहते एक और हमला करने के बाद भूत तेंदुए की हरकतें सीमित हो गईं और वह केवल इस हमले से उत्पन्न भयानक शक्ति का प्रतिरोध करने का प्रयास कर सकता था। उस क्षणिक झिझक में येबुक्यू के एजो ड्रैगन सबड्यूइंग द सन एंड मून ने आखिरकार पकड़ बना ली और घोस्ट लैपर की लंबी पीठ पर जोरदार प्रहार किया। बूम! बस ज़ेड और सुनहरे रंग की युवान ऊर्जा की रोशनी ने पल भर में लगभग 100 फीट के दायरे को घेर लिया और भयानक कंपन फैल गई। कल्पना कीजिए कि युवान ऊर्जा की बमबारी के ठीक केंद्र में मौजूद उस प्रेतवादित दानव तेंदुए पर कितना दबाव पड़ा होगा। एजो ड्रैगन सूर्य और चंद्रमा को वश में करता है। ये सूर्य और चंद्रमा मार्शल आर्ट्स मैनुअल का तीसरा मूव है। सूर्य और चंद्रमा मार्शल सम्राट के साथ विलय होने के बाद येबुक्यू द्वारा स्टारलाइट लिमिटलेस बॉडी को सक्रिय किए बिना किया जा सकने वाला यह अब तक का सबसे शक्तिशाली हमला है। हालांकि एजो ड्रैगन सबड्यूइंग द सन एंड मून को छोड़ने के बाद येबुक्यू अपनी युद्ध तकनीक को बनाए रखने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हुए अचानक 10 फीट से अधिक दूर पीछे हट चुके दो तियान और मोहंगलियन पर तीखी नजर डाली। किनारे से सतर्क होकर सब कुछ ध्यान से देख रहे दो तियान और मोहंगलियन ने तुरंत येबुके की तीखी निगाहों को पहचान लिया। येबुके की निगाहों के पीछे छिपे अर्थ को समझते ही उनकी आंखें चमक उठी। सब लोग एक साथ हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। दो तियान की आवाज तुरंत पूर्वी शिखर दस्ते और उत्तरी शिखर दस्ते के सभी सदस्यों के कानों तक पहुंच गई। पल भर में युवान शक्ति की ज्वाला फूट पड़ी और 17 शक्तिशाली युद्ध तकनीकें प्रयोग के लिए तैयार हो गईं। येबुके की दो तियान की ओर निगाहें सभी के लिए एक साथ हमला करने की तैयारी करने का संकेत थी, क्योंकि वह जानता था कि एक मध्यम स्तर के चौथे दर्जे के उत्परिवर्तित दानव जानवर की ताकत के साथ भले ही वह और यू जियाओक्सु पूरी ताकत लगा दें, वे उसे ज्यादा से ज्यादा केवल घायल ही कर सकते हैं, पूरी तरह से पराजित नहीं कर सकते। अगर भूत तेंदुए को एक पल की भी मोहलत मिल जाती तो कौन जाने वह किस तरह की मुसीबत खड़ी कर देता। येबुके को पहले ही पता चल चुका था कि लाल रक्त बाघ और आंधी भेड़िए को घेरने वाली सेनाएं अपने अंत के करीब थी। अगर मध्य शिखर के तीनों राजा पहले उन दो राक्षसी जानवरों को मार डालते तो कोई नहीं जानता कि वे किस तरह की मुसीबत खड़ी कर देते। इसलिए भूत तेंदुए को एक ही झटके में खत्म करने की सबसे अच्छी रणनीति सभी की ताकत को एकजुट करना है। कुछ परिस्थितियों में संख्या को गुणवत्ता में भी बदला जा सकता है।
पूर्वी शिखर और उत्तरी शिखर की टीमें एक मुकाबले में येबुक्यू और यू जियाओक्सू का मुकाबला शायद न कर पाएं, लेकिन उनके पास अधिक लोग होने का फायदा है। अगर वे निर्णायक क्षण में एक साथ हमला करते हैं तो इसका मतलब होगा कि वे उनकी कमर तोड़ने वाली आखिरी तिनका साबित होंगे। भिनभिनाहट, गड़गड़ाहट, चकाचौंध भरी पवित्र युद्ध आभा और हरे रंग की चमक धीरे-धीरे क्षीण हो गई, जिससे 10 फीट आकार की एक घोर काली आकृति प्रकट हुई, जो कि भूतिया दानव तेंदुआ के अलावा और कोई नहीं थी। हालांकि गोस्ट पैंथर अब वह फुर्तीला प्राणी नहीं रह गया था जो कभी शक्ति और सुंदरता से भरपूर हुआ करता था, इसके बजाय वह काफी अस्त-व्यस्त दिख रहा था। तेंदुए के मूल रूप से गहरे काले चमकदार फर किसी भीषण आग में झुलस जाने के कारण जले हुए और काले धब्बों जैसे दिख रहे थे। कुछ जगहों पर तो फर पूरी तरह से जलकर हट गया था, जिससे नीचे की त्वचा दिखाई दे रही थी। ये किसी आग से बचकर भागी हुई काली बिल्ली की तरह लग रहा था, जो कुछ हद तक हास्यास्पद था। लेकिन ये चोटें सिर्फ देखने में भयानक लग रही थी, असल में ये हानिरहित थी। भूत तेंदुए को सबसे ज्यादा गुस्सा उसके शरीर पर मौजूद दो भयंकर घावों पर आया, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। एक घाव गर्दन पर था और दूसरा दाहिने पिछले पैर पर। घाव 3 फुट चौड़े और बेहद गहरे थे, जिनसे खून बह रहा था। इसके लिए दोषी स्पष्ट रूप से यू जियाओक्सू और येबुके थे। जन्म से ही भूत तेंदुए की ऐसी हालत कभी नहीं हुई थी। अब दो साधारण मानव साधकों के हाथों घायल हो चुका भूत तेंदुआ का क्रोध अकल्पनीय है। वह तुरंत येबुक्यू और यू जियाओक्सू से बदला लेने की ठान लेगा। हालांकि इसी क्षण भूत तेंदुए ने अचानक और दुखद रूप से पाया कि 17 शक्तिशाली तरंगें उसके चारों ओर 20 फीट के दायरे को घेर चुकी थीं और उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ था। पीछे हटते समय लगी चोटों के कारण उसकी गति पहले से काफी धीमी हो गई थी, इसलिए भूत तेंदुए के पास बचने का समय नहीं था और वह एक बार फिर शक्तिशाली ऊर्जा से भरी 17 युवान किरणों की चपेट में आ गया। बूम, बस उसी समय येबुक्यू की आंखें तेज हो गईं, उसके सुनहरे बाल लगातार लहराने लगे, उसकी चांदी जैसी भौहें फड़कने लगीं और उसकी पवित्र युद्ध शक्ति का विस्फोट हुआ। उसने भूत दानव तेंदुए के स्थान पर निशाना साधा और एक और चाल चली। नीला ड्रैगन सूर्य और चंद्रमा को वश में कर रहा है। सुनहरी लपटों और चांदी के चंद्रमा से लिपटा हुआ नीले ड्रैगन का प्रेत एक बार फिर कहीं से प्रकट हुआ और सीधे प्रेतवादी तेंदुए की ओर बढ़ गया। येबुके को पता था कि वह भूत तेंदुए को कभी भी स्थिति पलटने का मौका नहीं देगा। वह समझता था कि अगर उसने कार्रवाई की तो वह किसी भी संभावित खतरे को जड़ से खत्म कर देगा। जैसे ही नीले ड्रैगन का विशाल और असीम प्रेत भूतिया दानव तेंदुए की ओर झपटा, उसी क्षण एक और भयानक, चमकीली और पवित्र आभा भी फैल गई। स्पष्टतः यू जियाओक्सू और येबुके का एक ही विचार था, भूत तेंदुए को अत्यधिक बल से मारना। बूम, येबुके और यू जियाओक्सू के भयंकर हमले के साथ पूरे क्षेत्र में फैल रही हलचलें हर दिशा में पहुंच गई हैं। हालांकि अन्य दो स्थानों पर भी लड़ाई उतनी ही तीव्र है, फिर भी कुछ लोग येबुके और यू जियाओक्सू की लड़ाई को हैरानी से देख रहे हैं। स्पष्ट रूप से ईस्ट पीक और नॉर्थ पीक टीमों द्वारा प्रदर्शित शक्ति प्रदर्शन ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है और उन्हें येबुक्यू और यू जियाओक्सू की ताकत की प्रत्यक्ष समझ प्रदान की है। बूम, एक अन्य युद्ध क्षेत्र में बाई जोंगटियन एक धुंधली लाल रोशनी से घिरा हुआ था। उसने अपनी हथेली से प्रहार किया और लाल हथेली का निशान आकाश से एक विशाल लाल पर्वत की तरह नीचे उतरा और जमीन पर मौजूद लाल बाग पर दबाव बनाने लगा। उसकी गति अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली थी, मानो वह इस दुनिया को भी कुचल सकती हो। यंग वांचाओ और मानजुन, जिन्होंने बाई जोंगटियन के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया था, एक तरफ खड़े थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। वे बाई जोंगटियन की पीठ को घूर रहे थे, उनके दिमाग काम रहे थे और अत्यधिक भय से भरे हुए थे। ताकतवर, अतुलनीय शक्ति। यदि कोई शिंग्याओ ने यंग वांचाओ और मानजुन के मन में भय का गहरा भाव पैदा कर दिया था, तो बाई जोंगटियन की युद्ध क्षमता को देखने के बाद उनमें से कोई भी प्रतिरोध करने के बारे में जरा भी नहीं सोच सका। यह एक असहनीय भय था। बाई जोंगटियन एक ऐसा योद्धा है जिसका सामना यंग वांचाओ और मानजुन नहीं कर सकते। अगर वे मिलकर भी हमला करें तो भी वे बाई जोंगटियन के एक भी वार को नहीं झेल पाएंगे। इसके अलावा वह बेहद निर्दयी है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वे सिर्फ एक ही लोक के अंतर पर थे, लेकिन उनके बीच का अंतर आकाश और पृथ्वी जैसा था, जिससे उनके पास बराबरी करने का कोई मौका नहीं था। पहले तो यंग वांचाओ और मानजुन ने दिखावा करने का फैसला किया, लेकिन कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया ताकि वे अपनी युद्ध शक्ति बचा सकें और अंततः मिलेनियम ग्रीन ओरिजिन फ्रूट पर कब्जा कर सकें। ये योजना अच्छी थी, लेकिन बाई जोंगटियन को अपना कदम उठाते देख वे दोनों अवाक रह गए। शायद बाई जोंगटियन यंग वांचाओ और मानजुन की छोटी-मोटी योजनाओं को पहले ही समझ चुका था, या शायद बाई जोंगटियन को इस बात की परवाह नहीं थी कि अंततः वे दोनों मिलेनियम ग्रीन ओरिजिन फ्रूट के लिए लड़ेंगे, क्योंकि पूर्ण शक्ति ही वह मूलभूत कारक है जो सब कुछ निर्धारित करता है। गर्जन, भूत तेंदुए की दहाड़ से भी अधिक भयंकर और प्रभावशाली बाघ की दहाड़ चारों दिशाओं में गूंज उठी। तीनों राक्षसी जीवों में सबसे खूंखार माना जाने वाला लाल रक्त बाघ अब अत्यंत दयनीय प्रतीत हो रहा था। उसका खून से लथपथ शरीर हर आकार के घावों से भरा हुआ था और बहता हुआ खून चमकीले लाल बाघ के फर के साथ मिलकर बेहद भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रहा था, यहाँ तक कि टपकता हुआ खून भी। उसकी एक आंख पहले ही अंधी हो चुकी थी और वह जोर-जोर से सांस ले रहा था। उसकी एकमात्र बची हुई आंख बाई जोंगटियन पर टिकी हुई थी, मानो वह इस मानव साधक को जिंदा ही निगल जाना चाहता हो। बाई जोंगटियन की टीम से कुछ ही दूरी पर 3 साधक खून से लथपथ मुंह के कोनों और पीले पड़े चेहरों के साथ पड़े थे। वे बुरी तरह घायल थे और उठने की भी ताकत नहीं थी। उनकी आंखों में आक्रोश, भय और थोड़ी सी कड़वाहट का भाव झलक रहा था। क्रिम्सन ब्लड टाइगर की यह दयनीय स्थिति इन तीनों लोगों के बलिदान के कारण ही उत्पन्न हुई। दूसरे शब्दों में कहें तो बाई जोंगटियन ने इन तीनों लोगों को चारा बनाकर क्रिम्सन ब्लड टाइगर का ध्यान आकर्षित किया और फिर बाई जोंगटियन ने इस अवसर का लाभ उठाकर समूह के बाकी सदस्यों के साथ मिलकर क्रिम्सन ब्लड टाइगर को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि बाई जोंगटियन अपने हमले में सफल रहा, लेकिन जिन 3 साधकों ने लाल रक्त बाघ को अपनी ओर आकर्षित किया, उन्हें स्वाभाविक रूप से भारी कीमत चुकानी पड़ी। उनके शरीर की कई हड्डियां टूट गईं, उनकी लड़ने की क्षमता खत्म हो गई और उन्हें इतनी दर्दनाक चोटें आई कि उन्हें देखना भी असहनीय था। वे साधक जो सौभाग्यवश बाई जोंगटियन द्वारा लाल रक्त बाघ को लुभाने के लिए नहीं चुने गए थे, वे कभी-कभी बाई जोंगटियन की पीठ की ओर देखते हुए भय का एक अंश महसूस करते थे। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वह किसी भी आवश्यक साधन का सहारा लेता है, यहाँ तक कि दूसरों के जीवन की बलि भी दे देता है। बाई जोंगटियन की क्रूरता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धमाका, धड़ाम, अचानक एक तीखी भेड़िए की दहाड़ सुनाई दी और 2 आकृतियां एक साथ पीछे हट गईं। वे शी रेंजी और कुई शिंग्याओ थे, जो गेल वुल्फ पर हमला कर रहे थे। हालांकि कुई शिंग्याओ पहले से ही घायल था, उसके दाहिने कंधे पर खून का धब्बा था, जो स्पष्ट रूप से गेल वुल्फ के हमले का नतीजा था। शी रेंजी के शरीर में एक अतुलनीय भारी आभा का संचार हुआ, मानो वह किसी पर्वत शिखर पर हो, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। हालांकि उसे कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन उसकी सांस थोड़ी फूल रही थी। फिर भी गेल वुल्फ की ओर उसकी निगाहें सुई की नोक और गेहूं की बाली की तरह बेहद तेज थीं। यह मर रहा है, इसलिए इससे पहले कि चीजें जटिल हो जाएं, इसे हटा देना चाहिए। शी रेंजी ने दबंग लहजे में बोलना शुरू किया। उनके बगल में खड़े कुई शिंग्याओ ने तुरंत दांत पीसकर सिर हिलाया। उनके पीछे खड़ी दोनों टीमों के विशेषज्ञों ने भी एक बार फिर अपनी आंतरिक ऊर्जा को केंद्रित किया और गेल वुल्फ पर हमला कर दिया। 1000 साल पुराने किंगयुआन वृक्ष के नीचे 3/4 स्तर के मध्य स्तरीय उत्परिवर्तित भयंकर जानवरों के खिलाफ लड़ाई अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है, जिसमें 6 टीमें लगभग अपनी पूरी युद्ध शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं। बूम, बज़, युआन ऊर्जा का एक चकाचौंध भरा विस्फोट चारों दिशाओं में फैल गया और एक दर्दनाक गर्जना अंतहीन रूप से गूंज उठी। येबुके दर्जनों फीट दूर युआन ऊर्जा के प्रकाश में लिपटी उस विशाल आकृति को देख रहा था। 2 त्यान और अन्य 8 लोग पहले ही उसके पीछे आ चुके थे, हमले के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। यू जियाओक्सू, येबुक्यू से 5 झांक की दूरी पर थी और नॉर्थ पीक टीम की शेष 9 लड़कियां भी यू जियाओक्सू के करीब थीं, सभी सतर्कता की स्थिति में थीं। गर्जन, युआन ऊर्जा का प्रकाश जैसे ही क्षीण हुआ, दयनीय भूत तेंदुआ फिर से प्रकट हुआ, जो पहले केवल अस्त-व्यस्त दिख रहा था, उससे भी अधिक दयनीय लग रहा था। उसका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था, चमकीला लाल खून और काले बाल लगातार रिसते हुए जम रहे थे। उसके मुंह से भी खून बह रहा था। कई दर्जन फीट लंबा उसका शरीर लड़खड़ा रहा था और मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। उसकी धारणें अब भयंकर और हिंसक नहीं थीं, बल्कि दर्द से भरी थीं। हालांकि येबुक्यू और यू जियाओक्सू की ओर उसकी निगाहें इंसानों जैसी घृणा से भरी थीं, लेकिन इस मध्यम स्तर के चौथे दर्जे के विकृत दानव में लड़ने की कोई ताकत नहीं बची थी। वाह, आखिरकार यह काम पूरा हो गया, येबुक्यू के पीछे खड़े 2 त्यान ने शांत स्वर में कहा। यह स्पष्ट था कि भूत तेंदुआ अपनी सीमा तक पहुंच चुका था और अब उस पर हमला करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गर्जन, उसी समय दर्द और आक्रोश की 2 और चीखें सुनाई दी।
येवुके ने अपनी नजर घुमाई और देखा कि मध्य स्तर के चौथे दर्जे के दो अन्य विकृत राक्षसी जीव क्रिम्सन ब्लड टाइगर और गेल डेमन वुल्फ भी मारे जा चुके थे। इस प्रकार 6 टीमों को मिलेनियम ग्रीन फ्रूट प्राप्त करने से रोकने वाली अंतिम बाधा भी दूर हो गई। हालांकि चौथे स्तर के मध्य स्तरीय उत्परिवर्तित राक्षसी जीवों में से 3 के विनाश के साथ ही शिखर पर वातावरण कुछ अजीब सा होने लगा। 1000 साल पुराने किंगयुआन वृक्ष पर लगे 9000 साल पुराने किंगयुआन फलों को देखते ही सबकी आंखें झपकने लगीं और उनके मन में विचारों का मंथन होने लगा। वहां लगभग 60 किसान मौजूद थे, लेकिन 1000 साल पुराने हरे पेड़ केवल 9 ही थे। इसका मतलब था कि नवोदित प्रतिभागी प्रतियोगिता के शीर्ष 10 में केवल 9 लोग ही प्रवेश कर सकते थे। इसलिए आगे क्या होगा, ये तो एक बच्चे को भी स्पष्ट था। येवुके की निगाहें मिलेनियम ग्रीन युआन फल की ओर उत्साह से भरी हुई थी। नवागंतुक प्रतियोगिता में शीर्ष 10 संप्रदायों द्वारा दिए गए अनेक लाभों को एक तरफ रख दे तो अकेले मिलेनियम ग्रीन युआन फल ही इस यात्रा को सार्थक बना देता था। 1000 वर्ष पुराने हरे युआन फल में निहित जीवन शक्ति अत्यंत प्रबल है। येवुके यह अनुमान लगा सकता है कि यदि वह 1000 वर्ष पुराने हरे युआन फल का सेवन करे तो वह एक ही झटके में सार आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण में प्रवेश कर सकता है और संभवतः सार आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण के शिखर तक भी पहुंच सकता है। केवल इसी आधार पर येवुके ने 1000 साल पुराना हरा युआन फल प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया है। पफ आ बाई जोंगटियन आप फुफकार। जैसे ही शिखर सम्मेलन का माहौल भयावह होने लगा, अचानक 2 चीखें सुनाई दी। यंग वांचाओ और मानजून खून उगलते हुए पीछे की ओर उड़ गए। उनके चेहरे अविश्वास और निराशा से भरे हुए थे। वे जमीन पर जोर से गिरे और 10 फीट से भी ज्यादा दूर तक लुढ़कते हुए आखिरकार रुके। उनके मुंह के कोनों से खून टपक रहा था और उनकी आंखों में डर और आक्रोश भरा हुआ था जब उन्होंने बाई जोंगटियन को देखा। ये बाई जोंगटियन की पहल थी। उन्होंने हथेली के एक ही वार से दोनों व्यक्तियों की छाती पर जोरदार प्रहार किया, जिससे यंग वांचाओ और मानजून गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 मक्खियों से छुटकारा पाने के बाद अब यहाँ काफी शांति है। जैसे 2 मक्खियों को भगाते हुए बाई जोंगटियन मुस्कुराते हुए बोले। उनकी आवाज सौम्य थी, फिर भी उसमें एक भयावह भाव छिपा था। वूश उसी समय शी रेंजी और कुई शेंग्याओ गेल वुल्फ से निपटने के बाद बाई जोंगटियन के पीछे वापस आ गए। जोंगफैंग के 3 राजाओं की तीनों टीमें फिर से एक हो गईं और दर्जनों लोगों ने अपनी निगाहें शेष 2 टीमों पर टिका दी। उनकी आंखों में धीरे-धीरे दुर्भावना और उपहास का भाव भर गया। येवुके ने जब ये दृश्य देखा तो उसकी आंखें थोड़ी सी खुल गईं, यहाँ तक कि एक मूर्ख भी समझ जाता कि दूसरा पक्ष क्या योजना बना रहा है। दूसरी ओर यू जियाओक्सू की बर्फीली कांच जैसी आंखों में थोड़ी सी शीतलता झलकती थी, लेकिन उसने कोई जल्दबाजी वाला कदम नहीं उठाया। बाई जोंगटियन ने यू जियाओक्सू को मुस्कुराते हुए देखा। उनकी गहरी आंखों में प्रबल अधिकार भावना और उत्साह झलक रहा था। क्षमा कीजिए सज्जनों, मैं ये सभी 9000 साल पुराने किंगयुआन फल लेना चाहूंगा। हल्की सी मुस्कान के साथ बाई जोंगटियन ने लापरवाही से बात की, मानो वह किसी मामूली बात पर चर्चा कर रहा हो। हालांकि उसके शब्द पूर्वी शिखर और उत्तरी शिखर की टीमों के कानों में बिजली की कड़क की तरह लगे। नॉर्थ पीक टीम की 9 लड़कियों के चेहरे के भाव बदल गए। वे बाई जोंगटियन को घूर रही थी, उनसे सवाल करने के लिए तैयार थी, लेकिन जब उन्होंने यू जियाओक्सू का फैला हुआ दाहिना हाथ देखा तो उन्होंने खुद को रोक लिया। यू जियाओक्सू की हरकत पर बाई जोंगटियन की नजर पड़ी और उन्होंने हल्के से सिर हिलाते हुए उससे कहा, जल्दबाजी न करना, सही समय पर आगे बढ़ना और पीछे हटना जाना, यही अच्छी बात है। केवल वही महिलाएं मेरी स्त्री बनने के योग्य हैं। बाई जोंगटियन की स्त्री। यदि पहले के शब्दों से यू जियाओक्सू की आंखें केवल ठंडी पड़ गई थी, तो बाई जोंगटियन के शब्दों ने यू जियाओक्सू की आंखों में एक ठंडी चमक पैदा कर दी। बाई जोंगटियन को यू जियाओक्सू की आंखों में व्याप्त शीतलता का मानो कोई आभास ही न हुआ हो। इसके बजाय उन्होंने अपनी ठुड्डी सहलाई और बोलना जारी रखा, मानो वे कोई उपकार कर रहे हो। कैसा रहेगा यू जियाओक्सू? यदि तुम मेरी दासी बनने के लिए सहमत हो जाओ तो मैं तुम्हारे साथ अपना सब कुछ साझा करूंगा, केवल 1000 साल पुराना किंगयुआन फल ही नहीं। कैसा रहेगा? मैं तुम्हें इस पर विचार करने के लिए 10 सांसें देता हूं। बाई जोंगटियन के शब्द ऐसे लग रहे थे मानो वह खुद से बात कर रहा हो, लेकिन स्पष्ट रूप से वे यू जियाओक्सू को संबोधित थे। उसका लहजा सीधा साधा था, मानो उसकी नजरों में यू जियाओक्सू पहले से ही उसकी प्रेमिका हो। इसके तुरंत बाद बाई जोंगटियन ने यू जियाओक्सू के भावहीन सुंदर चेहरे से अपनी दृष्टि हटाकर येवुके की ओर मोड़ी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, येवुके, तुम 3 बार घुटने टेककर प्रणाम करो और जीवन भर मेरे दास बनने की शपथ लो, तो मैं तुम्हें 1000 साल पुराना किंगयुआन फल भेंट करूंगा। मैं तुम्हें इस पर विचार करने के लिए 10 सांसें भी दूंगा। अध्याय 165 3 राजाओं का युद्ध। बोलने के बाद बाई जोंगटियन अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़े हो गए और यू जियाओक्सू और येवुके को मुस्कुराते हुए देखने लगे, मानो कोई धर्मनिरपेक्ष सम्राट हो जिसने अभी कोई फरमान जारी किया हो और चुपचाप प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा हो। 10 सांसें जल्दी से बीत गईं। हालांकि जवाब या इनकार की बजाय एक जोरदार हंसी गूंज उठी। वह येवुके की हंसी थी। हा हा हा। बाई जोंगटियन को वह हंसी बेहद कर्कश लगी, मानो वह धरती पर बैठा कोई सम्राट हो, जबकि येवुके का हाव भाव किसी स्वर्गीय सम्राट जैसा था जो सभी लोगों का अवलोकन कर रहा हो, स्वर्ग में बहुत ऊपर बैठा हो और उसे तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा हो। उसके लंबे बाल सुनहरे दिव्य प्रकाश से जगमगाते हुए अजगर की मूंछों की तरह अंतहीन रूप से लहरा रहे थे। चांदी जैसी चमक उसकी तलवार जैसी बाहों पर बिखरी हुई थी और उसकी आंखों की पुतलियों से सूर्य और चंद्रमा की मायावी छवियां निकल रही थीं। उसके वीर वस्त्र फहरा रहे थे और उसका शरीर दुबला पतला था। इस समय येवुके सिर ऊंचा करके जोर से हंसते हुए एक उद्दंड और दबंग आभा और अतुलनीय गर्व का प्रदर्शन कर रहा था। वह सचमुच एक स्वर्गीय सम्राट की तरह दिखते थे जो सभी लोगों का अवलोकन कर रहे हों। उनकी शक्ति आकाश के समान विशाल थी। तुम क्यों हंस रहे हो? बाई जोंगटियन की हल्की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई और येवुके को देखते हुए उसकी गहरी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? बाई जोंगटियन के सवाल का जवाब देते हुए येवुके की आंखों में सूरज और चांद की तरह चमक आ गई और उसकी निगाहें बाई जोंगटियन पर किसी छुरी की तरह चुभ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। कोई भी देख सकता था कि येवुके के हंसने का कारण स्पष्ट रूप से बाई जोंगटियन की कही बात थी। जोंगफैंग के सभी लोग एक जैसे हैं। मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं वो सारे 9000 साल पुराने किंगयुआन फल ले लूंगा। अगर तुम मेरे सामने 4 बार सिर झुकाकर जीवन भर मेरे गुलाम बने रहने की कसम खाओगे तो मैं तुम्हें उनमें से 2 फल दे दूंगा। देखा, मैं तुमसे कहीं ज्यादा उदार हूं। हाँ, मैं तुम्हें सोचने के लिए 15 पल का समय देता हूं। येवुके के आखिरी शब्द बोलने के बाद उसने चुपचाप बाई जोंगटियन की ओर देखा, मानो वह सचमुच बाई जोंगटियन के 15 सांसों के भीतर कोई निर्णय लेने की प्रतीक्षा कर रहा हो। हालांकि ये दृश्य सभी ने देखा, विशेषकर सेंट्रल पीक के शिष्यों ने। येवुके के शब्द मानो एक जीवंत ज्वालामुखी के फटने के समान थे। हे हा हा। येवुके की बातों से बाई जोंगटियन पहले तो चौंक गया, फिर वह भी जोर से हंस पड़ा, मानो उसने कोई बेहद दिलचस्प बात सुनी हो और अंत में उसकी हंसी भी येवुके की तरह ही तेज हो गई। येवुके और बाई जोंगटियन की हंसी और उनके शब्द इतने विचित्र लग रहे थे, फिर भी उनमें एक असीम ठंडक समाई हुई थी। उदाहरण के लिए बाई जोंगटियन जो उस समय जोर से हंस रहा था, येवुके को इस तरह गहरी निगाहों से देख रहा था मानो वह किसी मृत व्यक्ति को देख रहा हो। येवुके के पीछे खड़े 2 त्यान और अन्य लोगों की युवान ऊर्जा लहरों की तरह उमड़ रही थी। उनकी निगाहें दृढ़ थीं और वे आठों किसी भी क्षण कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। बस उसी क्षण ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रवाह अचानक प्रवाहित हुआ, जिसका ज़ेड रंग का प्रकाश तेजी से चमक रहा था। वह यू जियाओक्सू थी। अद्वितीय युवती ने अपनी शीतल और निर्मल आंखों से बाई जोंगटियन को देखा और उसके शरीर के चारों ओर फैली हरे रंग की रोशनी से एक अत्यंत भयावह आभा निकल रही थी। उसने बाई जोंगटियन के शब्दों का जवाब अपने हाव भाव से दिया। बस बेईफैंग की शेष 9 लड़कियां भी अपनी युवान ऊर्जा का संचार कर रही थीं। उनमें भी वही घृणा व्याप्त थी और वे यू जियाओक्सू के साथ आगे पीछे हो रही थीं। यू जियाओक्सू की प्रतिक्रिया चाहे जो भी हो, वहां मौजूद किसी भी महिला को बाई जोंगटियन की कही बात से सहज महसूस नहीं हो रहा था, उन्हें केवल घृणा हो रही थी। परिणाम स्वरूप रहस्यमय माहौल स्वाभाविक रूप से टूट गया, क्योंकि यू जियाओक्सू पहले से ही बाई जोंगटियन के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने और उसे उसके कहे गए शब्दों की कीमत चुकाने के लिए मजबूर करने की योजना बना रही थी। जो ध्यान पहले येवुके पर केंद्रित था, वह यू जियाओक्सू के अचानक प्रकट होने से विचलित हो गया और सेंट्रल पीक के सभी शिष्यों ने थोड़ी सी भय और गंभीरता के साथ यू जियाओक्सू को देखा। जंगली दानव वन में प्रवेश करने के बाद से इस अद्वितीय कन्या की साधना और युद्ध शक्ति मध्य शिखर के 3 राजाओं से किसी भी तरह कम नहीं रही है। दूसरे शब्दों में, जब तक यू जियाओक्सू कोई चाल चलती है, मध्य शिखर के 3 राजाओं के अलावा कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। साधकों के बीच होने वाली लड़ाइयों में वास्तविक साधना स्तर और युद्ध क्षमता ही मायने रखती है।
जब साधकों की संख्या असीमित न हो तो अक्सर कमजोर साधकों के समूह को डराने के लिए केवल एक शक्तिशाली साधक ही काफी होता है। यही साधकों की त्रासदी है, लेकिन साथ ही उनका गौरव भी। दूसरे शब्दों में कहें तो मिलेनियम ग्रीन ओरिजिन ट्री के स्वामित्व का सही निर्णय केवल 5 लोग ही कर सकते हैं, जोंगफैंग के 3 राजा, ये बुक्यू और यू जियाओक्स्यू। तुम सचमुच मुसीबत मोल ले रहे हो। बाई जोंगटियन की मुस्कान फीकी पड़ गई, उसने ये बुक्यू की ओर देखा, उसकी आंखों में खून जैसी लाल रोशनी की एक चमक थी और उसने ठंडी आवाज में कहा, बाई जोंगटियन कौन है? उत्तरी स्वर्ग क्षेत्र के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली मध्य महाद्वीप से आने वाला, वह स्वर्ग के पवित्र मार्ग द्वारा चुना गया सबसे प्रतिभाशाली युवा है। वह बचपन से ही असाधारण प्रतिभा और समझ से ओतप्रोत रहा है और हमेशा अपने साथियों से आगे रहा है, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सका है। शी रेंजी और कुई शेंगयाओ भी उससे कहीं कमतर हैं। बाई जोंगतियान सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा है, यहाँ तक कि झुतियान शेंगदाओ जैसे उच्च संप्रदाय में भी वह अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। उसने नवागंतुक होते हुए भी मानव रैंकिंग के उम्मीदवारों को हराया है, जो उसकी असीमित क्षमता और उज्जवल भविष्य को दर्शाता है। ऐसे अनुभवों ने स्वाभाविक रूप से बाई जोंगटियन के निर्दयी और बेईमान व्यक्तित्व को आकार दिया। वह जो चाहता था उसे पाने के लिए दृढ़ संकल्पित था और जो कोई भी उसका विरोध करने का साहस करता था उसे मार डालता था। इसीलिए उसने अभी यू जियाओक्सू और येबुके से वो सब बातें कही, क्योंकि उसकी नजर में ये सब कुछ बिल्कुल स्वाभाविक था। अप्रत्याशित रूप से येबुके और यू जियाओक्सू की प्रतिक्रियाएं बाई जोंगटियन की सोच से बिल्कुल अलग थीं। विशेष रूप से येबुके ने उससे ऐसी बातें कहने की हिम्मत की और यू जियाओक्सू तो उससे सीधे लड़ने को तैयार थी। बाई जोंगटियन इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? बस एक हल्के सुनहरे रंग की पवित्र युद्ध आभा आकाश में फैल गई। येबुक्यू, जो सूर्य और चंद्रमा मार्शल सम्राट के साथ एक आत्मावस्था में था, अब एक युवा युद्ध देवता की तरह लग रहा था। येबुक्यू, आज मैं तुमसे 10 गुना ज्यादा वसूल करूंगा। कुई शेंगयाओ दहाड़ा, उसकी पीली युवान ऊर्जा प्रवाहित हुई और उसने शिकारी निगाहों से येबुक्यू को घूरा। मेरे जोंगफैंग शिखर पर मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मरने के लायक हो। शी रेंजी की आवाज भी गूंजी, गहरी और दबी हुई, लेकिन उसकी जानलेवा आभा कुई शेंगयाओ की तुलना में कहीं अधिक भयावह थी। येबुके की बात करें तो कुई शेंगयाओ को और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। येबुके ने इतने सारे लोगों के सामने उसे 3 ही चालों में हरा दिया, जिससे कुई शेंगयाओ पूरी तरह से अपमानित हुआ और उसके मन में द्वेष पैदा हो गया। लेकिन वह ये भूल गया कि येबुके केवल उसी के तरीकों का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर रहा था। इस दुनिया में हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें दूसरों को धमकाने की छूट होती है, लेकिन वे खुद कभी भी जरा सा भी अन्याय सहन नहीं करते। जरा सा भी अन्याय होने पर वे आपा को बैठते हैं और गुस्से से पागल हो जाते हैं। येबुक्यू के प्रति शी रेंजी का रवैया स्वाभाविक रूप से कुछ खास अच्छा नहीं था। येबुक्यू ने जोंगफैंग के 3 राजाओं में से एक कुई शेंगयाओ को 3 ही चालों में हरा दिया, जो अप्रत्यक्ष रूप से राजा के चेहरे पर एक तमाचा था। दरअसल जब येबुके जोंगफैंग गया था तब बाई जोंगतियान और शी रेंजी चोटी से दूर थे। जब शी रेंजी वापस लौटे और उन्हें इस खबर का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने तो पहले येबुके को नवागंतुक प्रतियोगिता में सबक सिखाने की योजना बनाई थी ताकि उसे पता चले कि जोंगफैंग को नाराज करने का क्या अंजाम होता है। गुस्से से चिल्लाने के बावजूद शी रेंजी और कुई शेंगयाओ हिले नहीं। वे दोनों बाई जोंगतियान के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि जोंगफैंग के तीनों राजाओं में बाई जोंगतियान का ही सबसे अधिक प्रभाव था। बाई जोंगटियन के मन में येबुक्यू का नाम पहले ही उन लोगों की सूची में शामिल हो चुका था जिन्हें बाहर किया जाना था, इसलिए उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी नजरें वापस यू जियाओक्स्यू की ओर मोड़ लीं। यू जियाओक्स्यू की उमंग भरी ज़ेड रंग की आभा, उसका बर्फीला लेकिन परिपूर्ण चेहरा, उसकी निर्मल कांच जैसी साफ आंखें, उसका अत्यंत सुंदर शरीर और उसकी अलौकिक परी जैसी आभा को निहारते हुए बाई जोंगटियन को ऐसी अद्वितीय महिला के लिए तीव्र अधिकार की भावना उत्पन्न हुई। ऐसा दृश्य उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। बाई जोंगटियन ने तीव्र अधिकार भावना से भरी एक स्पष्ट निगाह से उसके शरीर को बार-बार देखा, जिससे यू जियाओक्स्यू के पहले से ही ठंडे दिल में और भी ठंडक दौड़ गई। बस हरे रंग की रोशनी कांप उठी, उसकी कोमल भुजा थोड़ी ऊपर उठी हुई थी और उसकी आंखों में तीक्ष्णता झलक रही थी। यू जियाओक्स्यू अब अपना कदम उठाने ही वाली थी। हालांकि इसी क्षण यू जियाओक्स्यू ने पाया कि उसकी गतिविधियों को धीरे से रोक दिया गया था और उसे रोकने वाला येबुके था। यू जियाओक्स्यू का दिल उस काले वस्त्रधारी युवक को देखकर हिल उठा, जो अभी उसके साथ शामिल हुआ था। उसने येबुके को सम्मान दिया और कोई हरकत नहीं की। हालांकि उसकी ठंडी खूबसूरत आंखें येबुके को घूर रही थीं, मानो येबुके को उसे रोकने का कोई कारण बताना ही होगा। यू जियाओक्स्यू को रोकने वाले येबुके ने धीरे से पूछा, क्या आपको बाई जोंगटियन के खिलाफ जीत का पूरा भरोसा है? येबुके के शब्दों ने तुरंत यू जियाओक्स्यू की निगाहें तेज कर दी। हालांकि यू जियाओक्स्यू का साधना स्तर पहले से ही शक्ति आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण में था और हालांकि येबुके जानता था कि यू जियाओक्स्यू भी उतनी ही शक्तिशाली थी, लेकिन वह और भी स्पष्ट रूप से समझ गया कि यू जियाओक्स्यू ने अभी सफलता प्राप्त की है और वह सार आत्मा क्षेत्र के अंतिम चरण के शिखर से सीधे 2 स्तरों को पार कर चुकी है। चाहे अपने क्षेत्र को मजबूत करने की बात हो या अपनी साधना को पूरी तरह से प्रदर्शित करने की, यू जियाओक्स्यू जो शक्ति क्षेत्र के मध्य चरण में है लेकिन जिसने केवल 4 दिनों पहले ही सफलता प्राप्त की है, बाई जोंगटियन से तुलना नहीं कर सकती। हालांकि बाई जोंगटियन एक लापरवाह और उद्दंड व्यक्ति है, उसकी शक्ति निर्विवाद है। स्वर्ग के पवित्र मार्ग में प्रवेश करने से पहले येबुक्यू का अनुमान था कि वह शक्ति आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण को पार कर चुका था। इसके अलावा वह मध्य महाद्वीप से आया था और उसका अनुभव और आधार अत्यंत गहन था। शोधन युवान शिखर पर 1 महीने के प्रशिक्षण के बाद उसकी साधना और युद्ध शक्ति स्वाभाविक रूप से असाधारण थी। यू जियाओक्स्यू शायद ही उसका मुकाबला कर पाती। बेशक इसका यह मतलब नहीं है कि समान स्तर पर यू जियाओक्स्यू बाई जोंगटियन से कमतर है। अगर यू जियाओक्स्यू को अपने मध्य स्तरीय शक्ति स्तर की साधना में पूरी तरह से ढलने और उसे सुदृढ़ करने के लिए कुछ समय दिया जाए तो उसकी युद्ध शक्ति में स्वाभाविक रूप से जबरदस्त वृद्धि होगी। उस समय जब वह फिर से बाई जोंगटियन का सामना करेगी तो परिणाम अनिश्चित होगा। लेकिन अभी नहीं। यू जियाओक्स्यू स्वयं इस बात से भली-भांति अवगत थी। वह जानती थी कि शायद वह अभी बाई जोंगटियन का मुकाबला करने में सक्षम न हो, लेकिन बाई जोंगटियन के शब्दों ने उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई थी और केवल इसी कारण से उसे लड़ना ही था। अगर आप हार गए तो आपकी टीम का क्या होगा? मिलेनियम ग्रीन ओरिजिन फ्रूट का क्या होगा? ऐसा प्रतीत होता है कि येबुके ने यू जियाओक्स्यू के विचारों को सटीक रूप से समझ लिया है और उसने फिर से एक वाक्य कहा, जिससे यू जियाओक्स्यू की ठंडी निगाहें थोड़ी देर के लिए ठहर गईं। उसने येबुक्यू की ओर एक नजर डाली और स्पष्ट रूप से समझ गई कि येबुक्यू के शब्दों ने यू जियाओक्स्यू को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसकी अभी भी बर्फीली आंखों में एक हल्की सी हलचल दिखाई दी और यू जियाओक्स्यू बोली। येबुके ने यू जियाओक्स्यू की आवाज दूसरी बार सुनी थी, पहली बार तो उसने स्टारसी के चौथे स्तर के अंदर ही सुनी थी। आपका क्या अंदाजा है? यू जियाओक्स्यू की आवाज उसके भावों से मेल खाती प्रतीत होती थी, ठंडी फिर भी मधुर, युवा जीवंतता का स्पर्श लिए हुए, लेकिन ज्यादातर बर्फीली। हालांकि जब ये बात येबुके के कानों तक पहुंची तो उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। यू जियाओक्स्यू ने येबुक्यू से यह सवाल इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वह उससे विशेष रूप से परिचित थी, बल्कि इसलिए पूछा क्योंकि वह समझती थी कि वर्तमान परिस्थिति ने उसे येबुक्यू के साथ खड़े होने और जोंगफैंग के तीनों राजाओं का एक साथ सामना करने के लिए मजबूर कर दिया था। मेरे शत्रु का शत्रु कुछ हद तक मेरा मित्र होता है। इसके अलावा मोहोंगलियन और नालनयान पहले भी वेफेंग में यू जियाओक्स्यू से मिलने आ चुकी थीं। दोनों महिलाएं सामाजिक मेलजोल में माहिर थीं और उनका व्यवहार गर्मजोशी भरा और ईमानदार था। यू जियाओक्स्यू चाहे कितनी भी ठंडी और अलग-थलग रहने वाली क्यों न हो, वह अनजाने में ही उनके प्रति स्नेह विकसित कर बैठी। इसी वजह से यह कहावत प्रचलित हुई कि नौसिखिया प्रतियोगिता के दौरान कुछ भी अप्रत्याशित होने पर डोंगफैंग और बेफेंग गठबंधन बना लेंगे और वर्तमान स्थिति ठीक वही समय है जब ये गठबंधन प्रभावी होगा। यू जियाओक्स्यू के शब्दों ने येबुक्यू को राहत दी और वह तुरंत समझ गया कि यह यू जियाओक्स्यू की ओर से सद्भावना का संकेत था, जो पूर्वी शिखर और उत्तरी शिखर टीमों के बीच गठबंधन का प्रतिनिधित्व करता था, जिसने उसे अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी। आखिरकार येबुके भी अकेले शक्तिशाली जोंगफैंग के तीनों राजाओं से नहीं लड़ सकता था। अतः बाई जोंगतियान के अलावा शी रेंजी भी एक चुनौतीपूर्ण व्यक्ति था। हालांकि बहुत कम समय में किए गए अवलोकन से येबुके ने अचानक जोंगफैंग के तीनों राजाओं की एक कमजोरी का पता लगा लिया। बेशक दूसरों के लिए कमजोरी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि मृत्यु का संकेत थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जोंगफैंग के तीनों राजा बाई जोंगटियन का अनुसरण करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। यह उनके शब्दों और कार्यों में स्पष्ट रूप से झलकता है। दूसरे शब्दों में बाई जोंगटियन जोंगफैंग के तीनों राजाओं की आत्मा है। ये सब स्वाभाविक रूप से बाई जोंगटियन की अदम्य शक्ति और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के निर्मम तरीकों के कारण है।
युद्ध शक्ति के मामले में भले ही शी रेंजी और कुई शेंगयाओ संयुक्त रूप से लड़ें, वे बाई जोंगटियन का मुकाबला करने में असमर्थ होंगे। लेकिन कभी-कभी सबसे मजबूत पक्ष ही सबसे कमजोर पक्ष भी होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि उनमें सबसे शक्तिशाली बाई जोंगटियान हार जाता है, तो जोंगफैंग के तीनों राजा बिना किसी लड़ाई के ही ध्वस्त हो जाएंगे और शेष शी रेंजी और कुई शेंगयाओ कोई परेशानी पैदा करने में सक्षम नहीं रहेंगे। क्या आप शी रेंजी और कुई शेंगयाओ को रोक सकते हैं? येबुके ने यू जियाओक्सू के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय उसे ही एक सवाल पूछ लिया। येबुके की बातों ने यू जियाओक्सू को उलझन में डाल दिया। वह सोचने लगी कि काले वस्त्र पहने युवक की क्या मंशा है। हालांकि उसने बिना किसी झिझक के दृढ़ भाव से सिर हिलाया। यू जियासुए बाई जोंगटियन को हराने में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि वह शी रेंजी और कुई शेंगयाओ को हरा सकती हैं। अगर शी रेंजी और कुई शेंगयाओ एक साथ मिल जाते तो उन्हें हराना मुश्किल हो सकता था, लेकिन यू जियाओक्सू को भरोसा था कि वह ये कर सकती है। इसके अलावा येबुके ने तो उससे सिर्फ यही पूछा था कि क्या वह उन्हें रोक सकती है। रोकना और हराना दो बिल्कुल अलग अवधारणाएं हैं और इसमें कठिनाई का स्तर काफी कम है, इसलिए यू जियाओक्सू स्वाभाविक रूप से इस मामले में बहुत आत्मविश्वासी हैं। यू जियाओक्सू से सकारात्मक जवाब मिलने के बाद येबुके के होठों पर एक तीखी मुस्कान आ गई। यू जियाओक्सू, जो अब तक संदेह पाल रही थी, अचानक उसकी ठंडी निगाहों में बदलाव आ गया। अगर वह शी रेंजी और कुई शेंगयाओ को काबू में कर लेती तो सबसे खूंखार बाई जोंगटियन से कौन निपटता। हालांकि जब उसने अपने बगल में काले वस्त्र पहने युवक के होठों पर तीखी मुस्कान देखी तो यू जियाओक्सू तुरंत समझ गई। ऐसे में मैं आपको शी रेंजी और कुई शेंगयाओ को व्यस्त रखने के लिए कहूंगा। जहां तक बाई जोंगटियान की बात है, मैं उसे संभाल लूंगा। येबुके ने अपने विचार जोर से कहे, लेकिन जब वे यू जियाओक्सू के कानों तक पहुंचे तो आमतौर पर शांत और अद्वितीय रहने वाली इस लड़की की आंखों में एक अजीब सी हलचल दिखाई दी। यू जियाओक्सू स्पष्ट रूप से समझ सकती थी कि येबुके के लहजे में कोई अनिच्छा या कड़वाहट नहीं थी। इसके विपरीत उसमें एक प्रचंड जुनून था, ठीक वैसे ही जैसे उसने आत्मविश्वास से भरे हुए जवाब दिया था कि वह शी रेंजी और कुई शेंगयाओ को रोक सकती है। क्या आपको यकीन है? यू जियाओक्सू ने 3 शब्द कहे, मानो वह येबुके की बात की पुष्टि कर रही हो। मुझे यकीन है। येबुके के होठों पर तीखी मुस्कान बरकरार रही। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक उठी जब उसने अपने सामने बैठे बाई जोंगटियन को देखा और उसकी आंखों में सूर्य और चंद्रमा की मायावी छवियां उभर आईं। किसी कारणवश यू जियाओक्सू को येबुके का सकारात्मक उत्तर तर्कसंगत लगा और उसे शी रेंजी की कही बात भी याद आ गई। येबुके ने कुई शेंगयाओ को 3 चालों में ही हरा दिया था। ऐसी युद्ध शक्ति अविश्वसनीय रूप से भयानक थी। शायद उनके सामने काले वस्त्र पहने वह युवक सचमुच बाई जोंगटियन का मुकाबला कर सकता था। ये यू जियाओक्सू के मन में क्षणिक रूप से आया एक विचार था। येबुके और यू जियाओक्सू के बीच प्रश्नोत्तर सत्र देखने में लंबा लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये बहुत कम समय में ही समाप्त हो गया। बस हरे रंग की रोशनी फिर से फैल गई और यू जियाओक्सू ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी ठंडी निगाहें बर्फीली तलवार की तरह तेज थी, सीधे शी रेंजी और कुई शेंगयाओ पर। ऐसा लग रहा था कि उसका निशाना बाई जोंगटियन से बदलकर शी रेंजी और कुई शेंगयाओ हो गया था। बस पवित्र युद्ध की आभा चारों दिशाओं में फैल रही थी और येबुके की आंखों में सूर्य और चंद्रमा की आभा लगातार उभर रही थी। उनके शरीर से सूर्य और चंद्रमा मार्शल सम्राट के संयोजन से उत्पन्न एक पवित्र और उदात्त आभा निकल रही थी और उनकी निगाहें बाई जोंगटियन पर टिकी हुई थी। जब बाई जोंगटियन ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर एक ठंडी हंसी आ गई, क्योंकि उसे तुरंत एहसास हो गया कि येबुके वास्तव में उससे निपटने वाला है। तुम दोनों उसका ख्याल रखना, बाई जोंगटियन शांत भाव से बोले। उनके शरीर में धीरे-धीरे लाल युवान ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था और एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली साधना तरंग फैल रही थी। उन्होंने यू जियाओक्सू को बड़ी उत्सुकता से देखा, मानो वे आने वाले युद्ध का बेसब्री से इंतजार कर रहे हों। येबुके की बात करें तो बाई जोंगटियन ने उसकी तरफ देखने में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। पुकारें, शी रेंजी एक भयावह मुस्कान के साथ बाई जोंगटियन के पीछे से निकला, जबकि कुई शेंगयाओ शी रेंजी से भी तेज था। उसके चेहरे पर प्रतिशोध का भाव था। दोनों सीधे येबुके की ओर बढ़े। हालांकि येबुके ने हमला कर रही शी रेंजी और कुई शेंगयाओ की तरफ देखा तक नहीं, उसकी निगाहें बाई जोंगटियन पर टिकी रहीं। पुकारें, जैसे ही सबको लगा कि कुछ गड़बड़ है, तभी हरे रंग की रोशनी से घिरी एक खूबसूरत आकृति अचानक प्रकट हुई। ये यू जियाओक्सू थी, जो वास्तव में हमलावर शी रेंजी और कुई शेंगयाओ की ओर दौड़ी। इसी बीच येबुके का कद भी तेजी से बढ़ गया। उसका निशाना बाई जोंगटियन था। अचानक हुए इस दृश्य ने बिजली की गति से दौड़ते हुए शी रेंजी और कुई शेंगयाओ को चौंका दिया। हालांकि अब वे विचलित नहीं हो सकते थे, क्योंकि यू जियाओक्सू ने पहले ही एक जोरदार हमला कर दिया था और उसके हमले की सीमा ने उन दोनों को पूरी तरह से घेर लिया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यू जियाओक्सू वास्तव में 2 के मुकाबले 1 की लड़ाई लड़ने जा रही है। कितनी भद्दी मक्खी है, चूंकि तुम मरने के लिए इतने बेताब हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। येबुके को अपनी ओर पूरी गति से दौड़ते हुए देखकर बाई जोंगटियन की आंखें तेज हो गईं। उसने अपनी 5 उंगलियां फैलाईं और लाल युवान शक्ति का प्रवाह हुआ, जिससे एक विशाल रक्त लाल हाथ का निशान बना जो येबुके की ओर जोरदार प्रहार किया। बूम! खून से सना हुआ हाथ का निशान शून्य में घुस गया, अत्यंत क्रूर और भयानक, मानो किसी रक्तदानव का विशाल पंजा शून्य की गहराई से बाहर निकल रहा हो, जो आसानी से मांस और रक्त को कुचलने और आत्माओं को कैद करने में सक्षम हो। बाई जोंगटियन ने जैसे ही अपनी चाल चली, उसने अपनी भयानक शक्ति का प्रदर्शन कर दिया। अध्याय 166 रक्तदानव टैंडन का पतन। येबुके अभी भी बाई जोंगटियन से कई दर्जन फीट दूर था, लेकिन जब उसने खून से सना हुआ विशाल हाथ का निशान अपनी ओर आते देखा तो उसके दिल में एक सिहरन दौड़ गई। बाई जोंगटियन चाहे कितना भी अहंकारी और उद्दंड क्यों न हो, उसकी साधना और युद्ध क्षमता उसे अपने साथियों से अलग बनाती है। वह एक ऐसा विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति है जो सदी में एक बार ही पैदा होता है और वास्तव में एक युवा महाशक्तिशाली योद्धा है। उसकी ओर उमड़ती हुई अपार ऊर्जा ने येबुके को जरा भी कम आंकने की हिम्मत नहीं करने दी, लेकिन वह डरा नहीं था। उसे बस एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करने की खुशी और उत्साह महसूस हो रहा था। बस पवित्र दाव युद्ध ऊर्जा ज्वार की तरह उमड़ी। येबुके की चांदी जैसी भौहें चमक उठी और उसने एक मुक्का मारा, मानो अनंत सागर से एक चांदी का चंद्रमा उदय हुआ हो, जिसमें स्वर्ग तक पहुंचने का संकल्प लिए एक आभाती और वह सीधे रक्तलाल हाथ के निशान की ओर बढ़ रहा था। बूम! आकाश के ऊपर एक निरंतर गड़गड़ाहट गूंज रही थी, मानो 2 प्रकार की आदिम ऊर्जाएं तेज चमक रही हों, एक रक्तलाल और दूसरी चांदी जैसी। मानो 9 स्वर्गों के ऊपर स्थित चंद्र महल से कोई युद्ध देवता आक्रमण कर रहा हो और 9 पाताल लोकों से कोई पतित रक्तदानव आक्रमण कर रहा हो। 2 बिल्कुल भिन्न आभाएं भयंकर रूप से टकरा रही थीं। धड़ाम, बैंग! एक दबी हुई सी आवाज गूंजी और तुरंत ही एक भयानक झटका लगा। जबरदस्त प्रतिघात लगभग 100 फीट के दायरे में फैल गया और मध्य चोटियों पर मौजूद कुछ शिष्य जो बहुत करीब थे, तुरंत प्रभावित हुए। उनके चेहरे के भाव तेजी से बदल गए और वे तेजी से पीछे हट गए। येबुके और बाई जोंगटियन की लड़ाई की सीमा से बाहर निकलने से पहले वे कुछ ही कदम पीछे हटे, लेकिन एक कदम देर होने के कारण उनमें से कुछ भयानक झटके से घायल हो गए। उनके मुंह के कोनों से खून बह रहा था, वे बुरी तरह डरे हुए थे और उनकी आंखों में भय था कि वे आपस में भिड़ने ही वाले 2 लोगों को देख रहे हैं। सेंट्रल पीक के इन शिष्यों में से किसी ने भी उस दिन येबुके और कुई शेंगयाओ के बीच हुए युद्ध को नहीं देखा था, न ही वे येबुके की शक्ति को जानते थे। वे बस इतना ही सोचते थे कि इस व्यक्ति ने बाई जोंगटियन को चुनौती देने का साहस किया, जो सरासर मौत को दावत देने जैसा था। हालांकि उस एक ही प्रहार ने जोंगफैंग के इन शिष्यों के होश उड़ा दिए। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो वे कभी विश्वास नहीं कर पाते कि आत्मालोक के शुरुआती चरण का एक साधारण योद्धा भी बाई जोंगटियन से मुकाबला कर सकता है और पराजित न हो। पुकारें, येबुके की गति चरम सीमा पर पहुंच गई और वह बाई जोंगटियन के करीब पहुंच गया। हालांकि वार पलटवार में वे बराबरी पर दिख रहे थे, लेकिन वह समझ गया था कि तारा में असीम शरीर को सक्रिय किए बिना उसके अवतार और वास्तविक शरीर के संयोजन से उत्पन्न युद्ध शक्ति अकेले बाई जोंगटियन को हराने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि बाई जोंगटियन का वह हमला महज एक मामूली प्रहार था। मुझे उम्मीद थी कि आप मेरे एक वार को झेल पाएंगे। बाई जोंगटियन स्थिर खड़ा था, मानो उसका शरीर हल्की लाल रोशनी से जगमगा रहा हो। उसका दाहिना हाथ फैला हुआ था, बायां हाथ उसकी पीठ के पीछे था और वह येबुके को घूर रहा था जो उस पर हमला कर रहा था। वह किसी पर्वत शिखर की तरह विचलित रहा। बाई जोंगटियन को येबुके द्वारा उसके एक वार को झेल लेने पर ज्यादा हैरानी नहीं हुई। आखिरकार वह येबुके और कुई शेंगयाओ के बीच हुए युद्ध का नतीजा जानता था। बाई जोंगटियन कुई शेंगयाओ की ताकत से भली-भांति परिचित था। येबुके द्वारा कुई शेंगयाओ को 3 ही बार में हराना, चाहे उसने कोई भी चाल चली हो, यह दर्शाता है कि उसकी ताकत ऊपरी तौर पर जितनी दिखती है, उतनी सरल नहीं थी। अब कोई भी यह नहीं मानता कि येबुके वास्तव में आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के शिखर पर ही है, जैसा कि वह दिखाई देता है।
ये बुके चाहे कितना भी अजीब लगे, बाई जोंगटियन की नजर में वह महज एक खुशनसीब इंसान है जिसे किस्मत का साथ मिला है। बाई जोंगटियन से मुकाबला करने के लिए वह 100 साल पहले ही आ चुका है। मैंने अनगिनत युवा प्रतिभाओं को दबा दिया है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चुनौती दे सकते हो? मेरे रास्ते से हट जाओ। अपनी पांचों उंगलियों को चमकीले लाल खून के खंभों की तरह फैलाए हुए उसे एक खूनी आभा निकल रही थी और बाई जोंगटियन की येबुक्यू की ओर निगाहें स्पष्ट रूप से हत्या के इरादे से भरी हुई थी। जिस किसी ने भी उसका विरोध करने या बाई जोंगटियन का सामना करने की हिम्मत की, वह अब जीवित नहीं है और येबुक्यू का भी यही हश्र होने वाला है, मृत्यु। बस ब्लड जेड चकनाचूर गोल्ड हैंड। अपनी पांचों उंगलियों को फैलाकर उसने उन्हें आपस में मिलाया और उन्हें एक धारदार हथियार में बदल दिया। उसके चारों ओर लाल युवान ऊर्जा का भंवर उमड़ रहा था और बाई जोंगटियन का दाहिना हाथ मानो खून जैसे लाल राक्षसी पंजे में परिवर्तित हो गया। शून्य में पंजे के प्रहार से तुरंत ही एक चमकीला लाल हथेली का निशान फिर से प्रकट हो गया, लेकिन ये चमकीला लाल हथेली का निशान बेहद विचित्र लग रहा था। पांचों चमकीले लाल रंग के हाथ के निशान 10 फुट लंबे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि प्रत्येक चमकीले लाल उंगली के अंदर एक हल्की सुनहरी रेखा थी जो किसी इंसान की उंगली की नसों जैसी दिखती थी। हालांकि ये पांचों सुनहरी रेखाएं अब नसों की तरह धीरे-धीरे हिल रही थी, मानो उनमें जान आ गई हो। बूम! सुनहरी नसों जैसी दिखने वाली चमकदार लाल हथेली के निशान के साथ वह अत्यंत तेजी से आगे बढ़ा, हवा में 5 भागों में बढ़ गया और येबुके पर 5 अलग-अलग दिशाओं से घेरा बनाकर हमला कर दिया। इस समय येबुके अभी भी बाई जोंगटियन से 10 फीट दूर था। किसी कारणवश येबुके को बाई जोंगटियन के दूसरे हथेली के प्रहार में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आकाश में तेज धूप चमक रही है, लेकिन चाहे ये कितना भी अजीब क्यों न हो, येबुके के कदम नहीं रुके। उसने धीमी सी चीख मारी और उसके बालों का हर एक रेशा सुनहरी दिव्य रोशनी से जगमगा उठा, जो बेहद चकाचौंध करने वाली थी। उसकी आंखों में सूर्य की मायावी छवि उभर आई और उसका पूरा शरीर तुरंत ही अत्यधिक गर्म हो गया। येबुके के सिर के ऊपर 10 फीट से भी बड़ा एक सुनहरा सूर्य लटका हुआ था और उससे निकलने वाली रोशनी सभी दिशाओं को रोशन करने के लिए पर्याप्त थी। बस येबुके ने अपने दाहिने पैर से धक्का दिया, उसका शरीर आकाश में उड़ गया और वह तुरंत सुनहरे सूरज में जा गिरा, जिससे वह स्वयं सूर्य में परिवर्तित हो गया और इस चाल की शक्ति को अधिकतम कर लिया। बैंग, बूम, थम! उसी समय 5 जोरदार आवाजें गूंज उठी क्योंकि बाई जोंगटियन ने 5 लाल हथेली के निशान छोड़े जिन्होंने सुनहरे सूरज को घेर लिया। बूम! इस बार जो झटके और आभा उत्पन्न हुई, उसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ तक कि 1000 साल पुराना किगुआन वृक्ष भी प्रभावित प्रतीत हुआ, जिसके 9 चमकीले हरे फल, जिनमें से प्रत्येक मुट्ठी के आधे आकार का था, हल्के-हल्के अगल-बगल हिल रहे थे। येबुके एक सुनहरे धधकते सूरज में रूपांतरित हो गया, जो लगातार शून्य में प्रकाश बिखेर रहा था। उसकी हल्की सुनहरी पवित्र युद्ध आभा सुनहरी लपटों में बदल गई, जो लगातार शून्य को जला रही थी और भयानक शक्ति का उत्सर्जन कर रही थी। ये 5 लाल हथेली के निशानों से भयंकर रूप से टकराई, यहाँ तक कि फुफकारने और चटकने की आवाजें भी उत्पन्न कर रही थी। दोनों ताकतें आपस में भिड़ गईं और एक दूसरे से लड़ पड़ीं। सुनहरा सूरज लाल हथेली के निशान को जला देना चाहता था, लेकिन लाल हथेली का निशान सुनहरे सूरज को मिटा देना चाहता था। बूम! जब दोनों ताकतें गतिरोध में फंसी हुई थीं, तभी येबुके द्वारा रूपांतरित किया गया सुनहरा सूर्य अचानक शून्य में स्पंदित होने लगा और उससे एक के बाद एक नई ऊर्जा की धाराएं फूट पड़ीं, जो ज्वालाओं में परिवर्तित हो गईं। उससे निकलने वाला प्रकाश और शक्ति धीरे-धीरे 5 चमकीले लाल हथेली के निशानों से भी आगे निकल गई। बाई जोंगटियन की निगाहें शून्य में चमकते सुनहरे सूर्य पर टिकी हुई थीं। येबुके द्वारा अपने 5 हथेली के निशानों को धीरे-धीरे मिटते देख उनकी आंखों में एक चमक आ गई। स्पष्ट था कि येबुके के शरीर में मौजूद युवान शक्ति मोटाई और गुणवत्ता दोनों ही दृष्टि से सामान्य युवान शक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आध्यात्मिक जगत के प्रारंभिक चरण के शिखर पर मौजूद कोई व्यक्ति शक्ति जगत से भी कहीं अधिक युद्ध शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। असंख्य युवा प्रतिभाओं को दबाने वाले बाई जोंगटियन की दृष्टि अत्यंत तीक्ष्ण थी। थोड़े ही समय में उन्हें समझ आ गया कि येबुके की युद्ध शक्ति उनकी साधना के स्तर से कहीं अधिक क्यों थी। हालांकि बाई जोंगटियन को इस बात की परवाह नहीं थी कि येबुके ने उनके लाल हथेली के निशान मिटा दिए थे। उन्होंने कोई हरकत नहीं की, बल्कि येबुके से अपनी निगाहें हटाकर दूसरी ओर के युद्ध क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर लिया। बाई जोंगटियन की हरकतों को ध्यान से देख रही डोंगफेंग टीम ने देखा, जिससे उनके चेहरे थोड़े उदास हो गए, मानो परिणाम पहले से ही तय हो चुका था और येबुके की हार निश्चित थी। धमाका, धड़ाम! शी रेंजी और कुई शेंग्याओ बेहद नाखुश, यहाँ तक कि कुछ हद तक हैरान और गुस्से में दिख रहे थे। उनकी निगाहें उस खूबसूरत आकृति पर टिकी थी जिसने उनका रास्ता रोक रखा था और उनकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। यू जियाओक्सु उन दोनों से लगभग 10 फीट की दूरी पर खड़ी थी। उसकी निर्मल कांच जैसी ठंडी आंखें भावहीनता से उन्हें घूर रही थीं। उसका शरीर हरे रंग की उमंग भरी रोशनी से घिरा हुआ था और उसकी विशाल सफेद लोहे की भुजाएं उसके हाथों को ढके हुए थीं, जिससे एक दिल दहला देने वाली आभा निकल रही थी। उन्होंने अकेले ही 2 विरोधियों का सामना किया और अपनी पकड़ बनाए रखी, यहाँ तक कि थोड़ा सा फायदा भी हासिल किया। शी रेंजी और कुई शेंग्याओ को यू जियाओक्सु की ताकत का प्रत्यक्ष अंदाजा था। कुई शेंग्याओ का चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी पैनी निगाहें यू जियाओक्सु और येबुके के बीच घूम रही थीं, उसके दांत भींचे हुए थे, फिर भी वह असहाय था। कुई शेंग्याओ का सबसे बड़ा निशाना येबुके था, लेकिन अब यू जियाओक्सु ने उसका रास्ता रोक दिया था, जिससे उसे येबुके के लिए मुसीबत खड़ी करने का समय ही नहीं मिला। वह ये देखकर दंग रह गया कि उत्तरी बर्बरों की यह लड़की न केवल बेहद खूबसूरत और अनोखे स्वभाव की थी, बल्कि उसकी साधना और युद्ध शक्ति भी अविश्वसनीय रूप से उच्च थी। यहाँ तक कि जब उसने और शी रेंजी ने मिलकर हमला किया, तब भी उन्हें जरा सा भी फायदा नहीं हुआ। दरअसल कुई शेंग्याओ को यू जियाओक्सु से एक जोरदार प्रहार भी झेलना पड़ा, जिससे उसका रक्त और ऊर्जा का प्रवाह तेजी से बिगड़ गया और वह बेहद असहज हो गया। शी रेंजी के अंदर जानलेवा आभा व्याप्त थी। वह बाई जोंगटियन की निगाहों को महसूस कर सकता था और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे डर था कि बाई जोंगटियन उससे नाराज हो जाएगा। मध्य शिखर के 3 राजाओं में से एक होने के नाते उसने पहले ही स्वर्गीय पवित्र पद के कुछ वरिष्ठ शिष्यों के बीच एक विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। एक मुकाबले में नए शिष्यों के बीच उसे अजय होना चाहिए था, लेकिन अब उनमें से कोई भी समान स्तर के साधक का कुछ नहीं कर सकता। इस परिणाम को शायद वन्य दानव वन के बाहर स्थित काले और सफेद संत स्वामी और कई पुराने शिष्यों ने देख लिया होगा। मध्य शिखर के तीनों राजाओं की साख पूरी तरह से धूमिल हो गई है। बस आंखों में तीक्ष्ण दृष्टि लिए शी रेंजी ने तेजी से गति पकड़ी और एक बार फिर यू जियाओक्सु की ओर दौड़ा। उसके शरीर से धूसर युवान ऊर्जा की धारा निकली और उसने मुट्ठियां भींचकर सीधे यू जियाओक्सु पर प्रहार किया। शक्तिशाली मुक्कों और तेज हवा के साथ शी रेंजी ने अपनी युद्ध शैली के रूप में निकट आयोजित मुकाबले को चुना। जैसे ही शी रेंजी ने हरकत की, कुई शेंग्याओ भी दूसरी दिशा से यू जियाओक्सु की ओर दौड़ी। असंख्य घटनाओं से भरी 5 प्रकाश किरणें अत्यंत तीव्र गति से शून्य में फैल गईं, जिनमें भयानक भेदन शक्ति और विनाशकारी शक्ति समाहित थी। एक हाथ से दुनिया को हिलाया जा सकता है। एक ठंडी चीख गूंजी और यू जियाओक्सु ने अपनी बाहें मोड़ लीं। उसकी सफेद कोमल भुजाएं कोमल ज्वालाओं से घिरी हुई थीं। उसकी बाएं और दाएं हाथ क्रमशः शी रेंजी और कुई शेंग्याओ की ओर लक्षित थे और ज्वालामुखी से लावा फूटने की तरह 2 अत्यंत तीव्र कोमल ज्वालाएं निकलीं। भिनभिनाहट, गड़गड़ाहट, पलक झपकते ही तीनों आकृतियां युवान ऊर्जा के चकाचौंध भरे प्रकाश में समा गईं और एक भयंकर युद्ध में उतर गईं। जैसा कि येबुके ने कहा, यू जियाओक्सु ने शी रेंजी और कुई शेंग्याओ को सफलतापूर्वक रोक दिया, जिससे उन्हें येबुके और बाई जोंगटियन के बीच लड़ाई में हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया। बस उसी समय ऊपर आकाश में सुनहरे सूरज ने बाई जोंगटियन द्वारा छोड़े गए 5 लाल हथेली के निशानों को पूरी तरह से मिटा दिया था और येबुके की आकृति उनमें से उभरी और वापस जमीन पर गिर गई। बाई जोंगटियन इस बात से बेखबर रहा, उसकी निगाहें अब भी यू जियाओक्सु पर टिकी हुई थीं। यह क्या है? जमीन पर उतरते ही येबुके को तुरंत एहसास हुआ कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। किसी कारणवश उसका शरीर 5 अजीब सुनहरी वस्तुओं से लिपटा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक लगभग 3 फीट लंबी थी, मानो 5 जीवित सुनहरे कीड़े हों। हिस हिस हिस! येबुके के शरीर पर सुनहरे कीड़े लिपटे हुए थे। करीब से देखने पर येबुके देखकर दंग रह गया कि प्रत्येक सुनहरे कीड़े का शरीर अनगिनत छोटे-छोटे काले छिद्रों और चूसने वाले अंगों से ढका हुआ था, जो छोटे-छोटे नुकीले मुंह की तरह येबुके के मांस और खून को बेरहमी से चूस और काट रहे थे। इस विचित्र घटना को देखकर येबुके का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत दोनों सुनहरे कीड़ों को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उन्हें अलग करने की कोशिश की, लेकिन वह उन्हें न तो खींच सका और न ही फाड़ सका। ऐसा लग रहा था मानो वे उसके शरीर से चिपक गए हों। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि येबुके को अपने शरीर पर झुनझुनी सी महसूस हो रही थी, मानो अनगिनत छोटे-छोटे कीड़े उसके शरीर में घुसकर उसका खून चूसने और उसका मांस खाने की बेताब कोशिश कर रहे हों।
बस सुनहरे मोम जैसी सुनहरी रोशनी सुनहरे कीड़े की सतह से चमक रही थी। दूर से देखने पर येवो के 5 स्वतः स्पंदित जंजीरों से बंधा हुआ प्रतीत हो रहा था, जिसके कारण वह हिलने डुलने और लड़ने में असमर्थ था। उसी क्षण बाई जोंगटियन ने अपनी निगाहें यू जियाओक्सू से हटाकर येवो के पर डाली। उनकी आंखों में उम्मीद और क्रूरता का मिला-जुला भाव झलक रहा था। बाई जोंगटियन ने येवो को अपने ब्लड जेड शटरिंग गोल्ड हैंड के साथ निकट संपर्क में आते देखने के बाद उस पर ध्यान देना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि येवो का भाग्य पहले ही तय हो चुका था। येवो पर प्रहार करने वाले 5 चमकीले लाल हथेली के निशानों की शक्ति वास्तव में भयावह हिस्सा नहीं थी। ब्लड जेड शटरिंग गोल्ड हैंड का असली आतंक उसके भीतर छिपी 5 राक्षसी नसों में निहित था। सटीक रूप से कहें तो इसे गिरे हुए रक्तदानव की नस कहा जाना चाहिए। यह विरासत उसे बचपन में हुई एक आकस्मिक मुलाकात से मिली थी। कहा जाता है कि यह 9 पाताल लोकों के नीचे स्थित पतित रक्तदानव से आई थी और इसका सबसे भयानक हिस्सा पतित रक्तदानव की नस थी। 9 पाताल लोकों के नीचे स्थित रक्तमय नरक में पतित रक्तदानव राजा है। 10,000 रक्तों के संगम स्थल से जन्मा ये दानव जन्मजात और अत्यंत शक्तिशाली है और लगभग पूरे रक्तमय नरक में आतंक मचाता है। पतित रक्तदानव का सबसे भयावह पहलू यह है कि यह किसी भी जीवित प्राणी का रक्त अवशोषित करके स्वयं को बलवान बना सकता है। एक बार पतित रक्तदानव के निशाने पर आने वाले का अंतिम भाग्य एक सूखे हुए शव में तब्दील हो जाना होता है। क्योंकि रक्तदानव के शरीर का हर हिस्सा खून चूसने वाले एक भयानक मुखांग में परिवर्तित हो सकता है और रक्तदानव टेंडन एक ऐसी नस है जिसके साथ रक्तदानव जन्म लेता है, ठीक वैसे ही जैसे मानव साधकों के शरीर में नसें होती हैं। हालांकि पतित रक्तदानव की नसों का सबसे भयावह पहलू उनकी उस क्षमता में निहित है जिससे वे पतित रक्तदानव द्वारा अवशोषित सभी रक्त को पचा और सोख लेती हैं। दूसरे शब्दों में पतित रक्तदानव स्वयं को मजबूत करने के लिए रक्त को शक्ति में परिवर्तित करना चाहता है और यह कार्य वह व्यक्तिगत पतित रक्तदानव नसों के माध्यम से करता है। फॉलन ब्लड डेमन की विरासत प्राप्त करने के बाद बाई जोंगटियन को तुरंत समझ आ गया कि सत्ता में आने का यही उसका मौका है, इसलिए उसने गुप्त रूप से लगन से साधना की। अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर उसने बाद में बड़ी सफलता प्राप्त की। हर किसी के अपने रहस्य होते हैं और बाई जोंगटियन का रहस्य यह है कि उसे पतित रक्तदानव की विरासत मिली है। जैसे जैसे बाई जोंगटियन की शक्ति बढ़ती गई, उसने पतित रक्तदानव से प्राप्त विरासत पर भी अत्यंत उच्च स्तर तक महारत हासिल कर ली। यद्यपि बाद में उसे पता चला कि विरासत अपूर्ण थी, फिर भी उसने उससे अपार शक्ति प्राप्त की। यह है पतित रक्तदानव टेंडन, क्योंकि प्रत्येक पतित रक्तदानव टेंडन को इस प्रकार विकसित किया जा सकता है कि उसमें दूसरों का रक्त सोखने की भयानक क्षमता आ जाती है और वह दूसरों के शरीर की थोड़ी सी शक्ति को अवशोषित करके स्वयं को मजबूत कर सकता है। यही कारण है कि बाई जोंगटियन लगातार शक्तिशाली होता जा रहा है, क्योंकि वह जिन भी शत्रुओं को परास्त करता है वे उसके सूखे शव में समा जाते हैं। इस समय येवो के शरीर के चारों ओर 5 पतित रक्तदानव की नसें लिपटी हुई थीं। बाई जोंगटियन की स्मृति में जब तक वह पतित रक्तदानव टेंडन को सक्रिय रखता था, वह अजेय था और कभी असफल नहीं होता था। अंत में वह हमेशा अपने विरोधियों को मार गिराता था और अंतिम विजेता बनता था। इस बार ब्लड डेमन टेंडन का निशाना येवो है, इसलिए बाई जोंगटियन केवल यही आशा कर सकता था कि येवो धीरे-धीरे रक्तदानव टेंडन द्वारा एक सूखे शव में तब्दील हो जाएगा और बूंद-बूंद करके उसका खून लूटे जाने की निराशा का अनुभव करेगा। बाई जोंगटियन की नजरों में येवो उन अनगिनत उर्वरकों में से एक था जिन्होंने उसे मजबूत बनने में मदद की। यह क्या चीज है? ऐसा लग रहा है जैसे यह मेरे शरीर में घुसकर मेरा खून चूसने की कोशिश कर रही है। येवो के भय से भरे हृदय से 5 गिरी हुई रक्तदानव नसों को खींचता रहा। यह पहली बार था जब उसने इस तरह के विचित्र आक्रमण का सामना किया था। लेकिन चाहे वह कितना भी खींचे, 5 गिरी हुई रक्तदानव नसें उसके शरीर से कसकर लिपटी रहीं। उसके शरीर के रक्त के साथ एक अजीब सा जुड़ाव बना लिया, मानो वे उसके मांस और रक्त पर उग रही हों। अपनी आंखों की एक चमक के साथ येवो ने यू जियाओक्सू पर एक नजर डाली, जो थोड़ी दूरी पर शीरेंजी और कुई शेंग्याओ को रोके हुए थी, और यह तय किया कि क्या इन 5 सुनहरे कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए स्टारलाइट लिमिटलेस बॉडी को सक्रिय करना है या नहीं। येवो की शारीरिक शक्ति असाधारण रूप से शक्तिशाली है, जो साधारण साधकों से कहीं अधिक है। रक्तदानव नसें थोड़े समय में उसके शरीर को भेद नहीं सकती, जिससे निस्संदेह येवो को समय मिल जाता है। एक बार जब वह तारा में असीमित शरीर को सक्रिय कर लेता है, तो उसकी शारीरिक शक्ति तुरंत कई गुना बढ़ जाती है, जिससे रक्तदानव नसें उसके शरीर को भेदना और भी कठिन हो जाता है। हालांकि अगर उसने स्टारलाइट लिमिटलेस बॉडी को सक्रिय कर लिया, तो यू जियाओक्सू उसे पहचान सकती थी, जिससे येवो एक पल के लिए हिचकिचा गया। जब येवो इस समस्या से जूझ रहा था, तभी अचानक उसने अपने दांतियान के भीतर बैटल सेंट टेक्निक के उद्गम को कांपते हुए महसूस किया। इस अचानक हुए बदलाव ने येवो को तुरंत झकझोर दिया, क्योंकि वह जानता था कि युद्ध संत विधि का उद्गम बिना किसी कारण के प्रतिक्रिया नहीं करेगा। शायद उसके साथ लिपटे हुए 5 सुनहरे कीड़ों ने युद्ध संत विधि के उद्गम को कुछ संकेत दिया हो। बस उसके दांतियान के भीतर हलचल बढ़ती ही गई। अंततः युद्ध संत तकनीक का उद्गम एक बार फिर कांप उठा और फिर येवो ने अपने दांतियान के भीतर से एक रहस्यमय और अप्रत्याशित लेकिन भव्य शक्ति का प्रवाह महसूस किया। इस शक्ति ने येवो को पल भर में एक अजीब अवस्था में डाल दिया। ऐसा लगा मानो उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी प्रकट हुई हो और उसने एक भीषण युद्ध का आभास महसूस किया, मानो वह अकेले ही आकाश और पृथ्वी से लड़ रहा हो। बस उसके दांतियान से निकलने वाली रहस्यमय शक्ति पल भर में येवो के पूरे शरीर में फैल गई और पवित्र दाव युद्ध ऊर्जा के साथ सहजता से विलीन हो गई। येवो के शरीर से सुनहरी किरणें निकल रही थी जिनमें ऊष्मा के अंश समाहित थे। ठीक उसी क्षण सुनहरी रोशनी की लकीरें तेजी से उन 5 पतित रक्तदानव नसों की ओर बढ़ने लगी, जिन्होंने येवो को कसकर बांध रखा था। चींची 5 गिरे हुए रक्तदानवों की नसों से तुरंत एक अजीब और तीखी चीख निकली, मानो कोई शोकपूर्ण विलाप कर रहा हो, मानो उन तड़पती हुई नसों को उबलते तेल के बर्तन में डाल दिया गया हो। उसी समय येवो से 10 फीट की दूरी पर खड़े बाई जोंगटियन की आंखों में अचानक अविश्वास और भय के भाव उभर आए, जो पहले उम्मीद और क्रूरता से भरे हुए थे। उनका चेहरा एकदम बदल गया। अध्याय 167 ज्वलंत हाथ, लाल प्रकाश। हंसना। अचानक किसी चीज के जलने जैसी आवाज सुनाई दी। येवो के चारों ओर कसकर लिपटे हुए 5 सुनहरे कीड़े अब बुरी तरह छटपटा रहे थे और येवो के शरीर से खुद को छुड़ाने की बेताब कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा खून से सना धुआं उठ रहा था, मानो किसी भयंकर आग ने उन्हें झुलसा दिया हो। लेकिन ये सब व्यर्थ प्रतीत हुआ। ऐसा लग रहा था मानो 5 सुनहरे कीड़े येवो के जाल में बुरी तरह फंस गए हों, मुक्त होने में असमर्थ हों और धीरे-धीरे घिसते जा रहे हों। येवो स्थिर खड़ा रहा, स्पष्ट रूप से अपने दांतियान में स्थित युद्ध संत तकनीक के स्रोत से उत्पन्न रहस्यमय शक्ति को महसूस कर रहा था। ये शक्ति उस शक्ति से बिल्कुल भिन्न थी जो उसे सामान्य दिनों में अपनी क्षमता से कहीं अधिक लड़ने में मदद करती थी। ये और भी विशाल, भव्य और प्रभुत्वशाली था, मानो 9 स्वर्गों की अनंत दूरी में लाखों लोगों पर शासन करने वाले सर्वोच्च देवता की आभा हो, जो सभी बुराई, झूठ और दुष्टता को दबा देता है। यह अनुभूति अद्भुत और अत्यंत खतरनाक दोनों थी। यदि येवो ने युद्ध संत तकनीक के मूल तत्व को सफलतापूर्वक संघनित न किया होता, तो वह इस महान और रहस्यमय युद्ध आभा से राख में तब्दील हो गया होता। यह आभा साधकों की कल्पना से भी परे है। यह एक धर्मनिरपेक्ष राजवंश में किसी आम आदमी द्वारा किए गए अपराध के समान है। भले ही उसे सम्राट के दर्शन का अवसर मिल जाए, उसे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह एक उच्च आयाम की शक्ति है, जो सभी जीवित प्राणियों, देवताओं और राक्षसों और समय की लंबी धारा से भी परे है। पतित रक्तदानव टेंडन की उत्पत्ति 9 पाताल लोकों के नीचे स्थित रक्तमय नरक से हुई थी। ये दुष्ट था और इसने येवो के शरीर पर आक्रमण कर दिया। किसी प्रकार इसने युद्ध संत तकनीक के उद्गम को अस्थिर कर दिया, यहाँ तक कि युद्ध संत तकनीक के उद्गम के भीतर छिपी एक रहस्यमय शक्ति को भी जागृत कर दिया, जो बाद में दमन और हत्या करने के लिए प्रकट हुई। धिक्कार है, शैतानी नस, मेरे पास वापस आ जाओ। बाई जोंगटियन की आवाज सदमे, क्रोध और अविश्वास से भरी हुई थी और उसने तुरंत फॉलन ब्लड डेमन टेंडन को वापस बुलाने की कोशिश की। बाई जोंगटियन ने बड़ी मेहनत से ब्लड डेमन टेंडेंस ऑफ द फॉलन का विकास किया था और आज तक उसके पास केवल 5 ही हैं। वह प्रत्येक को एक खजाने की तरह संजो कर रखता है, क्योंकि वे हमेशा से उसके सबसे बड़े तुरुप के पत्ते और उसकी प्रतिभा की नींव रहे हैं। जब से बाई जोंगटियन ने पहली बार पतित रक्तदानव टेंडन की भयानक शक्ति देखी, तब से वह तुरंत समझ गया कि भले ही उसे प्राप्त पतित रक्तदानव की विरासत अपूर्ण थी, लेकिन उसकी शक्ति निर्विवाद थी। तब से पतित रक्तदानव टेंडन हमेशा अजेय रहा और जिसने भी इसे देखा, वह बाई जोंगटियन की बढ़ती शक्ति के लिए पोषण बन गया। इसलिए बाई जोंगटियन के मन में यह बात बैठ गई थी कि उसके साथियों में से कोई भी उसके लिए खतरा नहीं बन सकता। यह विचार कई वर्षों से उसके मन में बना हुआ था। हंसना। रक्तदानव की नसें अब 5 विशालकाय सांपों की तरह बेतहाशा मुड़ और मचल रही थी और रक्त का धुंध घना होता जा रहा था। भयानक चीखें और विलाप लगातार गूंज रहे थे, उस तरह की निराशा और विलाप जो किसी को अपने स्वाभाविक शत्रु का सामना करते समय महसूस होता है।
पुकारें। भाई जोंगटियन के चिल्लाने के बाद पांचों पतित रक्त दानव नसें किसी आदेश के अधीन प्रतीत हुईं। यद्यपि वे अभी भी बेतहाशा मुड़ रही थीं और धड़क रही थीं, दानव नसों की सतह पर स्थित घने चूषण कप और छोटे काले छिद्र लाल युवान शक्ति को बाहर निकालने लगे, मानो वे आग से जल रही हों। इस अचानक शक्ति के प्रकट होने के बाद लगातार पीछे हट रही पतित रक्त दानव नसें प्रतिरोध करने लगीं और धीरे-धीरे येबुक्यू के शरीर से अलग होने लगीं। हालांकि ये प्रक्रिया अत्यंत धीमी और कठिन थी, मानो येबुक्यू के शरीर में कोई रहस्यमय और अप्रत्याशित शक्ति हो जो पांचों पतित रक्त दानव नसों को थामे हुए हो और उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास कर रही हो। भाई जोंगटियन द्वारा सदमे और क्रोध से भरी चीख निकालने के बाद येबुक्यू समझ गया कि उसके चारों ओर लिपटे हुए 5 सुनहरे कीड़े भाई जोंगटियन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे, अन्यथा भाई जोंगटियन ने ऐसा रवैया नहीं दिखाया होता। अपनी मर्जी से आना जाना, यह इतना आसान नहीं है। अपनी आंखों में तीखी नजर लिए येबुक्यू ने तुरंत दोनों हाथों से 5 सुनहरे कीड़ों को पकड़ लिया और उन्हें भागने से रोकने के लिए भयानक शक्ति का प्रयोग किया। बस उसके शरीर के भीतर की रहस्यमय शक्ति और भी अधिक हिंसक रूप से बढ़ने लगी और उसके हाथ में मौजूद 5 सुनहरे कीड़े और भी अधिक उग्र रूप से छटपटाने लगे। ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ये 5 सुनहरे कीड़े पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। येबुक्यू स्वाभाविक रूप से इसे अपनी आंखों से देखना चाहता था। धत्तेरी की, भाई जोंगटियन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि येबुक्यू से मुठभेड़ के बाद अजय रक्त दानव टैंडन की ऐसी हालत क्यों हो गई। लेकिन वह जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने वर्षों के परिश्रम से विकसित रक्त दानव टैंडन को येबुक्यू के हाथों में इस तरह नष्ट होते हुए नहीं देख सकता था। और एक बात और, येबुक्यू को मरना ही होगा। किसी ऐसे व्यक्ति का प्रकट होना जो न केवल रक्त दानव टैंडन के भक्षण का प्रतिरोध कर सकता है, बल्कि उसे मार भी सकता है। भाई जोंगटियन के सिर पर लटकती हुई एक तेज धार की तरह था, जिससे वह बेचैन हो गया और उसे खाने पीने और सोने में असमर्थता हो रही थी। बस येबुक्यू द्वारा 5 पतित रक्त दानव नसों को मुक्त होने से रोकने की कार्रवाई ने भाई जोंगटियन के फीके चेहरे पर तीव्र हत्या की मंशा को उजागर कर दिया। खून का दानव डूब रहा है, खून निगलने वाला बलिदान। भाई जोंगटियन की आंखों में निर्मम चमक और पछतावे की झलक दिखाई दी। उसने धीमी सी चीख मारी और उसका पूरा शरीर तीव्र लाल युवान ऊर्जा से भर गया। पल भर में एक अतुलनीय दुष्ट आभा फैल गई। उसी समय येबुक्यू को अचानक महसूस हुआ कि उसके हाथ में मौजूद 5 फॉलन ब्लड डायमंड टेंडेंस पर बने छोटे-छोटे काले छेद तेजी से हिलने लगे, मानो वे कुछ चबा रहे हों। चहचहाहट चहचहाहट चहचहाहट, अजीबोगरीब आवाजें गूंज उठी जब येबुक्यू ने 5 गिरे हुए रक्त दानव की नसों को पकड़ा, जो छूने में बेहद फिसलन भरी थी, जैसे कि लोच मछलियां, और देखने में पूरी तरह से घिनौनी लग रही थी। फॉलन ब्लड डायमंड टैंडन को चबाने का सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं चला, या यूं कहीं कि समय बर्बाद करने का कोई समय ही नहीं था, क्योंकि बैटल सेंट लॉ के मुंह से निकली रहस्यमय शक्ति ने फॉलन ब्लड डायमंड टैंडन को नष्ट करना शुरू कर दिया था। पफ पफ पफ, जैसे ही येबुक्यू अपनी रहस्यमय शक्ति का उपयोग करके 5 सुनहरे कीड़ों को एक ही झटके में मारने की तैयारी कर रहा था, तभी वास्तव में 5 सुनहरे कीड़े खून बहने लगे। स्पष्ट रूप से कहें तो गहरे लाल रंग का खून उन छोटे, काले, नुकीले मुंह से बेतहाशा भर रहा था, जिससे येबुक्यू के हाथ तुरंत लाल हो गए। जैसे ही गहरा लाल खून बहने लगा, येबुक्यू ने तुरंत अपने सामने मौजूद 5 सुनहरे कीड़ों से निकलने वाली एक अत्यंत दुष्ट आभा को महसूस किया, साथ ही एक उन्माद भी देखा जो जीवित रहने के लिए अंतिम प्रयास जैसा प्रतीत हो रहा था। अचानक हुए इस बदलाव से येबुक्यू का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी, क्योंकि उसके शरीर में मौजूद युद्धतंत्र विधि के स्रोत से उत्पन्न रहस्यमय शक्ति अपना असर दिखाने लगी थी। 5 सुनहरे कीड़ों में से 3 सड़ने लगे और देखते ही देखते वे उनके आधे शरीर में फैल गए। हालांकि अगले ही पल गहरे लाल खून से लथपथ 5 पतित रक्त दानव नसें अचानक एक जबरदस्त और अजय दुष्ट शक्ति के साथ फट पड़ी। इस संघर्ष की शक्ति इतनी प्रबल थी कि येबुक्यू अब और संभल नहीं सका। एक हिंसक रूप से उछलते स्प्रिंग की तरह एक पल में फूट पड़ी शक्ति ने एक निश्चित सीमा को तोड़ दिया। हालांकि येबुक्यू एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। ये जानते हुए कि वह एक ही समय में 5 सुनहरे कीड़ों को पकड़ नहीं पाएंगे, उन्होंने अपने बाएं हाथ में पकड़े हुए 2 कीड़ों को छोड़ दिया और फिर बाकी 3 को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। येबुक्यू के शरीर से अलग हुए 2 गिरे हुए रक्त दानव के टैंडन, जो गहरे लाल रक्त से सने हुए थे, तेजी से भाई जोंगटियन की ओर बढ़े, जिन्होंने उन्हें अपने हाथ में पकड़ लिया। उनकी लाल युवान शक्ति प्रज्वलित हुई और पलक झपकते ही वे बिना किसी निशान के गायब हो गए, मानो वे भाई जोंगटियन के शरीर में समा गए हों। हालांकि भाई जोंगटियन का चेहरा पहले से ही बेहद पीला पड़ चुका था, उसकी हत्या की मंशा उग्र हो रही थी और वह तेजी से आगे बढ़ा और सीधे येबुक्यू पर हथेली से वार किया। ब्लड जेड चकनाचूर गोल्ड हैंड, भाई जोंगटियन ने खून से लथपथ एक विशाल हथेली का निशान छोड़ा, जो देखने में खून से लथपथ लग रहा था। ये निशान अंतरिक्ष में फैल गया और तुरंत ही भयानक शक्ति का विस्फोट करते हुए सीधे येबुक्यू की ओर बढ़ गया। अच्छा नहीं है, जैसे ही येबुक्यू ने खून से सना हथेली का निशान महसूस किया, उसे पता चल गया कि इस हमले की शक्ति पिछले हमले से कहीं अधिक है। अगर उसने स्टारलाइट लिमिटलेस बॉडी को सक्रिय नहीं किया होता, तो वह इसे रोक नहीं पाता और केवल इससे बच सकता था। पुकारें। अपने पैरों के धक्के से येबुक्यू का शरीर तुरंत पीछे हट गया और वह सीधे 1000 साल पुराने हरे मूल वृक्ष की दिशा में बढ़ गया, जबकि उसके हाथ अभी भी शेष 3 गिरे हुए रक्त दानव टैंडन को कसकर पकड़े हुए थे। मरना, भाई जोंगटियन क्रोध से दहाड़ा, उसका हृदय चिंता से भर गया था। उसने जो 2 फॉलन ब्लड डायमंड टैंडन प्राप्त किए थे, वे कमजोर और थके हुए थे, उनकी जीवन शक्ति बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। उन्हें ठीक होने में कई महीनों का समय लगेगा। शेष 3 फॉलन ब्लड डायमंड टैंडन और भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थे और अभी भी येबुक्यू के हाथों में थे। उन्हें प्राप्त करने में एक पल की भी देरी से अपार क्षति हो सकती थी। येबुक्यू तेजी से पीछे हट गया, भाई जोंगटियन के हथेली के वार से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी समय उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ में मौजूद 3 सुनहरे कीड़े लगभग बेकाबू हो गए थे। ये सोचकर येबुक्यू ने भाई जोंगटियन पर तीखी मुस्कान बिखेरी और उसके शरीर में पवित्र दाव युद्ध ऊर्जा का प्रचंड प्रवाह हुआ। यद्यपि वह अपने दांतियान में मौजूद रहस्यमय और अप्रत्याशित युद्ध संत तकनीक के उद्गम को नियंत्रित नहीं कर सकता था, फिर भी वह पवित्र दाव युद्ध ऊर्जा को एक माध्यम बनाकर युद्ध संत तकनीक के उद्गम से निकलने वाली रहस्यमय शक्ति को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा सकता था। भिनभिनाहट, गड़गड़ाहट, पलक झपकते ही येबुक्यू का शरीर गड़गड़ाहट जैसी आवाजों से गूंज उठा, मानो बिजली कड़क रही हो। उसके हाथों में मौजूद शेष 3 गिरे हुए रक्त दानव की नसें अचानक जोर से दहाड़ने लगी और उनके मुंह से खून की तरह गाढ़ी धुंध निकलने लगी। येबुक्यू की हरकतों ने भाई जोंगटियन के पहले से ही पीले पड़े चेहरे पर और भी ज्यादा उन्मादी हत्या की मंशा को उभार दिया और उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। भाई जोंगटियन की रक्त दानव नस को मानो स्वयं उसके मांस और रक्त से विकसित किया गया है। वर्षों के पोषण के बाद यह उसके मन और आत्मा में समाहित हो चुकी है और इसे हाथ की तरह सहजता से इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी किया गया रक्त दानव बलिदान का प्रहार एक उत्तेजक प्रहार था जिसने उसकी स्वयं की जीवन शक्ति को क्षति पहुंचाई। भाई जोंगटियन इसे अंतिम उपाय के अलावा कभी इस्तेमाल नहीं करता। हालांकि येबुक्यू के शरीर में रक्त दानव नस की शक्ति और आभा, जो मानो प्रलय के आगमन के समान थी, ने भाई जोंगटियन को इस प्रहार का प्रयोग करने के लिए विवश कर दिया। येबुके, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भाई जोंगटियन दहाड़ा, उसकी आंखों में क्रोध की आग भड़क उठी। येबुक्यू के कार्यों ने उसे यह एहसास दिलाया कि शेष 3 पतित रक्त दानव टैंडन को एक विनाशकारी झटका लगेगा। विनाश का रक्त दानव मुक्का, भाई जोंगटियन के शरीर से मानो एक अतुल्य दुष्ट शक्ति जागृत हो उठी। उसकी मूल लाल युवान शक्ति खूनी प्रकाश में बदल गई। एक मुक्के के साथ खून से सने शरीर वाली एक राक्षसी आकृति आकाश में कौंधी और सीधे येबुक्यू से टकरा गई। हा, ये लो, येबुके हंसा और अपने हाथ में मौजूद 3 मुरझाए और सूखे सुनहरे कीड़ों को खरपतवार की तरह दूसरी दिशा में फेंक दिया। फिर वह पीछे हट गया क्योंकि शून्य में चमकती हुई रक्त लाल राक्षसी आकृति ने येबुके को एक भयानक कंपन का अनुभव कराया। पुकारें। येबुक्यू द्वारा अपने प्रिय फॉलन ब्लड डायमंड टैंडन को फेंकते हुए देखकर भाई जोंगटियन का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने येबुक्यू का पीछा करने की परवाह छोड़ दी और पलक झपकते ही 3 फॉलन ब्लड डायमंड टैंडन की ओर दौड़ पड़ा। पुकारें। भाई जोंगटियन ने शेष 3 पतित रक्त दानव नसों को अपने शरीर में वापस खींच लेने के बाद उनका ध्यानपूर्वक परीक्षण किया। असीम क्रोध और हत्या की भावना से ग्रस्त होने के कारण वह अपने थोड़े कांपते शरीर को मुश्किल से नियंत्रित कर पा रहा था। उसने पाया कि वर्षों की अथक मेहनत से विकसित किए गए 5 पतित रक्त दानव टैंडनों में से 3 नष्ट हो चुके थे, मानो किसी अज्ञात शक्ति ने उन्हें अंदर से पूरी तरह नष्ट कर दिया हो। वे अब पूरी तरह भ्रष्ट हो चुके थे। हालांकि शेष 2 बच गए थे, लेकिन रक्त दानव बलिदान के कारण वे अत्यंत कमजोर और सुस्त हो चुके थे। महज थोड़े समय में 5 में से 3 गिरे हुए रक्त दानवों की नसें नष्ट हो गईं और 2 घायल हो गईं। ये कहा जा सकता है कि भाई जोंगटियन की वर्षों की मेहनत लगभग व्यर्थ हो गई। भाई जोंगटियन इसे कैसे सहन कर सकता था? वह क्रोधित क्यों नहीं होता? जब उसने अपनी घातक निगाहें वापस येबुक्यू की ओर घुमाई, तो उसने पाया कि येबुक्यू दूसरी दिशा में देख रहा था और उसके चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया था।
जब बाई जोंगटियन ने भी उसी नजर से इसे देखा तो उनके चेहरे के भाव भी बदल गए, क्योंकि 9000 साल पुराने किगुआन फल जो मूल रूप से 1000 साल पुराने किगुआन वृक्ष पर लटके हुए थे अब बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं। येबुक्यू और बाई जोंगटियन ने बारी-बारी से एक ही स्थान पर अपनी निगाहें घुमाईं, जिससे तुरंत ही सबका ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। जब उन्होंने अपनी निगाहों का पीछा किया तो उन्हें स्वाभाविक रूप से 1000 साल पुराना खाली किगुआन वृक्ष दिखाई दिया। क्या हुआ? 1000 साल पुराना हरा युआन फल कहाँ है? यह अभी कुछ देर पहले यहीं था। सबके सामने ऐसा कैसे हो सकता है? तुरंत ही सदमे और गुस्से की चीखें गूंज उठी और वहां मौजूद लगभग हर साधक के चेहरे के भाव बदल गए। असंख्य राक्षसी जीवों से लड़ते हुए और पूरे जंगली दानव वन को पार करते हुए वे अंततः यहां पहुंचे। ये सब सहस्राब्दी हरित युआन फल को हासिल करने के लिए किया गया था, लेकिन अब 9 सहस्राब्दी हरित युआन फल सबके सामने से बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं। भला इससे सभी को हैरानी और गुस्सा क्यों नहीं आएगा? येबुके अपने सिर के ऊपर स्थित 1000 साल पुराने किगुआन वृक्ष को घूर रहा था। इस समय वह 1000 साल पुराने किगुआन वृक्ष के सबसे करीब था और 9000 साल पुराने किगुआन फलों के गायब होने का पता लगाने वाला पहला व्यक्ति था, लेकिन येबुके को यह पता नहीं चल पाया कि वे कैसे गायब हुए। 9000 साल पुराने किगुआन फलों को चुपचाप बिना किसी को नुकसान पहुंचाए ले जाने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति कोई गुप्त दानव प्राणी नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में आगंतुक एक शक्तिशाली साधक है। एक अंतर्दृष्टि के साथ येबुक्यू ने निष्कर्ष निकाला, 9000 वर्ष पुराने किगुआन फलों के गायब होने का कारण अवश्य ही होगा। जंगली दानव वन वर्तमान में नवागंतुक प्रतियोगिता का युद्ध क्षेत्र है। दूसरे शब्दों में यहाँ स्वर्गीय पवित्र पद के कोई अतिरिक्त शिष्य नहीं होंगे। इस व्यक्ति का प्रवेश करना यह दर्शाता है कि उसे काले और सफेद पवित्र भगवान द्वारा अनुमति दी गई थी। ये सोचते हुए येबुक्यू ने अपने मन में एक मोटा अनुमान लगा लिया था और 9000 साल पुराने किगुआन फलों के गायब होने के कारण उसके और बाई जोंगटियन के बीच की लड़ाई भी रहस्यमय तरीके से रुक गई। इस बीच यू जियाओक्सु, शी रेंजी और कुई शेंग्याओ के बीच लड़ाई भी बंद हो गई। यदि 9000 साल पुराने किगुआन फल सचमुच गायब हो जाते हैं तो उनके लिए लड़ाई जारी रखने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि यहाँ कौन सा बड़ा भाई है, कृपया स्वयं को प्रकट करें। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी जिसने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह आवाज येबुके की थी जो 1000 साल पुराने किगुआन वृक्ष के नीचे खड़ी थी। हल्की सी मुस्कान के साथ येबुके ने आसपास का जायजा लिया और अपना अनुमान व्यक्त करते हुए चुपचाप दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगा। इस दृश्य ने एक पल के लिए सबका ध्यान खींचा, फिर अचानक उन्हें समझ में आया कि क्या हो रहा है। हाँ, जो प्राणी इतने सारे लोगों के सामने चुपचाप 9000 साल पुराने हरे युआन फल ले जा सकता है वह निश्चित रूप से कोई दानव जानवर नहीं हो सकता, अन्यथा वह इतने सारे साधकों को जाने नहीं देता। इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण है, ये काले और सफेद संत स्वामियों द्वारा अधिकृत एक साधक है। इतनी शक्ति वाला साधक स्वर्ग के पवित्र मार्ग का कोई पुराना शिष्य ही होगा। यह ज्ञात है कि काले और सफेद संत स्वामियों का ऐसा करने के पीछे क्या इरादा था। जैसे ही येबुके दूसरी बार बोलने ही वाले थे कि अचानक हंसी की एक जोरदार आवाज गूंजी जो तुरंत पूरे पहाड़ की चोटी पर फैल गई। हंसी की आवाज सुनते ही सबकी निगाहें एक ही जगह टिक गईं, 1000 साल पुराने किगुआन वृक्ष पर। 1000 साल पुराने किगुआन वृक्ष के अंदर से हंसी की आवाज आई, जिसका मतलब था कि शक्तिशाली वरिष्ठ भाई वृक्ष के भीतर गहराई में छिपा हुआ था। 1000 साल पुराने किगुआन वृक्ष की छतरी अविश्वसनीय रूप से भव्य है, जिसमें अनगिनत हरे पत्ते हैं। यह आसानी से न केवल एक व्यक्ति को बल्कि 10 से अधिक लोगों को भी छिपा सकता है। हाँ, उन्हें इतनी जल्दी पता चल गया, ये तो दिलचस्प है। पुकारें, ऐसा प्रतीत होता है मानो पिघले हुए लावा से निकली एक आकृति 1000 साल पुराने किगुआन वृक्ष से उछलकर निकली, जमीन पर जोर से गिरी और सबके सामने प्रकट हुई। ये व्यक्ति लंबा था और उसने आग जैसा चमकीला सैन्य वस्त्र पहन रखा था। उसके बाल गहरे लाल रंग के थे और उसका चेहरा उग्र था। विशेष रूप से उसकी आंखें जलती हुई लपटों जैसी थीं, जो असीम गर्मी और प्रकाश से भरी हुई थीं। उसकी आभा शक्तिशाली थी और उससे निकलने वाली तरंग लोगों को अत्यंत बेचैन कर देती थी। ये व्यक्ति इतना शक्तिशाली है कि अगर मैं अपने सारे दांव पेच भी इस्तेमाल कर लूं तो भी मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। ये कौन है? येबुके ने अचानक प्रकट हुई आकृति को ध्यान से देखा, उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। बाई जोंगटियन ने भी गंभीर भाव से स्वयं को प्रकट करने वाले उस शक्तिशाली व्यक्ति को देखा और वह महसूस कर सकता था कि यह व्यक्ति इतना शक्तिशाली है कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ज्वाला चित्रित वस्त्र धारण किए शक्तिशाली व्यक्ति ने चारों दिशाओं में दृष्टि घुमाई, येबुक्यू, यू जियाओक्सु और बाई जोंगटियन पर नजर डाली। येबुक्यू पर नजर डालने के बाद वह एक क्षण के लिए रुका, फिर मुस्कुराया और बोला, मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम चीगुआंग है। लाल बत्ती। जैसे ही नाम सामने आया पूरा शिखर सम्मेलन सदमे से स्तब्ध रह गया। लाल बत्ती? क्या ये फ्लेम हैंड की लाल बत्ती हो सकती है? असंभव, उनके जैसा इतना शक्तिशाली विशेषज्ञ यहाँ कैसे आ सकता है? मानव रैंकिंग में 100वें स्थान पर फ्लेम हैंड क्रिम्सन लाइट, क्या ये सचमुच वही है? सदमे से निकली आहों के बाद आश्चर्य की फुसफुसाहट सुनाई दी और सभी लोग उस लाल रोशनी को विस्मय से देखने लगे। 100वें स्थान का व्यक्ति फ्लेम हैंड रेड लाइट। येबुक्यू की आंखों में चमक आ गई और उसने स्वाभाविक रूप से अन्य लोगों की बातचीत सुनी, जिससे उसे ज्वाला पैटर्न वाले मार्शल चोगा पहने हुए शक्तिशाली व्यक्ति की पहचान का पता चल गया। यह एक महान गुरु है जिनका नाम मानव रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। हालांकि उनका स्थान अंतिम है, फिर भी कोई उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं करता। मानव रैंकिंग में शामिल होने के योग्य प्रत्येक व्यक्ति असाधारण शक्ति का धनी होता है। ये रैंकिंग स्वर्ग के पवित्र मार्ग के लाखों शिष्यों में से चुनी जाती है, इसलिए इसकी प्रतिष्ठा निर्विवाद है। लेकिन चीगुआंग जैसे शीर्ष विशेषज्ञ के यहाँ आने का कारण क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह 9000 साल पुराने किगुआन फलों की तलाश में था? शुरुआती सदमे के बाद यही विचार सबके मन में आया, लेकिन इसे तुरंत खारिज कर दिया गया। 9 मिलेनियम ग्रीन युआन फल नवागंतुक प्रतियोगिता के प्रतीक थे और क्रिम्सन लाइट उन्हें छू भी नहीं सकती थी। चीगुआंग ने स्वर्ग के पवित्र मार्ग में अभी प्रवेश करने वाले इन नवागंतुकों को मुस्कुराते हुए देखा और ऐसा लगा जैसे उन्हें स्वर्ग के पवित्र मार्ग में पहली बार प्रवेश करने के समय की अपनी उपस्थिति याद आ गई हो और वे भावुक हो गए। लेकिन इसके बाद उसने जो कहा उससे सभी के चेहरे के भाव स्तब्ध रह गए। अध्याय 168 नवागंतुक प्रतियोगिता में पहले 10 शीर्ष स्थान। मैं सचमुच आपको ये 10,000 साल पुराने किगुआन फल नहीं देना चाहता। ये शब्द चीगुआंग के शरीर से निकलने वाली उग्र और दबंग आभा के साथ मिलकर अविश्वसनीय रूप से वास्तविक लग रहे थे, जिससे वहां मौजूद हर कोई सदमे में जम गया, लगभग यह मानते हुए कि यह सच है। येबुके ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। वह जानता था कि चीगुआंग ने मजाक में ऐसा कहा था, लेकिन ये बात दूर से ही समझ में आ रही थी कि ये 10,000 साल पुराने किगुआन फल कितने कीमती थे। यहाँ तक कि चीगुआंग, जो पहले से ही मानव रैंकिंग में था, भी लालच में आ गया था। ये बहुत संभव था कि नवागंतुकों की यह प्रतियोगिता उतनी आसान न हो जितनी दिखती है। हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था, इतना घबराओ मत। ये देखकर कि उनके शब्दों से अधिकांश नवागंतुक घबरा गए थे, चीगुआंग हंसे और उन्हें आश्वस्त किया। वहां मौजूद नए शिष्यों ने तुरंत राहत की सांस ली। दरअसल वे सभी जानते थे कि चीगुआंग के हाथ में मिलेनियम ग्रीन युआन फल आना नामुमकिन था और वे ये भी जानते थे कि जैसा कि ब्लैक एंड व्हाइट सेंट लॉर्ड ने कहा था, वास्तव में 10 मिलेनियम ग्रीन युआन फल थे, 9 नहीं, और वे सभी इस समय चीगुआंग के पास थे। उसके लाल बाल लहरा रहे थे, लेकिन उसकी लाल आंखें अचानक तेज हो गईं, जैसे म्यान से निकाली गई तलवार, और जो भी उसकी निगाहों से मिलता उसे ऐसा लगता जैसे उसे सुई चुभ गई हो। बस प्रकाश की एक चमक के साथ लाल रोशनी ने अपना दाहिना हाथ 1000 साल पुराने हरे मूल वृक्ष की दिशा में लहराया और हरे प्रकाश की 10 किरणें शून्य में चमक उठी, जो सीधे 1000 साल पुराने हरे मूल वृक्ष की ओर बढ़ रही थी। धुंधली हरी रोशनी से जगमगाते 10,000 साल पुराने किगुआन फल 1000 साल पुराने किगुआन वृक्ष पर वापस आ गिरे। उनमें से 9 वही थे जिन्हें सभी ने पहले देखा था, लेकिन सबकी निगाहें ठीक बीच में स्थित 10वें 1000 साल पुराने किगुआन फल पर टिकी थी। आकार की दृष्टि से यह 1000 वर्ष पुराना किगुआन फल अन्य 9 फलों से एक तिहाई बड़ा है। रंग की दृष्टि से यह चमकीला हरा है, दमकता हुआ और जगमगाता हुआ। इसमें निहित जीवन शक्ति की दृष्टि से यह अविश्वसनीय रूप से समृद्ध और मनमोहक है। मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनें, क्योंकि इससे यह तय होगा कि आप में से कोई मिलेनियम ग्रीन ओरिजिन फ्रूट प्राप्त कर पाएगा या नहीं। चीगुआंग ने फिर से बोलना शुरू किया, उसकी आंखें तेज और दृढ़ थीं, जिससे हर कोई अपनी सांस रोककर बैठ गया, कहीं एक भी शब्द छूट न जाए। मिलेनियम ग्रीन युआन फल केवल 10 ही हैं, जिसका अर्थ है कि नवागंतुक प्रतियोगिता में शीर्ष 10 ही विजेता होंगे।
इन्हें प्राप्त करने का तरीका बहुत सरल है, जो भी मेरे किसी एक हमले को झेल सकता है, उसे मिलेनियम ग्रीन युवान फल मिल जाएगा। जो भी 2000 साल पुराने किंग युवान फल को प्राप्त करेगा, वही इस नवागंतुक प्रतियोगिता का विजेता होगा। जैसे ही वे दो वाक्य बोले गए, शिखर पर मौजूद अधिकांश नए शिष्यों के चेहरे के भाव बदल गए और उनकी आंखों में उत्साह की चमक आ गई। क्या मैं पूछ सकता हूँ, बड़े भाई, कि 2000 साल पुराने किंग युवान फल को प्राप्त करने और इस नवागंतुक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं? येवुक्यू के साथ लड़ाई के दौरान बाई जोंगटिन के चेहरे पर जो जानलेवा इरादा दिख रहा था, वह गायब हो गया था। इसके बजाय उसने खाली भाव से चीगुआंग से पूछा। इस सवाल का अनुमान लगाते हुए चीगुआंग ने मुस्कुराते हुए बाई जोंगटिन की ओर देखा और कहा, यह बहुत आसान है। जो भी मेरे 3 दांव झेल लेगा, वही नवागंतुक प्रतियोगिता का विजेता होगा। यदि आप क्रिम्सन लाइट के एक भी हमले का सामना कर लेते हैं, तो आपको मिलेनियम ग्रीन युवान फल प्राप्त होगा और आप शीर्ष 10 में पहुंच जाएंगे। यदि आप क्रिम्सन लाइट के 3 हमलों का सामना कर लेते हैं, तो आपको 2000 साल पुराना एज और ओरिजिन फ्रूट प्राप्त होगा और आप नवागंतुक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान के विजेता बन जाएंगे। ये देखने में सरल लगने वाली विधि वास्तव में किसी के द्वारा भी अनुचित या सरल नहीं मानी जाती है, क्योंकि चीगुआंग मानव सूची में एक उस्ताद के रूप में स्थान रखता है। यह इतना आसान है। बाई जोंगटिन की आंखों में चमक आई और उसने बोलना शुरू किया। यह इतना आसान है। चीगुआंग ने बाई जोंगटिन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, पहले कौन जाना चाहता है? अपनी निगाह हटाते ही लालिमा चारों दिशाओं में फैल गई। वह अपने हाथ पीठ पीछे बांधकर खड़ा रहा, ये देखने के लिए कि कौन सा नवागंतुक सबसे पहले पहल करेगा। अधिकांश नए शिष्यों की आंखों में जलती हुई इच्छा कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई, विशेष रूप से मध्य शिखर पर स्थित दर्जनों शिष्यों में, जिनकी निगाहें अक्सर मध्य शिखर के 3 राजाओं पर टिकी रहती थीं और उनकी भावनाएं कथनीय थीं। मध्य शिखर के इन शिष्यों ने लाल प्रकाश के प्रकट होने को आकाश से गिरे एक सुनहरे अवसर के रूप में देखा। क्यों? यदि लाल प्रकाश का प्रकट होना न हुआ होता और 1000 साल पुराने नीले युवान फल का स्वामित्व पूरी तरह से प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताओं पर निर्भर होता, तो भले ही यह अंततः सेंट्रल पीक के शिष्यों के हाथों में आ जाता, फिर भी इसका कम से कम आधा हिस्सा निश्चित रूप से सेंट्रल पीक के 3 राजाओं द्वारा एकाधिकार कर लिया जाता। जो लोग वास्तव में मिलेनियम ग्रीन ओरिजिन फ्रूट का हिस्सा प्राप्त करते हैं, वे निसंदेह सेंट्रल पीक के 3 राजाओं के विश्वसनीय अनुयायी हैं। सेंट्रल पीक के साधारण शिष्यों को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्रिम्सन लाइट के प्रकट होने से अनजाने में उन्हें एक अवसर मिल गया है। यदि वे क्रिम्सन लाइट के किसी एक हमले का सामना कर लेते हैं, तो वे खुलेआम मिलेनियम ग्रीन युवान फल प्राप्त कर सकते हैं और इस नवागंतुक प्रतियोगिता में शीर्ष 10 में शामिल हो सकते हैं। ये सम्मान सबके सामने उनसे कोई नहीं छीन सकता। ये सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं रहा, जल्द ही एक आवाज ने इसे तोड़ दिया। मेरा नाम फुकिंग जू है। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक मार्गदर्शन का अनुरोध करती हूँ, वरिष्ठ भाई चीगुआंग। एक आकृति अचानक प्रकट हुई। वह व्यक्ति चीड़ के पेड़ की तरह लंबा और बलवान था। वह मध्य शिखर से आया था और नवप्रवर्तक प्रतियोगिता से ठीक पहले शक्ति आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर चुका था। वह मध्य शिखर पर काफी प्रसिद्ध था। बूम! फुकिंग जू ने लाल प्रकाश को घूरते हुए गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी, लेकिन उनकी आंखों में जोश जरा भी कम नहीं हुआ। उनका पूरा शरीर नीली ज्वाला शक्ति से घिरा हुआ था, मानो नीली ज्वालाएं प्रचंड रूप से जल रही हों। तैयार हो? तो अब मैं अपना कदम उठाने ही वाला हूँ। ये देखकर कि आखिरकार कोई आगे आया है, चीगुआंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, संक्षेप में याद दिलाया और फिर अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, जो उसकी पीठ के पीछे था। जैसे ही वह दाहिना हाथ दिखाई दिया, येवुक्यू की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। क्योंकि इस हाथ पर येवुक्यू ने एक अविश्वसनीय रूप से बेचैन कर देने वाला उतार चढ़ाव महसूस किया, मानो ये हाथ दुनिया में सब कुछ जला देने में सक्षम हो, भयानक शक्ति से भरा हुआ हो। ज्वाला हाथ, लाल प्रकाश। येवुक्यू को तुरंत चीगुआंग का उपनाम याद आ गया, ज्वाला हाथ। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, चीगुआंग की प्रसिद्धि उनके नंगे हाथों पर आधारित है, जो सोने को पिघला सकते हैं और लोहे को गढ़ सकते हैं। महज अपने हाथों से मानव रैंकिंग तक पहुंचने की क्षमता, उन हाथों की शक्ति निर्विवाद है। अब जब येवुक्यू ने चीगुआंग को अपना पहला कदम उठाते हुए देख लिया है, तो वह निश्चित रूप से अवलोकन करने के इस अच्छे अवसर को हाथ से जाने नहीं देगा। दूसरी ओर बाई जोंगटिन, शी रिंजी और कुई शेंग्याओ भी चीगुआंग पर कड़ी नजर रखे हुए थे, जो अपना कदम उठाने ही वाला था और उसमें जरा सी भी कमजोरी ढूंढने की उम्मीद कर रहे थे। यू जियाओ, जिसकी सफेद पोशाक लहरा रही थी, अकेली खड़ी थी। उसकी ठंडी खूबसूरत आंखें लाल रोशनी को ध्यान से देख रही थी, स्पष्ट रूप से उसका बारीकी से अवलोकन कर रही थी। चीगुआंग के हाथ न तो सफेद थे और न ही काले, बल्कि गहरे लाल रंग के थे, मानो उन पर लाल सोने की एक गहरी परत चढ़ी हो, जिससे एक मजबूत और भारी एहसास निकलता था, मानो उसके हाथ अभी भट्टी से निकाले गए हों और एक लाल गर्म लोहे की तरह गर्म हो। पहले तो फुकिंग जू काफी आत्मविश्वासी थे, लेकिन चीगुआंग का फैला हुआ दाहिना हाथ देखकर वे तुरंत गंभीर हो गए। उनके शरीर के चारों ओर फैली नीली युवान शक्ति कुछ पल के लिए थम सी गई, क्योंकि उन्हें चीगुआंग के दाहिने हाथ से एक अत्यंत भयानक आभा और ऐसी शक्ति का एहसास हुआ जो उन्हें पिघला देने वाली प्रतीत हो रही थी। चीगुआंग ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और लापरवाही से उस जगह पर दबा दिया जहां फुकिंग जू खड़ी थी। बस जैसे ही लालिमा से भरी रोशनी नीचे की ओर फैली, अचानक शून्य में एक गर्जना गूंजी और सैकड़ों फीट आकार का एक विशालकाय अग्निमय ताड़ का पेड़ कहीं से प्रकट हो गया। वह विशालकाय हाथ पूरी तरह से लाल लपटों से बना था। जब उसने शून्य पर प्रहार किया, तो उससे निकलने वाली अत्यधिक गर्मी ने पूरे शिखर को अपनी चपेट में ले लिया। पल भर में युद्ध देख रहे सभी शिष्यों के मुंह सूख गए और वे पसीने से तरबतर हो गए। उनके पूरे शरीर में ऐसा महसूस हो रहा था मानो उस पर इस तीव्र तापमान और गर्मी का आक्रमण हो रहा हो, जिससे वे बेहद असहज हो गए। उस विशालकाय अग्निमय हथेली की 5 उंगलियां शून्य में लाल गर्म लोहे की छड़ों की तरह सीधी खड़ी थीं। जहां भी वह जाती, उच्च तापमान के कारण अंतरिक्ष थोड़ा विकृत हो जाता, जिससे एक शक्तिशाली दृश्य प्रभाव उत्पन्न होता। जैसे ही चीगुआंग ने लापरवाही से अपनी हथेली से प्रहार किया, फुकिंग जू के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। शून्य से नीचे गिरते हुए विशालकाय अग्नि प्रधान हाथ के दबाव ने उसे अंदर तक झकझोर दिया, मानो वह कोई विशालकाय हाथ न होकर बल्कि उस पर फेंका गया आग का एक भयंकर जलता हुआ पहाड़ हो। बूम! जैसे जैसे विशालकाय अग्नि में हथेली फुकिंग जू के करीब आती गई, उसकी शक्ति और भी तीव्र होती गई। अंततः वह एक अग्नि में पर्दे में परिवर्तित हो गई, जो आकाश से नीचे उतरी और सीधे फुकिंग जू के सिर पर दबाव डाला। चलो अपना पूरा जोर लगा देते हैं। फुकिंग जू के चेहरे पर अचानक दृढ़ संकल्प का भाव उभर आया। वह जानता था कि उसके पास इस प्रहार को सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, भले ही वह जानता हो कि वह इसे सहन नहीं कर सकता। रॉक सॉलिड एज और स्पिरिट फिस्ट, एक जोरदार दहाड़ के साथ, मानो अपना साहस बढ़ाने के लिए, फुकिंग जू की नीली युवान शक्ति नीली लपटों की तरह उमड़ पड़ी। वह जरा भी पीछे हटने का साहस नहीं कर पा रहा था और न ही उसे ऐसा करने का अधिकार था। इसके बजाय चीगुआंग के हथेली के प्रहार से वह अपनी सीमाओं को पार करने के लिए विवश हो गया। बस फुकिंग जू के सामने लगभग 80 फीट आकार के एक नीले पत्थर की एक धुंधली छवि प्रकट हुई, जिससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी, ठीक वैसे ही जैसे एक विशाल पत्थर एक तरफ पड़ा हो, लचीलेपन, ताकत और अदम्य भावना से भरपूर। उन्हें ब्लॉक करो। फुकिंग जू ने लहसुन की कलियों की तरह मुठ्ठियां पटकी और शून्य से नीचे आ रहे विशाल अग्निमय हाथ पर सीधा प्रहार किया। उसके सामने मौजूद नीले रंग का चट्टानी प्रेत तुरंत एक जबरदस्त बल से ऊपर उठ गया और शून्य में लुढ़क गया। ऊपर लुढ़कते समय उसके साथ गड़गड़ाहट की कई आवाजें सुनाई दी। धमाका, धड़ाम, कुछ 100 फीट के दायरे में एक जबरदस्त गर्जना हुई जब विशालकाय अग्निमय ताड़ का पेड़ नीले रंग की चट्टानी आकृति पर जोर से टकराया और दोनों प्रभावों की संयुक्त शक्ति तेजी से फैल गई। फुकिंग जू का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और उसकी आंखों में खौफ झलक उठा। जोरदार झटके से उसकी छाती पर चोट लगी और उसका शरीर पीछे की ओर उछल गया। फुफकार, मुंह भर खून थूकते हुए फुकिंग जू ने अपने शरीर पर से पूरा नियंत्रण खो दिया। वह दर्जनों फीट पीछे धकेल दिया गया, फिर उसके पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था और उसने अपने दाहिने हाथ से अपनी छाती पकड़ ली। उसने शून्य में मौजूद उस विशाल अग्नि प्रतीक के हाथ को घूरा जिसने उसके घातक आक्रमण को पूरी तरह नष्ट कर दिया था, उस मायावी चट्टान को, और उसका पीला चेहरा राख जैसा हो गया। फुकिंग जू को बिना चोट खाए ही सिर पर गंभीर चोट लगी थी और चीगुआंग स्पष्ट रूप से खुद को रोक रहा था, अन्यथा ये सिर्फ मुंह भर खून थूकने जितना आसान नहीं होता। बस आकाश में मंडराता विशाल अग्निमय हाथ बिना किसी निशान के गायब हो गया और पूरे पहाड़ का तापमान सामान्य हो गया। हालांकि पूरा इलाका शांत था और सभी की निगाहें लाल बालों वाले युवक पर टिकी थी। पहले का विस्मय अब थोड़े डर में बदल गया था। चीगुआंग ने अपना दाहिना हाथ पीछे खींच लिया, उसके होठों पर अभी भी मुस्कान थी और उसने पीले चेहरे वाले फुकिंग जू की ओर देखते हुए कहा, यह अफसोस की बात है, तुम असफल हो गए।
फूकिंजू ने बिना किसी नाराजगी के लाल रोशनी को हल्के से प्रणाम किया। वह जानता था कि उसकी शक्ति अपर्याप्त है और वह दूसरों को दोष नहीं दे सकता। वह धीरे-धीरे उठा और अपनी मूल स्थिति में लौट आया। फूकिंजू के पहले वार का परिणाम देखने के बाद कभी शांत रहने वाली पर्वत चोटी पर पूरी तरह सन्नाटा छा गया और चिगुआन से एक और वार सहने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। फूकिंजू की शक्ति सर्वविदित थी। शक्ति स्तर के प्रारंभिक चरण में उनकी साधना वास्तविक और सहज थी। इसके अलावा लाल प्रकाश के विशाल अग्नि में हाथ का सामना करते समय उन्होंने जो युद्ध शक्ति प्रदर्शित की, उससे उनकी साधना चरम सीमा तक पहुंच गई थी। ये तथ्य सर्वविदित था। इस दृश्य ने ही उपस्थित लगभग आधे लोगों का कार्रवाई करने का आत्मविश्वास समाप्त कर दिया, क्योंकि उनका साधना स्तर या तो फूकिंजू से बहुत अलग नहीं था या थोड़ा कम था। यदि वे मंच पर जाते तो वे बिना किसी बदलाव के फूकिंजू के परिणाम को ही दोहराते। क्या यही है वो युद्ध शक्ति जो मानव रैंकिंग में जगह बनाने वालों की है? वे सचमुच बहुत शक्तिशाली हैं। 1000 साल पुराने किगुआन वृक्ष के नीचे खड़े होकर येबुके ने चिगुआन को ध्यान से देखा। उस विशाल अग्नि में हथेली के हमले को देखने के बाद येबुके अब चिगुआन के साधना स्तर और स्तर का कुछ अंदाजा लगा सकते थे। शक्ति क्षेत्र का अंतिम चरण ये चिगुआन का साधना स्तर है, जो कि 98वें रैंक के रक्तपिपासु आत्मा भाला मास्टर जिंग वुफेंग के समान है। हालांकि साधना स्तर युद्ध शक्ति मापने का मानक बिल्कुल नहीं है। मानव रैंकिंग में स्थान पाने वाले प्रत्येक गुरु की युद्ध शक्ति उनके स्वयं के साधना स्तर से कहीं अधिक होनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है। उदाहरण के लिए येबुके स्वयं इसका जीता जागता उदाहरण है। येबुके ने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि देखते रहे। उनका मानना था कि इस समय की चुप्पी केवल अस्थायी है, क्योंकि प्रलोभन इतना प्रबल था कि लगभग कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता था। चिगुआन बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं लग रहा था। वह चुपचाप अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा था, दूसरे और तीसरे व्यक्ति के कदम उठाने का इंतजार कर रहा था। दूर से देखने पर 1000 साल पुराने किगुआन वृक्ष पर 10 किगुआन फल धुंधले हरे रंग के दिखाई देते हैं। हल्की हवा चलती है और जड़ और पत्तों से रहित तैरते हुए ये किगुआन फल हवा में धीरे-धीरे झूलते हैं। इन 10,000 साल पुराने किगुआन फलों से अत्यंत समृद्ध और जीवंत ऊर्जा की लहरें निकलती हैं और पूरे शिखर पर फैल जाती हैं। संप्रदाय के गुप्त क्षेत्र के जंगली और राक्षसी जंगल के बाहर एक पत्थर के चबूतरे पर काले और सफेद संत स्वामी के चेहरे पर मुस्कान थी और उनके पीछे खड़े 5 बुजुर्ग भी कुछ हद तक खुश और चिढ़े हुए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच्चा चिगुआन इतनी जल्दी सामने आ जाएगा। एल्डर वाइनसोल ने अपने हाथ में शराब का घड़ा हिलाया, शून्य में विशाल प्रकाश स्क्रीन की ओर देखा और हंसते हुए शाप दिया। एल्डर ज़्वेटाओ ने भी अपना सिर थोड़ा सा हिलाया, मानो वह सहाय हो। एल्डर होली लाइट खिलखिलाकर हंस पड़े, मानो उन्हें ये दृश्य बहुत पसंद आ रहा हो। यहाँ तक कि एल्डर पर्पल लोन, जिन्होंने अब तक गंभीर भाव बनाए रखा था, उनके होठों के कोने भी हल्के से ऊपर उठ गए। मूल योजना के अनुसार चिगुआन को 9 मिलेनियम ग्रीन युआन फल विजेताओं के बीच वितरित होने के बाद प्रकट होना था। फिर वह अंतिम ग्रीन युआन फल के साथ इस नवागंतुक प्रतियोगिता के विजेता का चयन करने के लिए प्रकट होता। हालांकि चीजें योजना के मुताबिक नहीं हुई। चिगुआन न केवल समय से पहले प्रकट हुआ, बल्कि उसने सभी 10 किगुआन फल भी छीन लिए और शीर्ष 10 और प्रथम स्थान के विजेता का फैसला क्रमशः 1 चाल और 3 चालों में करने के लिए एक समझौता किया। हालांकि पांचों बुजुर्ग इस बात से हैरान और परेशान दोनों थे, लेकिन उन्होंने कोई असंतोष व्यक्त नहीं किया, खासकर काले और सफेद रंग के पवित्र भगवान ने, जिन्हें यह विशेष रूप से मनोरंजक लगा। ये दिलचस्प है कि वे नियमों का पालन नहीं करते। चिगुआन ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये नौसिखिए चाहे कितनी भी जोरदार लड़ाई लड़ें, शीर्ष खिलाड़ियों और मानव रैंकिंग में उनके बीच के अंतर को व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने की तुलना में कुछ भी नहीं है। ये तरीका अधिक सीधा है और उन्हें लगातार प्रयास करने के लिए गहराई से प्रेरित कर सकता है। ब्लैक एंड व्हाइट सेंट लॉर्ड के शब्दों ने पांचों बुजुर्गों को बार-बार सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया और फिर वे विशाल प्रकाश स्क्रीन को देखने लगे। वे ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि अंत में कौन से 10 नन्हे मुन्ने जीतेंगे। शिखर पर करीब 15 मिनट तक सन्नाटा छाया रहा, फिर वह टूट गया। हालांकि लाल रोशनी को चुनौती देने वाले दूसरे व्यक्ति को देखकर येबुके ने अपनी भौहें चढ़ा लीं। ये व्यक्ति काले रंग के मार्शल आर्ट के चोगे में लिपटा हुआ था। उसकी आभा सागर की गहराई के समान थी और उसकी आंखें बर्फ की तरह जमी हुई थीं। वह कोई और नहीं बल्कि डोतियान था। डोतियान तेजी से आगे बढ़ा और लाल रोशनी से 10 फीट दूर स्थिर खड़ा हो गया। उसका पूरा शरीर एक आश्चर्यजनक ठंड से कांप रहा था। वरिष्ठ भाई चिगुआन, मेरा नाम डोतियान है। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक मार्गदर्शन का अनुरोध करती हूँ। डोतियान ने गहरी आवाज में बात की और शक्ति क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में उसकी साधना शक्ति विस्फोट की तरह फैल गई। बर्फीली नीली आभा आकाश में फैल गई और सभी को ऐसा लगा जैसे उनके आसपास का तापमान कुछ डिग्री गिर गया हो। हालांकि डोतियान को देखते ही सबकी निगाहों में उपहास का भाव आ गया, क्योंकि वे डोतियान को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। अभी फूकिंजू चिगुआन के एक वार का सामना नहीं कर पाए। डोतियान का साधना स्तर लगभग फूकिंजू के बराबर ही था, तो वह चिगुआन के वार का सामना कैसे कर सकता था? कहावत है, अगर यह आपसे संबंधित नहीं है तो इसके बारे में चिंता न करें। वे साधक जो सोचते थे कि अब उन्हें 1000 साल पुराना नीला युआन फल नहीं मिल पाएगा, अब मनोरंजन के साथ डोतियान को देख रहे थे और उत्सुकता से उस दृश्य का इंतजार कर रहे थे जब चिगुआन की हथेली से डोतियान को जोरदार प्रहार होगा। लोग अक्सर ऐसे ही होते हैं, जब उन्हें कोई चीज नहीं मिलती तो भले ही वे इसे अपने चेहरे पर न दिखाएं, वे मन ही मन यही उम्मीद करते हैं कि दूसरों को भी वह चीज न मिले। तुमने बर्फ पर आधारित तकनीकों में महारत हासिल कर ली है, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं कि तुम इस वार को झेल पाते हो या नहीं। चिगुआन की आंखों में थोड़ी सी शरारत झलक उठी। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और सीधे उस जगह पर दबा दिया जहां डोतियान खड़ा था। बस विशाल का अग्नि में हथेली फिर से प्रकट हुई, जिससे शून्य का विस्तार हुआ और उच्च तापमान तुरंत फैल गया, जिसने उस निम्न तापमान को प्रतिस्थापित कर दिया जिसे डोतियान अभी लेकर आया था। आकाश में विशाल का अग्नि प्रवर्तक हाथ को निहारते हुए डोतियान की बर्फीली आंखों में लड़ने की भावना का एक उभार कौंध गया और उसके दिल में खून खौलने लगा। उसे हर हाल में इस कदम को स्वीकार करना ही था। डोतियान को नई प्रतिभा प्रतियोगिता में शीर्ष 10 में जगह पक्की करनी ही थी। इस दृढ़ विश्वास के साथ डोतियान के शरीर से बर्फीली नीली आभा निकली जो चारों दिशाओं में फैल गई। उसने दहाड़ लगाई, हिम सम्राट अवतरित हो, बर्फ की चारों सीमाओं को पार करो। बूम! डोतियान के पीछे गहरे शून्य में हिम सम्राट की विशाल आकृति प्रकट हुई, जो एक गर्जनापूर्ण दहाड़ के साथ आगे बढ़ रही थी। उसका हर कदम शून्य को कंपा रहा था और शक्ति से विस्फोट कर रहा था। बस डोतियान की हथेलियां ऊपर की ओर थीं और उनके हाथों के ऊपर 4 छोटे हिमखंड जैसे आकार तैर रहे थे। बर्फीली ऊर्जा लगातार फैल रही थी और उनके चारों ओर 10 झांग के दायरे में विशाल लाल ज्वाला जैसी हथेली की तीव्र गर्मी से कोई भी क्षेत्र प्रभावित नहीं हुआ। मेरे लिए इसे खोल दो, एक धीमी सी चीख सुनाई दी और डोतियान ने अपने हाथ आसमान की ओर उठा दिए। उसी समय हिम सम्राट उसके पीछे खड़ा था, उसने भी अपने हाथ आसमान की ओर उठा दिए। बूम! लगभग 100 फीट आकार के 2 हिमखंड आकाश से नीचे उतरे। उनकी सतहें बर्फीली लपटों से घिरी हुई थी, जो एक ढलते हुए बर्फ के महल की तरह लग रही थी। हिम सम्राट ने दोनों हिमखंडों को अपने हाथों से पकड़ लिया, फिर अपने दाहिने पैर से लात मारी, जिससे उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ा और दोनों हिमखंडों को अपने साथ ले जाते हुए वह विशालकाय अग्नि में हाथ से टकरा गया। बस शून्य के ऊपर बर्फ और आग, ठंड और गर्मी, दो चरम शक्तियां हिंसक रूप से टकराईं, जिससे अत्यंत भयावह उतार चढ़ाव उत्पन्न हुए। डोतियान के हमले ने ऐसी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया जो स्पष्ट रूप से फूकिंजू की तुलना में कहीं बेहतर थी। लेकिन फिर भी हम हार जाएंगे। हाँ, हम अभी इस कदम का सामना नहीं कर सकते। सीनियर ब्रदर चिगुआन वाकई बहुत ताकतवर हैं। बूम! विशाल अग्नि में हथेली ने हिम सम्राट और दोनों हिमखंडों पर दबाव डाला। प्रचंड ऊष्मा ने अंततः डोतियान के हमले को क्षीण कर दिया, लेकिन विशाल अग्नि में हथेली को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी और हथेली का निशान धीरे-धीरे धुंधला होने लगा। जब विशाल का अग्नि में हथेली अपनी मूल शक्ति के केवल 1/3 तक सिमट गई, तो हिम सम्राट और दोनों हिमखंड पूरी तरह से गायब हो गए, जिसका अर्थ था कि डोतियान अभी भी लाल प्रकाश के हमले का सामना करने में विफल रहा। हालांकि जब सभी को लगा कि डोतियान का परिणाम फूकिंजू के परिणाम के बिल्कुल समान है, तभी 1000 साल पुराने किगुआन वृक्ष के नीचे बैठे येबुके की आंखों में हल्की सी मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि वह जानता था कि इस नई प्रतिभा प्रतियोगिता में डोतियान निश्चित रूप से शीर्ष 10 में शामिल होगा। पीना! एक और तेज चीख सुनाई दी और डोतियान ने अपने हाथों को जोर से नीचे दबा दिया। बस डोतियान के सिर के ऊपर शून्य में 2 और हिमखंड प्रकट हुए और नीचे गिर पड़े, उस विशाल अग्नि में हथेली से टकरा गए जिसमें अभी भी उसकी 1/3 शक्ति बची थी।
दो त्यान के हमले में अभी भी कुछ शक्ति बची थी। धमाका। अध्याय 169 भयानक दूसरा कदम। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि जब दो त्यानाई ने अपने हाथ में 1000 साल पुराना किंग युआन फल पकड़ा तो कई लोगों को अभी भी अविश्वास और अवास्तविकता का एहसास हुआ। और इस तरह नए टैलेंट कंपटीशन के पहले 10 टॉप 10 का जन्म हुआ। पूर्वी शिखर का ये साधक वास्तव में लाल प्रकाश के हमले को झेलने में सक्षम था। उसकी साधना का स्तर स्पष्ट रूप से फुकिंगजू के समान था, फिर भी उसने वह कर दिखाया जो फुकिंगजू नहीं कर सका। एक पल के लिए कई लोगों में ईर्ष्या और जलन की भावना उमड़ पड़ी, जबकि साथ ही वे ये भी जानते थे कि 10 किंग युआन फलों में से केवल 9 ही बचे हैं और यह अनमोल अवसर केवल 9 बार और मिलेगा। जब दो त्यान इस टीम में वापस लौटे तो मोहंगलियन, चेन हे और अन्य लोगों ने उन्हें हार्दिक बधाई दी। दो त्यान ने उन सभी को जवाब दिया और फिर येबुके की ओर देखते हुए हल्का सा सिर हिलाया। येबुके ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह लंबे समय से जानता था कि दो त्यान चीगुआंग के हमले का सामना कर सकता है, क्योंकि दो त्यान की आधारभूत शक्ति और संचय फुकिंगजू से कहीं अधिक था। इसलिए भले ही दोनों की साधना का स्तर समान हो, दो त्यान की युद्ध शक्ति फुकिंगजू की शक्ति से अतुलनीय थी। दरअसल ये सिर्फ दो त्यान ही नहीं था, डोंगफेंग टीम के चेन हे और युआन शे के पास भी मिलेनियम ग्रीन युआन फल प्राप्त करने की क्षमता थी। चेन हे एक तलवारबाज है जिसकी युद्ध शक्ति अविश्वसनीय रूप से भयानक और तीक्ष्ण है। उसका शरीर और तलवार एक है और वह उच्च स्तर के विरोधियों से भी कमतर नहीं है। युआन नाग की तकनीकें रहस्यमय हैं और इसके साथ गरान दानव सम्राट अजगर भी है। एक बार जब ये गरान दानव सम्राट अजगर के साथ मिल जाता है तो इसकी शक्ति को कम नहीं आंका जाना चाहिए। वे क्रिम्सन लाइट के दूसरे हमले का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके पहले हमले का सामना करने की संभावना बहुत अधिक है। शायद दो त्यान की सफलता ने उन कई लोगों को प्रेरित किया है जो पहले संकोच कर रहे थे और उनके जुनून को फिर से जगाया है। जब प्रलोभन बहुत बड़ा होता है और अनमोल रत्न मिलने की संभावना होती है तो लोगों के दिलों में लालच अक्सर अनियंत्रित हो जाता है। परिणाम स्वरूप कई लोगों ने बारी-बारी से हमला किया, यह मानते हुए कि वे दो त्यान से कमजोर नहीं हैं और दो त्यान की सफलता को दोहराना चाहते थे। हालांकि क्रिम्सन लाइट के विशाल अग्नि भयंकर हमले का प्रत्यक्ष अनुभव करने के बाद वे ये देखकर क्षुब्ध हो गए कि यह उनकी सहनशीलता से परे था और अंततः पराजित हो गए। जब तक कि एक व्यक्ति ने पहल नहीं की। इस व्यक्ति का नाम शान शियोंगशिन था, जो जोंगफेंग से था। वह एक एकांत साधक था जो आमतौर पर गुमनाम रहकर चुपचाप साधना करता था। जोंगफेंग के तीनों राजा भी उसे नहीं जानते थे। आखिर जोंगफेंग में 1 लाख शिष्य थे, जो बहुत अधिक संख्या थी। अपनी ओर तेजी से आ रहे विशाल अग्निप्रवण प्रहार का सामना करते हुए शान शियोंगशिन भाले की तरह सीधा खड़ा रहा। उसकी भुजाएं भाले की नोक जैसी, रीढ़ अजगर जैसी, पैर जमीन पर मजबूती से जमे हुए, वह सीधे आकाश की ओर उड़ रहा था। उसका शरीर घातक आभा से भरा हुआ था और जब उसने कोई वार किया तो वह धरती को हिला देने वाला था। बूम! आकाश के ऊपर एक विशाल भाले जैसी आकृति चारों दिशाओं में फैल गई। शान शियोंगजिन ने भाले के आकार में रूपांतरित होकर उस विशाल अग्नि में हथेली से 10 से अधिक बार प्रहार किया और धीरे-धीरे बिना किसी निशान के गायब हो गया। हालांकि उस विशाल अग्नि में हथेली में भी उस भयानक भाले की किरण से दर्जनों छेद हो गए और वह भी आकाश में विलीन हो गई। इसलिए शान शियोंगजिन ने सफलतापूर्वक दूसरा मिलेनियम ग्रीन युआन फल प्राप्त किया और इस नवोदित प्रतियोगिता के शीर्ष 10 में दूसरा स्थान हासिल किया। भले ही अतीत में शान शियोंगशिन की प्रतिष्ठा कितनी भी अस्पष्ट रही हो, आज से उनका नाम स्वर्ग के पवित्र मार्ग के 100,000 से अधिक नए शिष्यों के बीच गूंजेगा। जब केवल 8 युआन फल बचे थे तो सभी को एक तरह की बेचैनी महसूस हुई, क्योंकि वे जानते थे कि एक और अनमोल अवसर हाथ से निकल गया है। पुकारें, तभी एक आकृति प्रकट हुई जिसे देखकर कई लोग आश्चर्य से दंग रह गए। वह नवागंतुक लंबा था और उसके द्वारा फैलाई गई घातक आभा अभी शान शियोंगशिन की आभा से दोगुनी शक्तिशाली थी। वह कोई और नहीं बल्कि जोंगफेंग के 3 राजाओं में से एक, पुरुषों का राजा शी रेंजी था। आखिरकार और रोक नहीं पाए, शी रेंजी को बाहर कूदते देख येबुके की आंखों में चमक आ गई। चीगुआंग ने अपनी आंखों में थोड़ी सी रुचि लिए शी रेंजी की ओर देखा और कहा, तुम शी रेंजी हो, वही जिसने संप्रदाय के गुप्त क्षेत्र धधकती ज्वाला पर्वतों में 3 के विरुद्ध 1 से लड़ाई लड़ी थी। नवागंतुक प्रतियोगिता के अंतिम निर्णायक बनने से पहले चीगुआंग ने स्वाभाविक रूप से नए शिष्यों के बारे में जान लिया था, विशेष रूप से उन लोगों के बारे में जो पहले से ही कुछ हद तक प्रसिद्ध थे, जिनमें जोंगफेंग के 3 राजाओं में से एक शी रेंजी भी शामिल थे। शी रेंजी के चेहरे पर थोड़ी सी अकड़ झलक गई, लेकिन उन्होंने तुरंत उसे छिपा लिया और चीगुआंग को आदरपूर्वक झुककर कहा, कृपया मुझे ज्ञान प्रदान करें, वरिष्ठ भाई चीगुआंग। मध्यम स्तर की शक्ति साधना बुरी नहीं है, लगता है आपको मेरी दूसरी चाल देखने का मौका मिलेगा। चीगुआंग के शब्दों ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। दूसरी चाल देखने का मौका है, लेकिन दूसरी चाल चलने के बजाय या यहां तक कि तीसरी चाल को भी पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। येबुके लाल बत्ती को घूर रहा था, अपने शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा था, मानो उसे कुछ एहसास हो गया हो। चीगुआंग की बातों से शी रेंजी भी नाखुश हो गए। चीगुआंग के अनुसार शी रेंजी को केवल दूसरी चाल देखने का मौका मिला था, दूसरी या तीसरी चाल चलने का नहीं। ये ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि बाई जोंगटियन की उपस्थिति ने शी रेंजी को नवागंतुक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने से रोक दिया, लेकिन उसने पहले से ही ब्लैक एंड व्हाइट सेंट लॉर्ड और उन 5 बुजुर्गों के सामने अपनी योग्यता प्रदर्शित करने की योजना बना रखी थी, जो उस पर करीब से नजर रख रहे थे। अर्थात चीगुआंग से 3 चालें चलने के बाद वह स्वयं पहल करके ये कहेगा कि बाई जोंगटियन उससे अधिक शक्तिशाली है और नवागंतुक प्रतियोगिता में पहला स्थान सही मायने में बाई जोंगटियन का होना चाहिए। इस तरह उन्होंने न केवल ब्लैक एंड व्हाइट सेंस के सामने अपनी योग्यता साबित की, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से बाई जोंगटियन को भी बढ़ावा दिया, जिसे एक पारस्परिक लाभ का समाधान कहा जा सकता है। 2000 साल पुराने किंग युआन फल की शी रेंजी को बहुत चाह थी, पर वह जानता था कि यह केवल बाई जोंगटियन के पास ही हो सकता है। अगर वह शीर्ष 10 शिष्यों में शामिल हो जाता और संप्रदाय से प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता तो भविष्य में उसे संप्रदाय से और भी संसाधन मिल सकते थे। अगर उसे केवल एक किंग युआन फल न मिले तो भी कोई बात नहीं, मैं अब अपना कदम उठाने ही वाला हूं। चीगुआंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, उसका दाहिना हाथ लाल रोशनी से चमक उठा और उसने अपनी हथेली से उस जगह की ओर दबाव डाला जहां शी रेंजी खड़ा था। बूम! भीषण गर्मी के बीच अचानक कहीं से एक विशालकाय जलता हुआ हाथ प्रकट हुआ, जिसकी 5 उंगलियां लाल गर्म लोहे की छड़ों जैसी लग रही थीं, जो तीव्र गर्मी के कारण शून्य में मुड़ रही थीं और शी रेंजी पर दबाव डाल रही थीं। सही समय पर शी रेंजी दहाड़ा, उसका शरीर धूसर युवान शक्ति से भर उठा। एक क्रूर और हिंसक आभा फैल गई और उसकी लंबी आकृति ने लोगों को एक दैत्य होने का भ्रम पैदा कर दिया। उसके एक कदम से ही धरती कांप उठी। ड्रैगन स्लेइंग फिस्ट, चीखना, एक अजीब सी गर्जना बाहर की ओर गूंजी, जिसमें अजगर की दहाड़ की तरह दहला देने वाली और राजसी शक्ति का अभाव था, लेकिन उसमें एक रहस्यमय, तीखी और उदास गुणवत्ता थी, फिर भी वह आत्मा को मोहित कर लेने वाली थी। ये तो अजगर की आवाज है। येबुके, जो युद्ध देख रहा था, ने तुरंत उस विचित्र गर्जना को अजगर की आवाज के रूप में पहचान लिया। उसी समय उसने एक भूरे रंग के अजगर के प्रेत को प्रकट होते देखा, जो शी रेंजी के चारों ओर लिपटा हुआ था। अजगर का प्रेत लगभग 100 फीट लंबा था और उससे थोड़ी सी दुष्ट और काली आभा निकल रही थी। चीखना, अपने दाहिने पैर की एक जोरदार किक से शी रेंजी का शरीर आकाश में उड़ गया। उसके शरीर से लिपटा हुआ धूसर अजगर का प्रेत तुरंत गुस्से से अपना सिर खोलकर दहाड़ा। उसका लगभग 100 फुट लंबा शरीर मुड़ा और कुंडलित हुआ, जो बेहद भयंकर लग रहा था। उससे निकलने वाली तरंगें लाल लपटों के विशाल हथेली के समान थीं। जोंगफेंग के 3 राजाओं में से एक होने के नाते शी रेंजी ने जैसे ही कोई चाल चली, तुरंत अपनी शक्तिशाली साधना और युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया। इस एक ही बार से वहां मौजूद 10 से अधिक लोग इसे सहन नहीं कर सके। बस बूम! विशालकाय जलते हुए ताड़ के पेड़ से भयानक रूप से उच्च तापमान निकल रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वह जहां से भी गुजरे शून्य भी वाष्पित हो जाएगा। जिन लोगों ने कभी स्वयं इस ताड़ के पेड़ का सामना नहीं किया है, वे इसके सामने आने के भयावह अनुभव की कल्पना भी नहीं कर सकते। आकाश में उड़ते हुए शी रेंजी को रीढ़ की हड्डी में से हरन सी महसूस हुई। उसने विशालकाय अपनी तलवार से निकलती भयानक गर्मी को स्पष्ट रूप से महसूस किया था, लेकिन वह निर्भीक था। उसे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था और उसे विश्वास था कि वह इस हमले का सामना कर सकता है। तोड़ना, चीखना, शी रेंजी दहाड़ा, उसका पूरा शरीर भूरे ड्रैगन प्रेत में विलीन हो गया और वह बिना किसी बचाव के प्रयास के सीधे विशाल अग्नि में हथेली से टकरा गया। येबुके के दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था मानो 100 वर्षों तक साधना करने वाला कोई अजगर भयंकर अग्नि परीक्षा से गुजर रहा हो। धड़ाम, धड़ाम, विशालकाय अग्नि में हथेली नीचे की ओर दहाड़ी और दूसरा अजगर का प्रेत ऊपर की ओर झपटा। अगले ही पल वे एक भयानक गर्जना के साथ टकराए और उमड़ती हुई शक्ति चारों दिशाओं में फैल गई।
ऊपर का आकाश तीव्र लपटों से घिर गया। शी रेंजी के वार ने विशालकाय अग्नि में हथेली को सीधे टुकड़े टुकड़े कर दिया। शिखर पर मौजूद सभी साधक इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। लाल प्रकाश के प्रकट होने के बाद से जिसने भी उसे प्रहार सहा था वह निष्क्रिय अवस्था में ही रहा था। लेकिन इस बार शी रेंजी अलग था। ऐसा लग रहा था मानो वह पहल कर रहा हो और उसने लाल प्रकाश का पहला प्रहार बिना किसी चोट के सह लिया। धड़ाम। शी रेंजी की आंखें खुशी से चमक उठी जब वह वापस जमीन पर उतरा। हालांकि उसका पूरा शरीर ज्वालामुखी के गड्ढे में होने की तरह झुलस रहा था और वह पसीने से तरबतर था, फिर भी शी रेंजी अपने दिल की खुशी को दबा नहीं सका। क्योंकि वह पहले ही क्रिम्सन लाइट के पहले हमले का सामना कर चुका था। दूसरे शब्दों में शी रेंजी इस नवागंतुक प्रतियोगिता में पहले से ही शीर्ष 10 में से एक था और मिलेनियम ग्रीन युआन फल प्राप्त कर सकता था, जिससे वह अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब आ गया। कृपया सीनियर ब्रदर चिगुआंग, मुझे दूसरा दांव सिखाए। इस समय शी रेंजी पूरे जोश में था और अपने आसपास के सभी लोगों की हैरान निगाहों का आनंद ले रहा था। उसने सीधे चिगुआंग को आवाज दी, उम्मीद करते हुए कि वह दूसरा या तीसरा कदम भी उठाएगा। बाई जोंगटियन ने गहरी निगाहों से शी रेंजी को देखा। उन्हें इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि शी रेंजी पहले बार को झेल सके। असली सवाल तो यह था कि क्या शी रेंजी अगले बार को झेल पाएंगे। यह उसके लिए लाल प्रकाश की शक्ति को बेहतर ढंग से समझने का एक शानदार अवसर है। यह न केवल बाई जोंगटियान के लिए बल्कि येवुक्यू और यूजिओक्सू के लिए भी एक दुर्लभ अवसर है। कहावत है, खुद को जानो और अपने दुश्मन को जानो और तुम कभी पराजित नहीं होगे। अपने दुश्मन की ताकत को समझने से आपको उसका सामना करते समय अधिक आत्मविश्वास और धैर्य मिलेगा। हे मनोबल बहुत ऊंचा है, बुरा नहीं है। चिगुआंग ने हल्की सी मुस्कान दी। शी रेंजी का जोशीला रूप स्वाभाविक रूप से उसकी नजरों से नहीं बच पाया, लेकिन अगले ही पल चिगुआंग की निगाहें प्रज्वलित लौ की तरह थी, जिनसे ऐसी गर्मी निकल रही थी जो लोगों के दिलों को कंपा देती थी। मेरी दूसरी चाल से सावधान रहना। चिगुआंग ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और लापरवाही से उसे उस जगह की ओर दबाया जहां शी रेंजी खड़ी थी, लेकिन पल भर में ही पूरी चोटी की रोशनी बुझ गई। बस शून्य के ऊपर एक विशाल गहरे लाल रंग का हथेली का निशान दिखाई दिया, लेकिन ये स्पष्ट रूप से पहले के ज्वलंत विशाल हथेली के निशान से भिन्न था। यदि पिछले उग्र विशालकाय हाथ की 5 उंगलियां 5 लाल गर्म लोहे की छड़ों के समान थी, तो ये लाल हथेली का निशान पूरी तरह से तपा हुआ लाल तांबे का एक विशालकाय हाथ है और इसमें निहित शक्ति पिछले उग्र विशालकाय हाथ की शक्ति से अतुलनीय है। उदाहरण के लिए शी रेंजी जो सीधे लाल हथेली के निशान के सामने था, जैसे ही पूरी चोटी पर रोशनी मंद हुई, अचानक उसके जोशीले भाव बदल गए। वह कैसे संभव है? उस गहरे लाल रंग के हथेली के निशान से निकलने वाली ऊर्जा पहले वाले विशालकाय अग्नि में हथेली के निशान की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। बूम! ऐसा लग रहा था मानो ये सारा संसार इस लाल हथेली के निशान से ढक गया हो, मानो स्वर्ग से अग्नि देवता ने मानव जगत पर प्रहार किया हो। अब तक भावहीन दिख रहे बाई जोंगटियन के चेहरे पर भी थोड़ा सा बदलाव आया। उन्होंने आसमान को ढकने वाले लाल रंग के हथेली के निशान की ओर देखा और उनकी गहरी आंखों में अचानक चमक आ गई। उसकी सफेद पोशाक लहरा रही थी, उसके चिकने काले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। यूजिओक्सू ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और लाल हथेली के निशान को देखा, लेकिन उसकी ठंडी आंखों में एक तीखी चमक दिखाई दी। 1000 साल पुराने किंगयुआन वृक्ष के नीचे खड़े येवुके की चमकीली आंखें दिव्य तलवारों के समान थी, लेकिन उनकी निगाहें लाल हथेली के निशान पर नहीं, बल्कि उस लाल प्रकाश पर थी जिसने हथेली के प्रहार को जन्म दिया था। ऐसा लगा मानो उस प्रकाश ने येवुके की दृष्टि को भांप लिया हो और उन्हें देखकर हल्की सी मुस्कान बिखेर दी। ये तो बस हिम्मत का एक छोटा सा हिस्सा है। ये तो सीनियर ब्रदर चिगुआंग की पूरी ताकत का सिर्फ एक छोटा सा अंश है। तो फिर वे विशेषज्ञ कितने भयानक होंगे जो मानव रैंकिंग में जगह बना चुके हैं। इस समय येवुक्यू का ध्यान अब शून्य में आकाश को ढकने वाले लाल हथेली के निशान पर नहीं था, बल्कि वह शक्तिशाली लोगों की सूची के बारे में सोच रहा था। फ्लेम हैंड क्रिम्सन लाइट मानव रैंकिंग में केवल 100वें स्थान पर है और टायरेंट ब्लड सोल स्पीयर जिंगू फैंग केवल 98वें स्थान पर है। तो उनसे ऊपर के रैंक वाले कितने शक्तिशाली होंगे? अचानक येवुक्यू को इस नवागंतुक प्रतियोगिता का असली उद्देश्य समझ में आया, या यूं कहें कि स्वर्गीय पवित्र मार्ग में हर नवागंतुक प्रतियोगिता का उद्देश्य एक ही था। इसका अर्थ यह है कि नए शिष्यों के हृदयों में व्याप्त सभी अहंकार और गौरव को दूर किया जाए, पिछली सभी उपलब्धियों और गौरव को त्याग दिया जाए, अपने और स्वर्ग के पवित्र मार्ग के सच्चे युवा गुरुओं के बीच के अंतर को देखा जाए और अधिक लगन से साधना करने के लिए पूरी तरह से शांत हो जाया जाए। ये जानकर येवुके आश्चर्यचकित रह गया कि हेवनली सीक्रेट पाथ वास्तव में एक ऐसा श्रेष्ठ संप्रदाय था जिसने लंबे समय तक अपना वर्चस्व बनाए रखा था। इस संप्रदाय में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हर बात अत्यंत कठोर और सावधानीपूर्वक थी। यही वह सिद्धांत था जिसके अनुसार छोटी छोटी बातों से ही पूरी तस्वीर देखी जा सकती थी। हालांकि येवुके के संभलने से पहले ही उसने एक जोरदार आवाज सुनी जब एक शरीर जमीन पर गिरा। कभी जोशीला रहने वाला शी रेंजी अब दयनीय हालत में था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखों में आक्रोश और भय भरा हुआ था, उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था, उसके होंठ फटे हुए थे और उसके बाल सूखे हुए थे मानो किसी भयंकर आग से झुलस गए हों। बस अपने दाहिने हाथ के एक इशारे से चिगुआंग के लाल हथेली के निशान शून्य में गायब हो गए। केवल शी रेंजी ही रह गया जो जमीन पर गिर गया था। उसका चेहरा कड़वाहट से भरा हुआ था। जैसा कि चिगुआंग ने कहा था, शी रेंजी दूसरी चाल देखने के योग्य तो था, लेकिन वह उसका सामना करने में सक्षम नहीं था। शी रेंजी को अचानक एहसास हुआ कि उसकी योजना कितनी हास्यास्पद थी। उसने सब कुछ सोच समझकर किया था, लेकिन एक चीज जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया था और जो सबसे महत्वपूर्ण थी वह ये थी कि चिगुआंग की दूसरी चाल की शक्ति इतनी भयावह होगी। क्या इस पूरे शिखर पर कोई भी क्रिम्सन लाइट के दूसरे हमले का सामना कर पाएगा? अगर आप दूसरे हमले को झेल भी लेते हैं तो उससे भी कहीं ज्यादा भयावह तीसरा हमला किस तरह का दृश्य लेकर आएगा? सभी लोग मौन धारण किए अखाड़े के केंद्र में चमकती लाल रोशनी को टकटकी लगाए देख रहे थे। उनके दिलों में एक कड़वाहट भरी भावना घर कर गई थी और मानव रैंकिंग में शीर्ष विशेषज्ञों से उनका अंतर इतना अधिक था कि वे निराशा से भर गए थे। स्विश! जब शी रेंजी को अपना मिलेनियम ग्रीन युआन फल मिल गया तो वह चुपचाप बाई जोंगटियन के पीछे हट गया। उसके दिल में किसी भी तरह की उत्तेजना या खुशी नहीं थी। 10,000 साल पुराने हरे युआन फलों में से 7 अभी भी शेष हैं। पुकारें! शी रेंजी के पीछे हटने के 3-5 सांसों के बाद लाल रोशनी के ठीक सामने एक और आकृति खड़ी थी। इस व्यक्ति की पीठ सीधी थी, उसने अपनी पीठ पर एक प्राचीन लंबी तलवार रखी हुई थी और उसकी आंखें स्पष्ट थीं। ये चेन्हे था, तलवारबाजी का अभ्यासी। चेन्हे के अचानक प्रकट होने से चिगुआंग चौंक गया, फिर उसकी निगाहें रहस्यमय भाव से चेन्हे को घूरने लगीं। उसके मन में तलवार लिए खड़े एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की छवि उभर आई, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी तलवार का वार आकाश और पृथ्वी को भी चीर सकता था। कृपया मुझे ज्ञान दो। चेन्हे की निर्मल आंखें चिगुआंग को जानी पहचानी सी लगी, क्योंकि चिगुआंग जानता था कि तलवार उठाने वाला कोई भी व्यक्ति तलवारबाज नहीं कहला सकता। तलवार की असली खूबी उसकी धार में निहित होती है। जिन्हें तलवारबाजी का माहिर कहा जा सकता है, उनके पास ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि और भयानक युद्ध शक्ति होती है जिसे कोई कम नहीं आंक सकता। बूम! बिना कुछ कहे चिगुआंग ने चेन्हे पर एक विशाल अग्नि में मुक्का बरसाया। ये चारों दिशाओं में तलवार की गूंज के साथ बैंगनी अग्नि वज्र ज्वाला तलवार को म्यान से निकाला गया। चेन्हे ने विशाल अग्नि में हथेली पर 3 बार वार किया और बैंगनी अग्नि तलवार की शक्ति और वज्र ज्वाला तलवार की शक्ति को एक के बाद एक सक्रिय किया। अंत में दोनों तलवार शक्तियां एक में विलीन हो गईं और एक तीसरी शक्ति में परिवर्तित हो गईं, जिसने अंततः विशाल अग्नि में हथेली को चकनाचूर कर दिया। चेन्हे मिलेनियम ग्रीन ओरिजिन फ्रूट प्राप्त करने वाले चौथे व्यक्ति बन गए हैं। चेन्हे के बाद डोंगफेंग टीम की एक अन्य सदस्य युआन शे प्रकट हुई। युआन नाग ने अखाड़े में प्रवेश करते ही गारन दानव सम्राट अजगर को बुला लिया और अजगर की खाल से बना कवच पहन लिया। इस राक्षसी और क्रूर आभा ने कई लोगों को चौंका दिया और यहाँ तक कि बाई जोंगटियन की युआन नाग की ओर देखने की दृष्टि में भी एक अजीब सा भाव था। युआन शे, जिसकी साधना शक्ति क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुकी थी, पूर्वी भूमि में 100 शहरों के युद्ध के दौरान की तुलना में स्वाभाविक रूप से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। अपनी पूरी शक्ति से उसने लाल प्रकाश के विशाल अग्नि में हाथ का सामना किया। इस समय मिलेनियम ग्रीन ओरिजिन के 10 फलों में से केवल आधे ही बचे थे और शेष आधे भी तेजी से कम हो रहे थे। छठा बार कुई शेंग्याओ ने हासिल किया और विशाल ज्वालाशील हथेली प्राप्त करने के बाद उसने बुद्धिमानी से दूसरी चाल देखने से परहेज किया, क्योंकि शी रेंजी भी इसका सामना नहीं कर सकता था, तो वह खुद कैसे कर सकता था? पुकारें! हरे रंग की एक तेज रोशनी उठी और एक सुंदर आकृति धीरे धीरे चलकर आई और उस लाल रोशनी के सामने खड़ी हो गई। उस व्यक्ति का चेहरा देखकर, हालांकि वह पहले से ही तैयार था, चिगुआंग ने फिर भी थोड़ी हैरानी दिखाई।
पवित्र मार्ग की चौथी सुंदरी हिमपरी। ये नाम पहले से ही स्वर्गीय पवित्र मार्ग के कई वरिष्ठ शिष्यों के बीच प्रचलित था, जिसकी उत्पत्ति इस अद्वितीय युवती से हुई थी और चीगुआंग ने इसके बारे में बहुत पहले ही सुन लिया था। इस दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण युवती को देखकर चीगुआंग को एहसास हुआ कि यू जिआओक्सु को परी आउक्सु की उपाधि सचमुच उपयुक्त थी। वह ऐसी स्त्री थी जो किसी के भी दिल को मोह लेती थी, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी का साक्षात रूप हो, और मानो स्वर्ग ने भी उस पर कृपा करके उसे वह परिपूर्ण सौंदर्य प्रदान किया हो जिसका सपना अनगिनत स्त्रियां देखती हैं। शिखर पर मौजूद सभी पुरुष शिष्य यू जिआओक्सु को हैरानी से घूर रहे थे। उनकी आंखों में विस्मय का भाव था। उनमें से कुछ के मन में तो उसके लिए प्रेम की भावनाएं भी जागृत हो गई थी और वे अपने अपने मनगढ़ंत किस्से गढ़ रहे थे। इस क्षण बाई जोंगटियन की निगाहें भी तीव्र हो गईं और उनका प्रबल अधिकार भाव और भी मजबूत हो गया। केवल येबुके ही यू जिआओक्सु को एक अजीब निगाह से देख रहा था, क्योंकि जब भी वह यू जिआओक्सु को देखता था, येबुके को अनजाने में ही स्टार सी के चौथे स्तर में हुए अपने अनुभव की याद आ जाती थी। कृपया मुझे इस बारे में बताएं, बड़े भाई, धीमी आवाज में बोलते हुए यू जिआओक्सु की आवाज में थोड़ी सी ठंडक थी, लेकिन यह एक युवा लड़की की अनूठी जीवंतता और ताजगी को छिपा नहीं सकी। अच्छा, चीगुआंग ने हथेली से प्रहार करने से पहले केवल यही एक शब्द कहा। विशालकाय अग्नि प्रधान ताड़ का पेड़ अनंत शक्ति का विकिरण करते हुए शून्य में से भाप बनकर निकला, जिसका उच्च तापमान और ताप निरंतर बढ़ता जा रहा था और एक दबंग और झुलसा देने वाली अनुभूति उत्पन्न कर रहा था। चीगुआंग ने यू जिआओक्सु होने मात्र से कोई दया नहीं दिखाई। बस भीषण गर्मी के कारण यू जिआओक्सु के काले बाल बेतहाशा उड़ने लगे और उसकी सफेद पोशाक फड़फड़ाने लगी। यू जिआओक्सु की आंखों में ठंडी रोशनी की एक चमक दिखाई दी और अचानक उसकी विशाल सफेद जेट जैसी भुजा प्रकट हो उठी। उसने चिल्लाकर कहा, एक भुजा से आकाश और पृथ्वी हिल सकते हैं। बूम! हरे रंग की एक घातक रोशनी आकाश में उठी और विशालकाय अग्नि में हथेली से टकरा गई। दोनों शक्तिशाली तरंगें लगातार टकराती रहीं और उनसे निकलने वाली आभा पहले के शी रेंजी की आभा से भी अधिक शक्तिशाली थी। बूम! बस विशाल अग्नि में हथेली धीरे धीरे क्षीण हो गई और हरे रंग की घातक रोशनी पूरी तरह से समाप्त हो गई। यू जिआओक्सु को लाल रोशनी का पहला प्रहार प्राप्त हुआ। जाहिर है, इससे किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि यू जिआओक्सु में इतनी ताकत थी। लेकिन अहम सवाल यह है कि यू जिआओक्सु दूसरी चाल को स्वीकार करेंगी या नहीं। येबुके दूर से उस ठंडी लड़की को देख रहा था। उसे लग रहा था कि यू जिआओक्सु निश्चित रूप से दूसरा कदम उठाएगी और वह निश्चित रूप से इसका सामना कर पाएगी। जैसे अध्याय 170 लोहे को शुद्ध करने का हाथ। पहला बार झेलने के बाद यू जिआओक्सु स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं हटेगी और उसके कार्यों ने कई लोगों के दिलों की धड़कनें फिर से बढ़ा दी। यदि शी रेंजी चीगुआंग की दूसरी चाल का सामना नहीं कर सका तो क्या यू जिआओक्सु? बाई जोंगटियन के पीछे शी रेंजी यू जिआओक्सु को टकटकी लगाकर देख रहा था। भावनात्मक उथल-पुथल के मामले में वह बाकी सभी से कहीं आगे था, क्योंकि यू जिआओक्सु ने अकेले ही उसे और कुई शेंग्याओ को रोक रखा था। अभी-अभी शी रेंजी आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसे विश्वास था कि वह चीगुआंग की तीनों चालों का सामना कर लेगा। अप्रत्याशित रूप से वह दूसरी चाल में ही सीधे हार गया, जो अभी अपनी शक्ति दिखाना शुरू ही कर रही थी। अब जब यू जिआओक्सु भी चीगुआंग की दूसरी चाल का सामना करने वाली है, तो शी रेंजी स्वाभाविक रूप से आशा करता है कि यू जिआओक्सु का परिणाम उससे भी बुरा होगा। इस कदम की भयावहता का एहसास आपको तभी होगा जब आप वास्तव में इसका सामना करेंगे। शी रेंजी ने ठंडी सांस ली, मानो उसे आसमान को ढकने वाले लाल हथेली के निशान की याद आ गई हो और उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। यू जिआओक्सु को देखते ही चीगुआंग की आंखों में मौजूद विस्मय गायब हो गया। वह इस छोटी बहन के भीतर छिपी असीम क्षमता को महसूस कर सकता था। अभी-अभी उस हरे रंग के घातक प्रकाश में समाहित शक्ति ने चीगुआंग को थोड़ा चौंका दिया था। यदि वे दोनों एक ही साधना स्तर पर होते तो यू जिआओक्सु बेहद भयानक होती। छोटी बहन, तुम्हें मेरे तीसरे स्थानांतरण को देखने का मौका मिलेगा। जब सभी लोग चीगुआंग की दूसरी चाल का इंतजार कर रहे थे, तभी चीगुआंग ने ये शब्द कहे। इन शब्दों ने पूरे श्रोताओं में हलचल मचा दी। दूर खड़े येबुके को भी अचानक एक अंतर्दृष्टि मिली। उनका अनुमान बिल्कुल सही था। चीगुआंग ने यू जिआओक्सु की ताकत को भांप लिया था। तीसरी चाल देखने का मौका है। चीगुआंग के इस कथन का क्या अर्थ है? चीगुआंग ने पहले कहा था कि शी रेंजी उसकी दूसरी चाल देख पाएगा और शी रेंजी ने वास्तव में उसे देखा भी, लेकिन वह हार गया और केवल पहली चाल का ही सामना कर पाया। अब चीगुआंग का कहना है कि यू जिआओक्सु तीसरी चाल देख सकती है। दूसरे शब्दों में यू जिआओक्सु दूसरी चाल क्रिम्सन पाम प्रिंट का सामना कर सकती है। पल भर में यू जिआओक्सु की ओर सबकी निगाहें आश्चर्य से हटकर विस्मय में बदल गईं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दूसरे दांव को देखना और उसे वास्तव में अंजाम देना बिल्कुल अलग बातें थीं। दोनों के बीच का अंतर शक्ति में एक स्पष्ट खाई को दर्शाता था। इसे ले लो। बूम! लाल रंग की रोशनी मानो किसी परिपूर्ण कांसे के दाहिने हाथ की तरह सीधे उस ओर बढ़ी जहां यू जिआओक्सु खड़ी थी। उस क्षेत्र में रोशनी एक बार फिर मंद पड़ गई और आकाश को ढकने वाला लाल हथेली का निशान एक बार फिर प्रकट हो गया। बूम! जैसे ही लाल हथेली का निशान दिखाई दिया, शी रेंजी का चेहरा पीला पड़ गया। इस परिचित और भयानक आभा ने कुछ ही समय पहले उसे बेबसी और निराशा का अनुभव कराया था। अब जब ये पुनः प्रकट हुई, यद्यपि यह सीधे उस पर लक्षित नहीं थी, फिर भी इसकी व्याप्त आभा ने उसे भय से कांपने पर मजबूर कर दिया और उसकी आंखों में दहशत झलक रही थी। यू जिआओ की सफेद पोशाक हवा में लहरा रही थी, उसके काले बाल हवा में झूम रहे थे और उसकी ठंडी निगाहें उस गहरे लाल हथेली के निशान पर टिकी थी जो उस पर दबाव डाल रहा था। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी, एक ऐसी चमक जो तेज तलवार की तरह थी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भेद सकती थी और कोई भी उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता था। बस उसके पीछे हरे रंग के कवच में लिपटी धुंधली सी दिखने वाली स्त्री शून्य की गहराई से बाहर निकली। उसकी पवित्र आभा आकाश में चमक रही थी और उसकी हरे रंग की चमक चारों दिशाओं में फैल रही थी। यू जिआओक्सु इन सब के बीच खड़ी थी। इस समय वह स्वर्ग की ओर उड़ने वाली परी नहीं थी, बल्कि एक अजय योद्धा में परिवर्तित हो चुकी थी। जेड फ्रंटियर का प्राचीन ग्रंथ। एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी और यू जिआओक्सु ने धीरे से अपनी जेड जैसी भुजा उठाई। मूल सफेद जेड जैसी विशाल भुजा धीरे धीरे सिकुड़कर ठीक उसी कवच में बदल गई जैसा उसके पीछे धुंधली सी दिख रही महिला की भुजा पर था। उस प्रेत के विपरीत ये भुजा कवच असली था। आकाश को चकनाचूर करते हुए, ब्रह्मांड को हिलाते हुए, सभी जीवित प्राणियों का नाश करते हुए, जेड फ्रंटियर युद्ध देवता आकाश को दबाते हुए और पृथ्वी को सील करते हुए। बूम! यू जिआओक्सु के पीछे एक धुंधली सी महिला ने मानो आह भरी, फिर उसके शरीर से अनंत पवित्र प्रकाश निकला और वह आकाश में ऊपर उठकर दूर जाकर गायब हो गई। उसी समय ऊपर आकाश में अत्यंत तीव्र हरे रंग की चमक चारों दिशाओं में फैल गई। येबुक्यू के दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था मानो आकाश में एक विशाल छेद खुल गया हो, जिसमें से एक शुद्ध सफेद जेड जैसी आकृति वाला हाथ निकला हो। क्षितिज से नीचे की ओर बढ़ते क्रिस्टलीय हाथ को देखते हुए चीगुआंग के हमेशा मुस्कुराते चेहरे में थोड़ी सी हलचल आई और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। बूम! क्रिस्टलीय हथेली में पतली लंबी उंगलियां थीं जो स्पष्ट रूप से किसी पुरुष की नहीं बल्कि एक महिला की थीं। हालांकि जेड जैसी चमक वाली उस महिला ने केवल एक हथेली ही फैलाई थी, फिर भी उसे उत्पन्न लहरें किसी को भी चौंकाने और थरथरा देने के लिए काफी थी। बूम! बस शून्य में एक निर्मल हथेली और एक गहरे लाल रंग का हथेली का निशान टकराया, मानो एक महिला योद्धा और अग्नि देवता भयंकर युद्ध में उलझे हों जिसके झटके नश्वर जगत में फैल रहे हों। धड़ाम, बैंग! उत्पन्न होने वाली तरंगों के कारण सभी लोग अनजाने में पीछे हट गए, क्योंकि तीव्र गर्मी और जबरदस्त बल ने उनकी आंतरिक ऊर्जा को उबाल दिया और लगभग जला दिया। जैसे ही शी रेंजी पीछे हटा, उसकी आंखों में निराशा छा गई। यू जिआओक्सु, जिसकी साधना का स्तर उसके समान था, ने वह कर दिखाया जो वह नहीं कर सका। यदि शून्य में मौजूद वह क्रिस्टलीय हथेली उस पर प्रहार करती, तो शी रेंजी खुद को बचाने में पूरी तरह असमर्थ होता। तथ्य शब्दों से कहीं अधिक बोलते हैं। यू जिआओक्सु न केवल शी रेंजी से अधिक शक्तिशाली है, बल्कि उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। पूरे शिखर सम्मेलन में केवल दो ही लोग ऐसे थे जिन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वे थे येबुक्यू और बाई जोंगटियन। बाई जोंगटियन के चारों ओर एक हल्की लाल आभा फैली हुई थी, जो उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित कर रही थी। हवा में उनके सैन्य वस्त्र लहरा रहे थे, फिर भी आभा बरकरार थी। येबुक्यू एक धुंधली तारामयी रोशनी से घिरा हुआ था, उसकी शारीरिक शक्ति अतुलनीय थी और वह अपनी आभा में किसी भी उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहा। बूम! अंतरिक्ष में चल रही घमाघमी धीरे धीरे शांत हो गई। चमकीला हरा रंग और आग की रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई और जब शिखर ने अपनी पिछली चमक वापस पाई तो सब कुछ शांत प्रतीत हुआ। हालांकि चीगुआंग और यू जिआओक्सु के आसपास का लगभग 100 फीट का क्षेत्र किसी प्रचंड शक्ति द्वारा बहा ले जाया गया प्रतीत हुआ, जिससे वह गड्ढों से भरा और ऊबड़-खाबड़ हो गया, जिसमें लगभग 10 फीट आकार के कई विशाल गड्ढे बन गए। पुकारना! उसने अपने लाल होठों से एक लंबी सांस छोड़ी। उसके हरे रंग के काले बाल हवा में लहरा रहे थे।
ची गुआंग की ओर देखते हुए उसकी ठंडी आंखों में एक चमक दिखाई दी और उसने हल्के से सिर हिलाया। छोटी बहन, क्या तुम मेरा तीसरा कदम देखना चाहोगी? ची गुआंग की आंखों में प्रशंसा झलक रही थी जब वह यू जियाओक्सु से बात कर रहा था। हालांकि उसने अनुमान लगाया था कि यू जियाओक्सु उसके दूसरे वार को झेल लेगी, लेकिन उसका प्रदर्शन उसकी कल्पना से कहीं अधिक आश्चर्यजनक था। उसके निर्मल सफेद जेड जैसे हाथों में समाहित शक्ति किसी भी समान स्तर के साधक को आसानी से नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। यू जियाओक्सु ने सिर हिलाकर ची गुआंग के सुझाव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि ची गुआंग का तीसरा वार निश्चित रूप से दूसरे वार से कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। यू जियाओक्सु ने दूसरे वार को झेलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, और चूंकि वह तीसरे वार को झेलने में असमर्थ थी, इसलिए उसे न मिलना ही बेहतर था। स्विश, 1000 साल पुराना किंगयुआन फल यू जियाओक्सु की ओर उड़कर आया, जो नवोदित प्रतिभागी प्रतियोगिता में 7वें शीर्ष 10 में शामिल होने का संकेत था। 1000 साल पुराने किंगयुआन वृक्ष पर 3 किंगयुआन फल लटके हुए हैं, विशेष रूप से ठीक बीच में स्थित 2000 साल पुराना किंगयुआन फल, जो निरंतर उमंग भरी जीवन शक्ति से लबालब भरा हुआ है। यू जियाओक्सु के जाने से कई लोग निराश हुए, लेकिन साथ ही वे आश्चर्य और विस्मय से भी भर गए, क्योंकि यू जियाओक्सु की युद्ध शक्ति अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी, जो जोंगफैंग के 3 राजाओं शी रेंजी और कुई शेंग्याओ की तुलना में कहीं अधिक थी। अद्वितीय सौंदर्य और असाधारण स्वभाव वाली यह महिला पहले से ही बेहद आकर्षक है। उनकी अपार शक्ति के साथ यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आज से आगे स्वर्ग के पवित्र मार्ग के वरिष्ठ शिष्यों के बीच पहले से ही प्रसिद्धि प्राप्त कर रही ज़ेड्स नो फेरी का नाम और भी व्यापक रूप से फैलेगा। यू जियाओक्सु के जाते ही एक दर्जन से अधिक लोग एक के बाद एक बाहर आए, क्योंकि वे जानते थे कि यह उनका आखिरी मौका है। अगर उन्होंने इसे अभी नहीं बुलाया तो इस नई प्रतिभा प्रतियोगिता के शीर्ष 10 में उनका कोई स्थान नहीं होगा। हालांकि पूरे दर्शकों में सबसे अधिक आक्रोश और कड़वाहट रखने वाले 2 लोग यांग वांचाओ और मानजुन थे, जो बाई जोंगटियन के हथेली के प्रहार से बुरी तरह घायल हो गए थे। दोनों किसी तरह उठ खड़े हुए। भगवान ही जानता है कि वे ची गुआंग से एक जोरदार प्रहार झेलने की कितनी इच्छा रखते थे, लेकिन उनकी चोटें उन्हें लगातार याद दिला रही थी कि यह एक असंभव सपना था। दरअसल अगर यांग वांचाओ और मानजुन पूरी तरह से सुरक्षित होते, तो उनके पास ची गुआंग की पहली चाल चलने का बहुत अधिक मौका होता और वे नवागंतुक प्रतियोगिता में शीर्ष 10 में शामिल नहीं हो पाते। हालांकि बाई जोंगटियन के अचानक किए गए प्रहार ने यांग वांचाओ और मानजुन की सारी उम्मीदें चकनाचूर कर दी। गंभीर रूप से घायल होने के कारण वे अब लाल प्रकाश के पहले प्रहार का सामना करने में असमर्थ थे और असहाय होकर देखते रहे, क्योंकि 10,000 साल पुराने हरी युआन फल एक-एक करके दूसरों द्वारा ले जाए जा रहे थे। इस समय यांग वांचाओ और मानजुन को ऐसा लग रहा था मानो उनके दिल खून से लथपथ हों। उनकी आंखों में आक्रोश और पागलपन भरा था। वे बाई जोंगटियन को घूर रहे थे, लेकिन वे असहाय थे, क्योंकि अगर वे बाई जोंगटियन से जान की बाजी भी लगा देते, तो वे केवल मौत को दावत दे रहे होते। साधना के मार्ग में बलवान ही सत्ता धारण करते हैं, जबकि दुर्बल केवल निष्क्रिय रूप से इसे स्वीकार करते हैं। चाहे आपको पसंद हो या ना हो, यदि आप दूसरों से लड़ना चाहते हैं, तो आपके पास उनसे आगे निकलने की शक्ति होनी चाहिए। शक्ति ही एकमात्र मापदंड है जो हर चीज को निर्धारित करता है। ये बात हर चीज पर लागू होती है। विशालकाय अग्निमय ताड़ का पेड़ बार-बार प्रकट और लुप्त होता रहा। एक दर्जन से अधिक लोग उदास चेहरों के साथ पीछे हट गए, तब जाकर 1000 साल पुराने किंगयुआन वृक्ष पर केवल 3 किंगयुआन फल बचे। इनमें से कोई भी उस लाल प्रकाश के पहले प्रहार का सामना नहीं कर सका। इस दौरान डोंगफैंग टीम की मोहोंगलियन और नालिन यान ने भी प्रयास किए, लेकिन दोनों अंतिम क्षण में पराजित हो गईं, जो कि खेदजनक था। हालांकि दोनों महिलाएं निराश नहीं हुईं और उनका मनोबल बिल्कुल भी नहीं टूटा। इसके विपरीत लाल प्रकाश की विशाल अग्नि तलवा का सामना करने के बाद उन्हें कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई और उनकी अंतिम चरण की चरम सार क्षेत्र साधना की बाधा दूर हो गई और वे किसी भी समय सफलता प्राप्त कर सकती थीं। हालांकि समय बीतने के साथ 8वें मिलेनियम ग्रीन युआन फल को अंततः किसी और ने प्राप्त कर लिया। 8वीं सहस्राब्दी का हरा युआन फल भी उत्तरी शिखर की एक महिला द्वारा प्राप्त किया गया था। उसका नाम श्वेत गुलाब था, जो फूल के नाम जैसा ही था। हालांकि इस महिला की सुंदरता यू जियाओक्सु, मोहोंगलियन या नालिन यान जितनी आकर्षक नहीं थी, फिर भी उसका शरीर बेहद सुडौल था, जो शिया यू और ज़ुकियानिक्सुन के बराबर या उनसे भी बढ़कर था। विशेष रूप से उसके स्तन बेहद खूबसूरत थे और उसकी खूबसूरती ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अपनी सुडौल आकृति की तरह ही व्हाइट रोज की शक्ति भी अत्यंत प्रचंड है, जो उसके नाम से बिल्कुल विपरीत है। अपने पहले ही बार में उसने एक बेहद खूबसूरत आग जैसे लाल रंग का फूल प्रकट किया, जो गुलाब जैसा दिखता था, लेकिन आकार में दर्जनों गुना बड़ा था। शून्य में पंखुड़ियां कांप उठी, फूलों में अपार शक्ति समाहित थी। शक्ति क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में अपनी साधना के बावजूद वह विशालकाय ज्वलंत हथेली का बड़ी मुश्किल से सामना कर पाया और शीर्ष 10 में जगह बनाने में सफल रहा। सफेद गुलाब की आकृति के गायब होने के बाद 1000 साल पुराने किंगयुआन वृक्ष पर केवल अंतिम 2 किंगयुआन फल ही बचे रहे, एक बड़ा और एक छोटा, जिससे एक दृश्य भ्रम पैदा हुआ। उसी समय शिखर पर मौजूद सभी लोगों की निगाहें उन 2 आकृतियों पर टिक गईं। बाई जोंगटियन, ये बुके, सबको पता है कि इस नई प्रतिभा प्रतियोगिता का विजेता इन दोनों में से ही कोई एक होगा। कौन होगा वो? नवागंतुक प्रतियोगिता से पहले बाई जोंगटियन निस्संदेह प्रथम स्थान के प्रबल दावेदार थे। नवागंतुकों में से कोई भी उनका प्रतिद्वंदी नहीं था, क्योंकि बाई जोंगटियन ने नवागंतुक रैंकिंग के एक उम्मीदवार को सीधे मुकाबले में हराया था। येबुक्यू के नाम की बात करें तो शीरेंजी के जानबूझकर किए गए अवरोध के कारण इसका एक शब्द भी नहीं फैला। इसके अलावा येबुक्यू स्वयं अत्यंत शांत स्वभाव के थे, इसलिए पूरे स्वर्गीय पवित्र पद में उनकी उपस्थिति लगभग न के बराबर थी। हालांकि जंगली जंगल में नौसिखिए प्रतियोगिता के दौरान येबुके एक चमकते काले घोड़े की तरह उभरा। सबसे पहले ये पता चला कि उसने जोंगफैंग के 3 राजाओं में से एक कुई शेंग्याओ को 3 ही चालों में हरा दिया था। फिर उसने यू जियाओक्सु के साथ मिलकर चौथे स्तर के मध्य स्तरीय उत्परिवर्तित राक्षस भूत तेंदुए को मार डाला। अंत में उसने बाई जोंगटियन के साथ एक जोरदार आमने-सामने की लड़ाई भी लड़ी और उसमें भी पीछे नहीं रहा, बल्कि उसने बाई जोंगटियन में एक बड़ा बदलाव ला दिया। ये सब डोंगफैंग के काले वस्त्रधारी युवक के रहस्य और शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा कुछ जागरूक व्यक्तियों ने 8 मिलेनियम ग्रीन युआन फल भी खोज निकाले और डोंगफैंग ने उनमें से 3 सीधे ले लिए। ये तथ्य कि डोंगफैंग के 10 सदस्यों ने जोंगफैंग के समान मिलेनियम ग्रीन युआन फल प्राप्त किया, ये और भी दर्शाता है कि रहस्यमय और शांत स्वभाव वाला डोंगफैंग उतना कमजोर नहीं है जितना कि दूसरे उसे समझते हैं, बल्कि अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। इस समय ची गुआंग की मुस्कान सबसे प्रबल थी और वह सबसे अधिक आशावान भी था, क्योंकि वह जानता था कि अभी भी 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी चाल नहीं चली थी, और ये दोनों ही वे लोग थे जिनसे उसे इस नवागंतुक प्रतियोगिता में सबसे अधिक उम्मीदें थीं। बाई जोंगटियन ने दूर से येबुक्यू पर एक नजर डाली, उसकी गहरी आंखों में हत्या का गहरा इरादा झलक रहा था। उसके दिल में यह बात पक्की थी कि येबुक्यू को मरना ही होगा। भले ही वह इस नवागंतुक प्रतियोगिता में येबुक्यू को न मार पाए, लेकिन वह अपनी घृणा को शांत करने के लिए उसे पूरी तरह से नष्ट करने का अवसर अवश्य खोजेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बाई जोंगटियन इस दुनिया में किसी ऐसे व्यक्ति को जीवित नहीं रहने देगा जो रक्तदान टैंडन को नियंत्रित कर सकता है। बाई जोंगटियन की निगाहों में छिपी हत्या की मंशा येबुके की नजरों से नहीं बच पाई। इसके अलावा येबुके ने बाई जोंगटियन की हत्या की मंशा के स्रोत का स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया, जो संभवतः उन 5 सुनहरे कीड़ों के कारण था। हालांकि बाई जोंगटियन के लिए येबुक्यू को मारना इतना आसान नहीं होगा। अगर सच में दोनों के बीच टकराव हुआ तो कौन जिएगा और कौन मरेगा, ये कहना मुश्किल है। पुकारें, कृपया मुझे इस बारे में जानकारी दें, सीनियर ब्रदर चेगुआंग। बाई जोंगटियन की शांत आवाज गूंजी, जिसमें सम्मान का कोई भाव नहीं था, बल्कि समानता का आत्माभिमान झलक रहा था। बाई जोंगटियन को दृढ़ विश्वास था कि जब तक उसके पास संसाधन और समय है, वह एक दिन मानव रैंकिंग में स्थान प्राप्त करेगा और वह भी शीर्ष पर। मानव रैंकिंग में सबसे नीचे मौजूद व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, बाई जोंगटियन उसे निश्चित रूप से कुचल देगा। हे ठीक है, ची गुआंग ने बाई जोंगटियन के रवैये की परवाह नहीं की और बस मुस्कुरा दिया। उसने पहले भी कई नवागंतुकों को इस तरह देखा था। वे आत्मविश्वास से भरे होते थे और मानते थे कि वे मानव रैंकिंग के उस्तादों से कम नहीं हैं। लेकिन तेज हवा घास की ताकत को उजागर कर देती है। जब हर 6 महीने में होने वाली मानव रैंकिंग चुनौती आती है, तो कठोर वास्तविकता इन स्वघोषित प्रतिभावानों को दिखा देती है कि मानव रैंकिंग का प्रत्येक उस्ताद कितना शक्तिशाली है। बस आकाश में विशालकाय अग्निमय हथेली प्रकट हुई और उसने सीधे बाई जोंगटियन को दबा दिया। बाई जोंगटियन ने इस गतिविधि को कई बार चुपके से देखा था। उसने धीमी सी चीख निकाली और उसके शरीर पर मौजूद लाल युआन ऊर्जा तेजी से प्रवाहित हुई, जिससे एक दुष्ट आभा फैल गई। ब्लड जेट शटरिंग गोल्ड हैंड, मेरे लिए खोलो, बूम।
एक लाल रंग का विशालकाय हाथ जो उस अग्नि में विशालकाय हाथ के समान आकार का था तेजी से बाहर निकला। उसकी उंगलियां जमे हुए खून की तरह थीं, जिससे एक शक्तिशाली दुष्ट आभा निकल रही थी और वह अग्नि में विशालकाय हाथ की ओर तेजी से गिरा। धड़ाम, बैंग, कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंजती रही और शून्य से उमड़ती तरंगें अंतहीन रूप से प्रतिध्वनित होती रहीं। अंततः शांति भंग होने पर बाई जोंगटियन का चेहरा फिर से प्रकट हुआ, भावहीन। स्पष्ट था कि उसने न केवल चिगुआंग के पहले वार को सुरक्षित रूप से झेल लिया था, बल्कि बड़ी सहजता से, मानो बिना किसी प्रयास के, ऐसा किया था। बस लाल रोशनी की एक चमक के साथ उसने अपना लाल तांबे का दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और दूसरा वार किया, एक गहरा लाल हथेली का निशान जिसने आकाश और सूर्य को ढक लिया, जिसकी शक्ति पहले वाले से कई गुना अधिक भयानक थी और जो सभी दिशाओं में फैल गई। लाल रंग का हथेली का निशान अविश्वसनीय गति से ऊपर से नीचे आया, मानो कोई ज्वालामुखी आकाश से गिर रहा हो, जो पूरी दुनिया को जलाकर राख करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो। फक फक करना, ठंडी सी गुरगुराहट के साथ बाई जोंगटियन की आंखें तेज हो गईं और फिर उसकी आंखों की गहराई से खून जैसी लाल रोशनी निकली, एक ऐसी रोशनी जो खून के सागर की तरह अंतहीन रूप से उबल रही थी। रक्त भक्षण तकनीक, ये सब कुछ भक्षण कर सकती है। शरीर से एक धीमी भयावह चीख निकली और बाई जोंगटियन की त्वचा एकदम लाल हो गई, मानो वह खून में लथपथ हो। भिनभिनाहट, गड़गड़ाहट, बाई जोंगटियन के पीछे खून का एक अथाह सागर दिखाई दिया। रक्त का ये सागर ऊपर स्वर्ग से नहीं आया था, बल्कि पाताल लोक की गहराइयों से निकला था। इसमें एक अतुलनीय रक्तरंजित और दुष्ट आभा थी, जो अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को निगल रही थी। इससे निकलने वाली प्रचंड तरंगें 3 मध्य स्तरीय शक्ति क्षेत्र के साधकों को आसानी से निगलने के लिए पर्याप्त थीं। तोड़ना, बाई जोंगटियन ने फिर दहाड़ लगाई और उसका शरीर खून के सागर में विलीन हो गया। उसके आदेश पर खून का पूरा सागर आकाश में उमड़ पड़ा और लाल हथेली के निशानों से टकरा गया। ये दृश्य ऐसा था मानो नरक से कोई खूनी नरसंहार दुनिया में घटित हो रहा हो। धमाका, धड़ाम, रक्त के सागर ने पल भर में लाल हथेली के निशान को निगल लिया और ऊपर का शून्य चकाचौंध भरे लाल रंग से भर गया, जो देखने में बेहद भयावह था। बाई जोंगटियन की आकृति रक्त के सागर में प्रकट और गायब होती रही, जो अत्यंत दुष्टतापूर्ण थी, मानो नरक की गहराई से आया कोई दानव हो। चिगुआंग को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसके द्वारा बनाया गया लाल हथेली का निशान धीरे धीरे खून के सागर में मिट रहा है। लगभग 100 फीट चौड़ा खून का सागर ऐसा लग रहा था मानो उसमें कई पीड़ित आत्माओं की निराशा की शक्ति समाहित हो। ये शक्ति सब कुछ निगलकर दफन कर सकती थी। चलो अपना तीसरा दांव खेलते हैं। नौसिखिए प्रतियोगिता में पहला स्थान सिर्फ मेरा होगा। बाई जोंगटियन। 100 फुट ऊंचे खून के सागर से एक भयंकर दहाड़ उठी और चिगुआंग के कानों तक पहुंची। 1000 साल पुराने किगुआन वृक्ष के नीचे खड़े ये बुके ने 100 झांग लंबी खून की धारा को देखा। उनकी आंखों में एक बेहद अजीब भाव प्रकट हुआ। बाई जोंगटियन की घमंडी दहाड़ सुनकर चिगुआंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी आंखों में फिर से आग सी दौड़ गई। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार उसका दाहिना हाथ तांबे की तरह कठोर नहीं, बल्कि काले लोहे के टुकड़े जैसा था। लोहे की ढलाई करने वाला हाथ, ये 3 सरल शब्द पूरी दुनिया में स्पष्ट रूप से गूंज उठे। अगले ही पल 10 फुट से भी छोटा एक गहरा काला हाथ का निशान अचानक प्रकट हुआ। उसमें कोई भयानक हलचल या आभा नहीं थी और उसकी गति बहुत धीमी थी, फिर भी वह लोगों को बेहद अदृश्य सा एहसास दिलाता था। वह धीरे से बाई जोंगटियन के 100 फुट लंबे रक्त सागर में विलीन हो गया। 1000 साल पुराने किगुआन वृक्ष के नीचे काले हाथ के निशान को देखते ही बुके का चेहरा बदल गया, क्योंकि उसने तुरंत महसूस किया कि केवल 1 फुट के आकार के उस काले हाथ के निशान में इतनी तीव्र शक्ति समाहित थी जो हर चीज को जलाकर राख करने के लिए पर्याप्त थी।